कितने लोगों को तुमने खत्म किया? जोवन ने सर झुकाया, चेहरा अंधेरे में छुपा था। तुम्हें ये जवाब मिल जाएगा। कई हाथ बाहर निकले और दबे स्वर में बोले, साथ मिलकर हम इस दुनिया को रीसेट करेंगे। डोंगटाई ने दांत पीस, मैं निगला नहीं जाऊंगा। मुझे और डाइस चाहिए। जोवन तुरंत भाग गया, जैसे इस हकीकत से भाग रहा हो। यूंजू ने निराशा में चिल्लाया, रुको जोवन, बस करो। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी, जिससे जोवन रुक गया। जोवन ने जब्दे कास लिए, आवाज धीमी हो गई जैसे खुद को सजा दे रहा हो। मैं तुम्हें आखिरी रैंकर नहीं बनने दे सकता। वो इरादे से एक्टिवेट हुई। टेलीकिनेसिस। बड़े पठारस इनविजिबल ताकत से टूट गए, टुकड़े हर तरफ उड़ गए। वो हैरान था कि ये क्या है। वो घबराकर सोच रहा था कि दूसरा क्या सोच रहा है। जीयून, जोवन, तुम और दूसरे डाइसर्स भी। मैं एक टीम बनाना चाहती हूँ जो साथ लैट से। डोंगटाई खामोश हो गया। मेन एक्स से लड़ना चाहता हूँ, चाहे प्लान फेल हो जाए भी। ये कहना जल्दी होगा कि ये फेल हो गया है। जीयून की तरफ उसने खुद से पूछा, ये सब क्या है? क्या ये ताकत दूसरे रैंकर्स के बराबर है जितनी? उस डिब्बे के अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस था। वो उलझन और हैरानी में थी। जीयून ने हैरान होकर उस पर हाथ बढ़ाया। ऊपर उसके शायद कुछ गिरने वाला था। यूंजू अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे विश्वास है कि ये फेल नहीं हुआ है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि तुम्हारा प्लान अब भी काम कर सकता है। प्लीज फिर से कोशिश करो। अगर रैंकर्स साथ मिलकर बैटल रॉयल के खिलाफ खड़े होंगे तो मास्टर एक्स को कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में डोंगटाई से मदद की भीख थी। इस तरह हम एक्स को हरा सकते हैं। डोंगटाई अभी भी होश में नहीं था। वो मुड़कर धीरे से बोला, पर अगर हम फेल हो गए तो? मियो की यादें धीरे धीरे टूटने लगी। डोंगटाई अभी भी उलझन में डूबा हुआ था। मास्टर एक्स का वादा गायब हो जाएगा और मैं मियो को वापस नहीं ला सकता। अनफॉरगेटेबल यादें आ गई। शांति में जीयून ने धीरे से कहा, क्या ये एसईओ की हूं का एहसास था? यूंजू ने कहा, तुम मियो के बारे में सोच रहे हो ना? मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें अब जोर नहीं दूंगी, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जीयून की तरफ, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। जीयून ने डिवाइस को छुआ और सोचते हुए वॉकी टॉकी को देखा। जीयून ने धीरे से कहा, एक वॉकी टॉकी? तुमने कहा यह मजबूत हथियार है जो मुझे रैंकर्स से लड़ने में मदद करेगा, क्या? एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी ख्वाहिश का जवाब दो। तुम्हारी ख्वाहिश को और मजबूत बनाओ। चायह्यून ने ऊपर देखा और सोचा, मैं इंसान और देख सकता हूँ। वो दरार अभी भी है, या सही कहूँ तो वो और बड़ी हो रही है। वो बड़ी चीज जो दरार से आ रही थी, धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। आवाज आती रही, तुम इंसानों, तुम्हारी इच्छा क्या है? मुझे अपनी ख्वाहिश दिखाओ। अचानक एक बड़ा डाइस नीचे गिरा। जीयून हैरान होकर मुंह खुले रह गई। डोंगटाई की तरफ वो दोनों अभी भी खड़े थे। डोंगटाई ने होंठ कास कर बंद कर लिए। इनकार। उसने गुस्से से दांत पीस लिए जब उसने यूंजू की माफी सुनी। मुझे पता था ये ऐसे ही खत्म होगा। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने हमेशा सोचा था। जैसे कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है उसके लिए, पर मैं वो बात नहीं सुनना चाहता। इस वक्त यूंजू ने उसका नाम पुकारा। वो मदद के लिए भीख मांगने लगी। डोंगटाई, प्लीज, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। डोंगटाई ने मुट्ठी कासकर चिल्लाया, तुमने मुझसे क्यों पूछा? मैंने तो मियो की भी मदद नहीं की। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की मदद करने का। मैं सबसे लड़ूंगा। यूंजू ने गुस्से से चिल्लाकर जवाब दिया, तुम गलत हो। मैंने तुम्हारी कोशिश देखी है जब तुम बार बार समय को पीछे ले जाते हो। यूंजू ने आगे कहा, मियो को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, स्कूल को और दूसरे डाइसर्स को। तुमने सबको बचाने की पूरी कोशिश की है। डोंगटाई की तलवार अभी भी चमक रही थी। उसने उसे देखा और यूंजू की बात काट दी। मेरी ताकत? तुम्हारा मतलब है वो डाइस जो मेरे पास है? यूंजू जोर से चिल्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता ये डाइस की वजह से है। ये तुम्हारी वजह से है, डोंगटाई। तुमने कहा था कि डाइस की ताकत सब कुछ बदल सकती है। मैं बदली हूं तुम्हारी वजह से, डोंगटाई। तुमने ही मुझे बदला है। यूंजू की आंखों में बहुत सारे अनकाहे एहसास थे। डोंगटाई की आंखों में आंसू भर आए। उसने यूंजू को हैरानी से देखा। मैंने तुम्हें बदला है? ये नहीं हो सकता। पुरानी यादें डोंगटाई के दिमाग में आ गई।
तुमने कहा था कि ये तुम्हें बस थोड़ा बेहतर महसूस करता है। मैं ये झूठी बातें कैसे मान सकता हूँ? डोंग ताई जोर से चिल्लाया। रुक जाओ। यूंजू ने उसका हाथ कास कर पकड़ लिया और चिल्लाई, प्लीज रुको, अब और मत भागो। डोंग ताई, उसने पूछा कि मैंने देवों की मदद क्यों की? जीयून, जोवैन, तुम और दूसरे डाइसर्स भी। मैं एक टीम बनाना चाहती हूँ जो साथ लैट से। डोंग ताई खामोश हो गया। मेन एक्स से लड़ना चाहता हूँ, चाहे प्लान फेल हो जाए। अभी ये कहना जल्दी होगा कि ये फेल हो गया है। जीयून की तरफ उसने खुद से पूछा, ये सब क्या है? क्या ये ताकत दूसरे रैंकर्स के बराबर है? जितनी उस डिब्बे के अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस था। वो उलझन और हैरानी में थी। जीयून ने हैरान होकर उस पर हाथ बढ़ाया। ऊपर उसके शायद कुछ गिरने वाला था। यूंजू अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसको वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे विश्वास है कि ये फेल नहीं हुआ है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा प्लान अब भी काम कर सकता है। प्लीज फिर से कोशिश करो। अगर रैंकर्स साथ मिलकर बैटल रॉयल के खिलाफ खड़े होंगे तो मास्टर एक्स को कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में डोंग ताई से मदद की भीख थी। इस तरह हम एक्स को हरा सकते हैं। डोंग ताई अभी भी होश में नहीं था। वो मुड़कर धीरे से बोला, पर अगर हम फेल हो गए तो? मियो की यादें धीरे धीरे टूटने लगी। डोंग ताई अभी भी उलझन में डूबा हुआ था। डोंग ताई जमीन पर गिर गया, आंखें हैरानी से खुली थी। यूंजू उसके सामने झुकी, हाथ पकड़ा था जैसे शांति देना चाहती हो। वो कंफ्यूज था, हाथ में पकड़ा था वो चीज जो यूंजू ने दी थी। उंगलियां थोड़ी कांप रही थी झिझक से। यूंजू ने सर झुकाया, आवाज धीमी पर मजबूत थी, ये कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। डोंग ताई ने दांत पीस लिए। जब्दा कांस गया था रोकने के लिए, जोरों से लड़ रहा था यूंजू की बात मानने के लिए। डोंग ताई धीरे धीरे उठा, हाथ कांस के पकड़ा था वो सेफ्ट चीज। वो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जल्दी से पैल था, तेज निगाहें दिखी थी हुडी के नीचे से। ताइबिन तेज दौड़ा आगे, उसके जूते फिसल गए थे जमीन पर। वो एकदम हैरा होकर दौड़ा, आंखें फटी हुई और सांस तेज चल रही थी। डाइस की ताकत भी बादल नहीं सकती थी जो हो चुका था। ताइबिन चिल्लाया, यूंजू रुक जा। वो चौंक कर पलटी, आंखें हैरत और डर से खुली थी। कौन है? एक अजीब सी रोशनी चमकी थी पार्क में। डोंग ताई ने पूरी ताकत लगाई, मुश्किल से तलवार उठाने की कोशिश की। यूंजू बगल में बैठी उससे हौसला दे रही थी, चलता जा डोंग ताई। उसने दांत पीस कर जोर लगाया। डोंग ताई की सांस तेज होने लगी। यूंजू ने फिक्र से तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तुम सब कुछ वापस ला सकते हो अल्टीमेट डाइस से। तो हाथ में तलवार देखते हुए यूंजू की आंखों में उदासी दिखी। अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो क्या होगा? एक जोर का आवाज गूंजा जैसे गरज रहा हो। अजीब सी रोशनी निकली जब एक बड़ा धमाका हुआ। फिर एक भयानक भूकंप आया। जमीन का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह धंस गया। सब कुछ गहरी खाई में समा गया। गिरते ह्यू चीजीन एक दर्दनाक मंजर बना रही थी। वापस उस समय जब कोई डाइस की ताकत में नहीं फंसा था, जहां कोई इसके बारे में नहीं जानता था। वापस उस समय जब सब नॉर्मल था और हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, जहां यूंजू खुशी से दोस्तों को सलाम करती जब वो तुमसे मिल जाती। जीयून एक जहनी बीमारी से परेशान थी, दुख में थी। उसका दिमाग और जिस्म पहले जैसा नहीं रहा था। दूसरों को सताना, इंसानी जिंदगी को कचरे जैसा समझना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, खाने पे कंट्रोल ना होना, दिमाग कमजोर पड़ने से बुरे ख्याल आना। नानी रोज एक भयानक बीमारी से तड़पती थी, उल्टी करती थी, सारी ताकत खत्म हो गई थी। लंबी कोशिश के बाद डोंग ताई ने आखिरकार तलवार उठा ली। तो हम अब से अलग होंगे, है ना? यूंजू की आवाज नरम थी। अगर हम वक्त को पीछे मोड़ सकते तो मैं। ताइबिन पीछे से चिल्लाया, रोकने की कोशिश करते हुए, नहीं, रुक जा यूंजू। वो फिक्र से आवाज फट गई थी। हम डाइस यूज करके सब कुछ वापस नहीं ला सकते। पर यूंजू ने पूछा, तुम कौन हो? जब मुयंग यूंजू के क्लोन को मार रहा था, ताइबिन उन दोनों की तरफ दौड़ा। रुक जा। ताइबिन की आवाज सुनकर उसने असली रूप पहचान लिया। मुयंग ने धीरे से कहा, टेलीपोर्ट। दूसरे रूप उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 लोग उससे कास के पकड़े। ह्यूदा, क्या? हाँ तो मुझे छोड़ दो। उनकी आवाज रोबोट जैसी थी। नहीं, मैं तुम्हें टाइम रोकने या टेलीपोर्ट करने नहीं दूंगा। वो मुयंग के कपड़े फाड़ तक झगड़े, पर वो उन्हें रोक नहीं पाए, बस हाथ हिलाकर सबको गिरा दिया। तुम्हें पता है ये बेकार है। मुयंग ने मंत्रा पढ़ा, एक लंबी मजबूत तलवार बनाई, मेटामॉर्फोसिस।
तलवार हवा में तेज चली, एक कण फोड़ दीन वाली आवाज के साथ उसने यूंजू की तरफ फेंका, मंत्रा पढ़ते हुए एक्साए। वो अचानक हमले का शिकार हुई, शरीर जम गया, कुछ करने का मौका नहीं मिला। उसने दांत पीस कर जोर लगाया। यूंजू को देखा जो इल्यूजन में गिरी हुई थी। वो बहुत डर गई थी, शरीर सुन पैट गया था, आंखों में खौफ था। मूयंग ने बिना सोचे हिम्मत से तलवार उसकी तरफ फेंकी। तेज तलवार टियर की तरह यूंजू की तरफ लपकी। अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी, ये अभी क्या था। देवुंग ने परेशानी से चिल्लाया, थे मैंने क्लोकिंग बैंड कर दिया है, जैसे तुमने कहा था। यहाँ खड़े मत रहो, कुछ करो। उसकी, हम क्या करेंगे टीम बनाने के बाद? ये मत कहना कि तुम्हारा प्लान बस टीम बनाना और डाइस डोंगताई को देना है। डोंगताई की आंखों में आंसू थे, उसे बहुत खुशी हो रही थी। तुम्हें दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब मैं समझ गया, मूयंग ने ठंडे लहजे में कहा। और तुम सोचते हो मैं बस खड़ा देखता रहूंगा? उसने अपने नीचे की काली परछाई से ताकत निकाली। कई काली किरणें निकली, हर तरफ फैल गई। वो डोंगताई के पैरों में घुस गई एक तेज रफ्तार से। जख्म, वो सब उसकी ताकत से टुकड़े हो गए। हर चीज अस तलवार से बर्बाद हो गई। जहां भी वो जाती थी तबाही मचाती थी। ताइबिन को लगा कुछ गलत है, वो खुद रोकने दौड़ा। ताइबिन गुस्से से डोंगताई की तरफ मुड़कर बोला, मैंने कहा था ना, तुम कभी नहीं पहचान पाओगे मैं असली में कैसा दिखता हूँ। यूंजू की आंखों में ताइबिन का चेहरा दिखा। डोंगताई ने दुख से तलवार नीचे कर दी। एक लाल डाइस हवा में उछला। ताइबिन ने बहादुरी से खुद को कुर्बान कर दिया, यूंजू और डोंगताई को बचाने के लिए। वो अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार रोकने दौड़ा। दर्द को भूलकर उसने रोकने की कोशिश की और दर्द से चिल्लाया। हाथ उस तलवार को कास के पकड़े हुए, शरीर पर जख्म थे। हाथ डोंगताई ने तलवार को पकड़ने की कोशिश की। यूंजू के हैरत के सामने तलवार सीधा डोंगताई की तलवार में घुसी जो उससे बचाने के लिए थी। वो उसके काम से हैरान थी। डोंगताई, तुमने ये क्यों किया? डोंगताई की आंखों में आंसू थे। उसने दांत पीस कर कहा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करना नहीं चाहता। पर वो खुद को जानता था, लगता है मैं किसी की चीज नहीं लेना चाहता। वो चिल्लाया, रख लो, प्लीज रख लो। तलवार उस खतरनाक एनर्जी से दो टुकड़े हो गई। यूंजू को गलती से तलवार लग गई, उसकी आंखें थमी, हाथ जख्म पर रखा। यूंजू ने दर्द से चिल्ला दिया। फिर वो गिर गई, डाइस भी उसके शरीर से निकलकर गिरा। तलवार फेंक कर डोंगताई डर से चिल्लाया, यूंजू उठो। मूयंग शांति से पास आया। यूंजू, उसकी आवाज बेरहम थी, सब कुछ खत्म हो गया, तुम और मैं आखिरी बचे हैं। डोंगताई मूयंग के इस रवैये से जैसे जम गया था, उसका चेहरा काला पैट गया था। डोंगताई ने सोचा, अगर ये सब एक सपना था तो मैं कैसा दिखता हूँ? कितना अन्याय है, मैंने मुश्किल से डाइस कमाए थे, क्या वो अब जरूरी है? सब एक अजीब सी खाई में गिर गए, कोई रोक नहीं सकता था। डोंगताई दुख से चिल्लाया, यूंजू उठो। दर्द होन पार भी यूंजू ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, बस एक खर्च है। मुझे लगता है तुम सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, मैं तुम्हारा जख्म चेक करूंगा, ज्यादा हिलना मत। उसकी आवाज कमजोर थी, बात अधूरी थी। नहीं, मैंने कहा था मैं ठीक हूं। वक्त जया मत करो। बस तुम्हारा दिल हवा में लटका हुआ था, आंखें जम गई थी। वो घबरा कर देखा, ये खर्च नहीं है, ये तो उसके पार चली गई है। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो? क्योंकि तुम मेरा निशान नहीं देखना चाहते थे। रुक जा, बस करो डोंगताई। उसने वहां पदे डाइस की तरफ इशारा किया, मैं ठीक हूं, मेरा ए रैंक डाइस ले लो। और अगर तुम अल्टीमेट डाइस से पहले जैसा कर सकते हो। डोंगताई उसकी बात काट कर घबरा गया, पर मैं। मूयंग के कदम रुक गए। उन दोनों के सामने खड़े होकर उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम और मैं आखिरी बचे हैं। यूंजू ने उसका ये कहना दर्द से सुना। सारे सपने टूट गए। ताइबिन दर्द से उठ नहीं पा रहा था। म्यू यंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें हरने के बाद डोंगताई, तुमने कहा था कि आखिर में हम पता लगाएंगे कौन एक्स से लड़ेगा अल्टीमेट डाइस के लिए। डोंगताई उससे गुस्से से देखा और बोला, इतना बेवकूफ मत बनो। तुमने तलवार को कास के पकड़ा, मेरा अल्टीमेट डाइस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसकी तरफ इशारा करते हुए मूयंग ने हल्का सा मुस्कुराया, चेहरा ठंडा था, सोचना बेकार है। उसने अपना हाथ डोंगताई की तरफ बढ़ाया।
डोंगटाई के दिमाग में उलझन थी, ये क्या कर रहा है। मुयंग ने कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। ये बेकार की लड़ाई छोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ। अगर एक्स दोबारा बदला तो हम एक और गेम की उम्मीद कर सकते हैं। डोंगटाई अचानक घबरा गया। क्या? म्यू यंग ने धीरे से समझाया, तुम अनडाइसर्स जैसे नहीं हो, तुम हमारे जैसे हो। पहली बार जब हम मिले थे मुझे लगा था कि तुम ही आखिरी लड़ाई लड़ोगे मुझसे। पहली बार मिलना? डोंगटाई ने पूछा, तुम्हारा मतलब है जब हमने अंडरग्राउंड पैसेज में बात की थी? मुयंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, वो पहली बार नहीं था। पहली बार हम स्कूल में मिले थे जब मैंने तुम्हें टाइबिन की आंखों से देखा था। अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो। तुम्हारी आंखों में वो दर्द और उदासी थी, बहुत कुछ था। पर टाइबिन अलग था, उसकी आंखें मजबूत, चेहरा कॉन्फिडेंट और चमकदार था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बदलाव तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। जिसे तुम बचाना चाहते हो, जिस जिंदगी को जीना चाहते हो, वो दुनिया जहां सब खुश हो, ये नामुमकिन है। डोंगटाई उसकी बात सुनकर हैरान था। पर हम इस दुनिया को तोड़कर नया बना सकते हैं। म्यू यंग ने मनाने की कोशिश की, अगर तुम मेरा प्रपोजल मान लो और साथ दो। टाइबिन ने दर्द से कहा, नहीं। उसने कहा, ये फिर से होगा जो गुजरा वक्त कमजोरों को सकता है। हम मुयंग को नहीं हरा सकते और मुयंग एक्स को कभी नहीं हरा पाएगा। डोंगटाई ने तलवार पकड़ी हुई थी और नतीजा ये होगा कि सब वैसा ही होगा। गुजरे हुए वक्त में जिसे सताया गया था, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, खत्म करने का। अल्टीमेट डाइस को तोड़ना होगा, कुछ भी हो जाए। टाइबिन की आंखों में दर्द था। डोंगटाई ने हैरान होकर पूछा, यूंजू? तुम? घबरा गया यूंजू को देखकर, तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो? हमने अभी कुछ नहीं खोया है, अभी तो नहीं। उसकी आवाज कमजोर थी। डोंगटाई, अगर तुम मुझे खुद नहीं मार सकते तो कसम खाओ कि जब मैं गिर जाऊं तो मेरा ए रैंक डाइस ले लोगे। म्यू यंग का सब्र टूट रहा था, आवाज ठंडी थी, तुम मेरा प्रपोजल ठुकरा रहे हो। यूंजू गुस्से से बोली, प्रपोजल? क्या ये सच है? ये तो एक घटिया धोखा लगता है, तुम्हें बचने का मौका डीन का, जैसे तुमने टाइबिन के साथ किया था। वो अब बेहोश पड़ा था। दे बुम चिल्लाया, ये क्या है? वो जल्दी से दौड़ा, कांस के पकड़ लिया। मुयंग को पीछे से पकड़ लिया। उसने कांस के पकड़ा उसके सर को, जल्दी से आईएसी खत्म कर दूं, तुम दोनों में से कोई एक। डोंगटाई ने मौका देखा और तलवार उठा ली। मु यंग ने सच में डोंगटाई से कहा था, बदलाव तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। और अगर तुम मेरा प्रपोजल मान लो और साथ दो, हम इस दुनिया को तोड़कर नया बना सकते हैं। दिल में डोंगटाई जानता था कि ये नामुमकिन है। नहीं। अचानक देवुंग चुपके से पास आया और मुयंग को पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। ये बहुत खतरनाक है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, मेन आईएसी पकड़ूंगा, जल्दी करो। ये काम उसकी पहले की प्लानिंग से बिल्कुल अलग था। मैं छुपकर इंतजार करूंगा, जितना हो सके खुद को दूर रखूंगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक गेम ऐसे ही चलता रहे। देवुंग ने नाराजगी से चिल्लाया, चलो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है, पार आईएसी अभी खत्म कर दूं। तभी यूंजू को धुंधला सा पहचाना, क्या तुम हो देवुंग? तुम इनविजिबल हो? वो मुयंग से चिपका रहा और चिल्लाया, मेन आईएसी ज्यादा देर पकड़ नहीं पाऊंगा। डोंगटाई जैसे नींद से जागा। उसने हिम्मत से तलवार पकड़ी और आगे बढ़ा। डोंगटाई खुद को हिम्मत देने के लिए उसने जोर से चिल्लाया, जैब। तलवार नीचे गिरी। अचानक डोंगटाई ने देवुंग की आवाज सुनी, रुको, रुको, पागल हो गए हो, एक मिनट रुको, ऐसे मत घूमो, अभी तुम उस पर हमला नहीं कर सकते। डोंगटाई ने हैरान होकर पूछा, क्यों? मैं उस पर हमला क्यों नहीं कर सकता? देवुंग ने गुस्से से चिल्लाया, आंखों से देखो। तुम हार मानकर चिल्लाया, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम इनविजिबल हो। डोंगटाई की समझ की कमी से देवुंग और परेशान हो गया, तुम मुझे गलती से मार सकते हो। ये सुनकर उसे समझ आया, क्या? देवुंग अब भी मुयंग के गर्द घूम रहा था। तलवार चलाओ। नहीं, मैंने अपना कहना वापस ले लिया।
अभी नहीं, वही रुको। डोंगटाई ने मजबूरी में सुझाव दिया, तुम विजिबल हो जाओ, इनविजिबल स्किल बैंड करो। देवुंग ने गुस्से से जवाब दिया, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम विजिबल होते? मैं तो मर जाता। डोंगटाई ने जोर से चेतावनी दी, मुयंग तुम्हें इनविजिबल देख सकता है। अभी देवुंग को समझ आया, सच में? तो तुमने पहले क्यों कहा था कि मैं इनविजिबल ना रहूं? उसने जल्दी से स्किल बैंड कर दी, क्लोकिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। मौके का फायदा उठाकर डोंगटाई तेजी से दौड़ा। हाँ, अचानक मुयंग मुश्किल में पैठ गया। उसने समझदारी से अपने नीचे की परछाई का इस्तेमाल किया। म्यू यंग ने डोंगटाई की तलवार गिरा दी। आदत यंग ने डोंगटाई के हाथ एस की सफलतापूर्वक उड़ा दिया। उसकी तलवार जमीन में घुस गई, बस यूंजू से कुछ हाई सीएम दूर। डोंगटाई डर से चिल्लाया, यूंजू। उसने डोंगटाई घबराकर चिल्लाया, यूंजू। उसने जल्दी से पूछा, तुम ठीक हो यूंजू? वो अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ, ये अभी क्या था। देवुंग ने परेशानी में चिल्लाया, आए। मैंने क्लोकिंग डिसेबल कर दिया है, जैसे तुमने कहा था। खड़े मत रहो, कुछ करो। उससे यूयंग को रोकने की कोशिश करते देख डोंगटाई और ज्यादा डिटरमाइंड हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ जल्दी एसई की तरफ बढ़ा। इसी समय म्यूयंग ने ठंडी आवाज में कहा, और तुम सोचते हो मैं बस खड़ा देखता रहूंगा? उसका जिस्म उसके पैरों के नीचे से काली परछाई से फूट पड़ा। कई काली रोशनियां फैल गई हर तरफ। वो डोंगटाई के घुटने में घुस गई एक भयानक स्पीड से। जबकि काली रोशनी फैल गई, हर जगह बिखर गई। वो डोंगटाई की पिंडली में तेजी से घुस गई। हालांकि होन पार भी वो रुका नहीं। ये ताकत एक्स जैसी है। डोंगटाई ने दर्द बर्दाश्त किया। उसकी तलवार के सामने गिरते देखकर यूंजू ने चिंता से पुकारा, डोंगटाई। मु यंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम लोग कभी अल्टीमेट डाइस नहीं पा सकते, एक्स भी नहीं। काली किरणें लगातार हमला कर रही थी। वो सीधा डोंगटाई की तलवार पर लगी, यूज तोड़ दिया। यूंजू पर असर हुआ और वो पेट पकड़कर पीछे गिर गई। दर्द से वो चीख उठी। डोंगटाई हाँफ रहा था, चिंता में था, यूंजू। लगता है मुयंग बिल्कुल बादल गया था, तुम लड़ते रहोगे पर बेकार होगा। आखिर में सब वैसा ही होगा। भूकंप उसकी जगह पर शुरू हो गया, यहां खत्म करते हैं। डोंगटाई की आंखें खुली रह गई, जैसे कुछ समझ गया हो। कई हाथ उसकी परछाई से निकले। उन्होंने देवुंग को पकड़ लिया और जोर से नीचे खींच लिया। देवुंग परेशानी से चिल्लाया, ये क्या है? उससे मुयंग ने हवा में उठा लिया, मुझे छोड़ दो, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। एक याद अचानक डोंगटाई के दिमाग में आई। उसने मजबूरी में सोचा, जैसे उस वक्त आसमान डोंगटाई की उम्मीद की तरह टूट गया। हम बदलना चाहते हैं पर बेकार है। सिस्टम ने ठंडे वार्निंग दी, तुम्हारे पास टाइम कटर यूज करने के लिए काफी डाइस नहीं है। डोंगटाई जख्मी था, लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। देवुंग की जान भी खतरे में थी। डोंगटाई की वो पुरानी दर्दनाक याद फिर से आई, हारने वाले चले जाओ। हारने वाले, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, माफी मांग रहे हो? उन बातों को भूलकर वो हवा में देखने लगा। प्लेन वो और ज्यादा बढ़ते गए, क्या तुमने हमें टीचर से रिपोर्ट किया था? तुम्हें पता है इस हारने वाले के लिए कितने वोट आए द पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में? नहीं पता। तभी वो जोर से हंसने लगे, एक वोट? मुझे लगता है उसने खुद को वोट दिया होगा। उसके साथ ऐसा होन पार भी डोंगटाई ने हार नहीं मानी थी। एक दिन अन गुंडों ने उसके पेट में कुछ लात मारी, चलो मरना दिखाना बंद करो। क्या तुम सच में मर गए? काफी नहीं है तो ये कैसा रहेगा? उसने एक गंदी मुस्कान दी और कहा, और ये कैसा रहेगा? अचानक डोंगटाई उठ खड़ा हुआ, जोर से उस आदमी के पैर को काट लिया। ये क्या है? उसके दिल में एक ख्याल था, अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो क्या कभी कुछ बदलेगा? जब उसने देखा कि जिसे वो सकता था वो लड़ रहा है, वो घबरा गए, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोंगटाई की ख्वाहिश कितनी आसान थी, एक ऐसी जिंदगी जो अभी की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो।
वापस लड़ाई में चलते हैं। देवों को बचाने के लिए डोंगताई ने तलवार उठा ली और बिना सोचे आगे बढ़ा। उससे काली बिजलियों ने रोक दिया। कुछ नहीं बदलेगा। देवों अभी भी बंधा हुआ था। हे, कुछ जल्दी करो। डोंगताई जख्मी था, अभी हिल नहीं सकता था। म्यू यंग गुस्से में था। वो लगातार काली बिजलियां फेंक रहा था। सब कुछ वैसा ही होगा, ये दुनिया ऐसी ही है। डोंग ताई बचने की कोशिश कर रहा था और उसने फैसला किया। एक चीज की उम्मीद करना कि सच हो जाए, ये बस एक सोच है। मैं सोचूंगा कि मैंने सीख लिया, पर नहीं, मैं अब भी उम्मीद करता हूं। तभी डोंग ताई खतरे में था। यूंजू का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने थार का शील्ड बनाया, सारी काली बिजलियां रोक दी। डोंग ताई बहुत खुश था। उसने यूंजू की तरफ देखा। डोंग ताई को ताकत मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि सब वैसा ही होता रहेगा और हम धीरे धीरे बदलेंगे। हम बदल सकते हैं। यूंजू की मदद से उसने रुख बदला और तेजी से आगे बढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम नहीं बदलेंगे। सीधा निशाने पर डोंगताई ने दांत पीसकर आगे दौड़ा। उसने तलवार से एक हमले को रोका। मुयंग ने गुस्से से डोंगताई को दांता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कितनी देर रोक पाऊंगा? वो बेकार की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उसने लगातार कहा कि सब कुछ पहले से तय है। अचानक डोंगताई ने उठने की कोशिश की। अब नहीं। उस वक्त जीउन ने अपनी आखिरी अटैक पूरी ताकत से किया। मैं ये सब दोबारा नहीं होने दूंगी। डोंगताई की रिक्वेस्ट सिस्टम ने ठुकरा दी। तुम्हारे पास जरूरी डाइस नहीं है। उसने ठंडे लहजे में कहा, सिस्टम पेनल्टी स्टार्ट कर रहा है। तुम्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पर डोंगताई अब भी लड़ने को तैयार था। मैं तुम्हें ये देखने नहीं दूंगा कि तुम गुजरे हुए वक्त को बेकार बना रहे हो। बस कुछ टूटी हुई उम्मीदें घूम रही थी। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे गायब हो जाए जैसे वो कभी दही नहीं। उस आदमी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं तुम्हें ये दुनिया दोबारा नहीं बनाने दूंगा। डोंग ताई तेज कदम से मुयंग की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में एक तेज लोहे की रॉड थी। लोहाई की आवाज सुनाई दी, मांस को चियर्ठ्यू। लगता है डोंग ताई ने निशाना सही लगाया था। मुयंग बस खड़ा रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने उस इंसान से पूछा जिसे वो दोस्त समझता था, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था तुम मुझे समझते हो। डोंग ताई ने दुख से कहा, मुयंग, मैंने तुम्हारे सबकॉन्शियस में बहुत कुछ देखा है। जो हम नफरत करते हैं वो गायब हो जाता है, पर उससे तुम्हारी यादें या दर्द नहीं जाएगा। तो मौके का फायदा उठाकर डोंगताई आगे बढ़ा एक और वार करने। मु यंग की आंखें काली हो गई। उसने अपने शैडो हैंड्स को ऑर्डर दिया डोंगताई को पकड़ने का। अब डर नहीं, कोई झिझक नहीं, उसने फैसला कर लिया। फेरिस व्हील वाली जगह टूटने लगी। उसके काले साए भी धीरे धीरे गायब होने लगे। दे बुंग अब बंधा हुआ नहीं था। डोंगताई जोर जोर से सांस ले रहा था, आंखें खोलकर नतीजे का इंतजार कर रहा था। उसकी तलवार सच में मुयंग को लगी थी। वो हैरान होकर देखा, उसकी परछाई दो टुकड़े हो गई। हमला काम कर गया। मु यंग का शरीर टूटने लगा। डोंग ताई दुख से चिल्लाया, दिल दुखा मुयंग। दे बुंग जमीन पर गिरा और परेशानी से पूछा, हम जीत गए ना? वो अब दोबारा नहीं उठेगा ना? डोंग ताई बस अंदाजा लगा सकता था, मुझे नहीं पता, पर अब वो हिल नहीं रहा। अचानक यूंजू ने शक से पूछा, रुको, तुम ताइबिन हो ना? ताइबिन तुम हो ना? कई नोटिफिकेशंस डोंगताई के सामने आए। वार्निंग, तुम्हारे पास डाइस नहीं है। उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। वार्निंग, तुम्हारे पास डाइस नहीं है। ताइबिन ने धीरे से कहा, शुक्रिया। अपनी प्रेमिक की तरफ मुड़कर उसने कहा, सब कुछ के लिए यूंजू। गायब होने से पहले ताइबिन ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई, यूंजू, डोंगताई प्लीज अल्टीमेट डाइस तोड़ दो। सब कुछ वापस लाने की कोशिश मत करना। डोंग ताई बहुत हैरान हुआ ताइबिन की बात सुनकर। क्या? उसकी आवाज में वही गर्माहट थी। अगर तुम अल्टीमेट डाइस छोड़ दोज तो सब कुछ दोबारा होगा। मेन एक्स और मुयंग की बात कर रहा हूं। ये दुनिया टूटने लगी और ताइबिन भी, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे विश्वास है तुम दोनों ये गेम खत्म कर दोज। मुयंग के गायब होने के बाद जगह भी टूटने लगी।
अल्टीमेट डाइस तोड़ना। डोंग के ग्रुप को समझ नहीं आया क्या? पर क्यों? मेरा मतलब ये नामुमकिन है, मैं कभी उसे नहीं तोड़ूंगा। यूंजू ये सच्चाई नहीं मान सकती थी। ताइबिन, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने मुयंग के अंदर क्या देखा? अगर हमें डाइस तोड़ना ही है तो जो मर गए उनका क्या? और ताइबिन का क्या? उसकी आंखों में एक हल्की सी हलचल थी। ताइबिन का एहसास बादल गया था। पहले यूंजू बस चाहती थी कि डाइस गायब हो जाए। शायद वो गिल्टी थी उनके लिए जो मर गए, या उनकी मजबूरी समझ गई थी जो डाइस चाहते थे। उसका शरीर टूटने लगा। इसे स्वीकार कर लो, ये तुम्हारी पीठ पर लगे निशान जैसा है। सच में वो ताइबिन था, क्योंकि ये बात बस वो ही जानता था। आखिर में वो पूरी तरह गायब हो गया, बस एक डाइस रह गया था। यूंजू के दिल में एक गहरी उदासी थी। उसने होंठ काज लिए ताकि वो रो ना दे। डोंग ताई बस उसे तसल्ली दे सकता था। उसका नाम लेकर यूंजू बुंग ने जल्दी से कहा, हे मैं इस पाल को खराब नहीं करना चाहता, पर हमें क्या करना चाहिए? हमने सबसे खतरनाक को हटा दिया है, सही? आसमा को फाटा हुआ देखकर वो परेशान था। तो क्या होगा? हे यूंजू, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तुम्हें दिखता नहीं कि दुनिया टूट रही है? होंठ भींचकर आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था डोंग। यूंजू ने अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखा और काम पर ध्यान दिया। नहीं, मेरा वो प्लान है। मुझे लगता है एक्स एक्शन लेगा अगर हम ये मौत की लड़ाई रोक देंगे। उनके ऊपर आसमां कभी भी गिर सकता था। बिल्डिंग्स भी टूटने लगी थी। इस सिचुएशन में देवोंग पागल हो गया। तो एक्स कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या कुछ नहीं होगा जब तक हम लड़ते रहेंगे? डोंग ताई कांपते हुए बोला, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। उसके ये कहने पर यूंजू और देवोंग शॉक्ड हो गए। क्या हुआ? ये था कि डोंग ताई अभी भी वही खड़ा था। मैंने कहा ना, अभी खत्म नहीं हुआ। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। टाइम कटर हिल नहीं रहा था। अचानक कई काले हाथ निकले और डोंगताई की तलवार को पकड़ लिया। वो डोंगताई के पैरों को भी पकड़कर नीचे खींच रहे थे। देवोंग डर गया। डैम, मुझे लगा था मैंने उसे खत्म कर दिया है। लगता है वो ठीक हो रहा है। जैसे उसने कहा था, मुयंग का शरीर जुड़ रहा था। उसने कई सायों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को जोड़ा। मु यंग की आवाज फिर से ठंडी थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी कमजोर ख्वाहिशें हमें कभी नहीं हरा पाएंगी। यूंजू ने चिंता से चिल्लाया। डोंगताई वो अब भी लड़ रहा था। छोड़ दो, तुम जो भी पागलपन की बात करो, मेन अल्टीमेट डाइस कभी नहीं छोड़ूंगा। मु यंग का चेहरा फिर से बनने लगा। तुम्हारी ख्वाहिश जो भी हो वो वही रहेगी। उसने डोंगताई की उम्मीद पर गुस्सा किया। कुछ नहीं बदलेगा, आखिर में अल्टीमेट डाइस हमारा ही रहेगा। काले हाथ तेजी से निकले। डोंगताई के चेहरे पर बस मजबूरी थी। अचानक जियून आ गई उसे बचाने। नहीं, तुम गलत हो। उसने खुद एक टैंक चलाया और बिना सोचे फायर कर दिया। मुयंग सीधा टक्कर से लगा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाकों की आवाज ने डोंगताई को हैरान कर दिया। क्या? वो छोटे छोटे धमकों के बीच खड़ा था, पर सुरक्षित था। क्या? बॉम्बार्डमेंट ने यहाँ की जमीन को साफ कर दिया। जियून टैंक पार बैठी थी। उसने कहा, अल्टीमेट डाइस मेरा होगा। उसने खुद सारे हथियारों को कंट्रोल किया, एक निशाने पर। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था, बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। जियून ने जोर से ऑर्डर दिया, हाई सेटिंग पार रखो। टारगेट पार अटैक करो। सबको खत्म कर दो, दुश्मन या दोस्त नहीं देखो। एक बड़ा धमाका हुआ। सब कुछ धुएं में चला गया। अंधेरे में यूंजू दिखी। आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। एक गहरी सोच ने सब कुछ घेरा। मुझे कुछ बहुत ताकतवर चाहिए, सबसे बड़ा हथियार उनके खिलाफ। टक्कर का धमाका हुआ। एक लाल रोशनी हुई। ताकत फैली। जैब सीक्रेट डिवाइस एक्टिवेट हुआ। टैंक अंधेरे में मियो चला रही थी। एक्स और यूंजू खड़े थे। आसमां में तूफान था। उसकी आंखों में गुस्सा और मजाक था। तुम्हें लगता है तुम सारे इरैंकर्स को इस ताकत से हरा सकती हो? यूंजू सोच में डूब गई। एक्शन और लॉजिक एक हो गए अगर इसे अल्टीमेट डाइस मिलता। हैरान और डर कर डोंगताई एक बड़े धमके के सामने खड़ा था। आंखें खुली थी। क्या? टैंक यूंजू ने बेड कैनन से एक मजबूत शॉट मारा। पावर को लिमिट तक ले जाओ, हाई सेटिंग पार रखो।
टारगेट पार अटैक करो, सबको खत्म कर दो। एक एक्शन सीन शुरू हुआ जब डोंगटाई को इस खतरनाक ब्लास्ट का सामना करना पड़ा। जोरदार टक्कर ने स्पेस को टेंस बना दिया। यूनजू ने डर से चिल्लाया, डोंगटाई बाक के। वो घबरा गई। जीयून रुक जा, तुम क्या कर रही हो? हमने टीम बनाने और ये लड़ाई खत्म करने का वादा किया था। कैनन फायर किया, एक चमकती रोशनी और बड़ा झटका। एक ड्रामेटिक सीन जैब यूनजू हवा में उछली और डोंगटाई ने देखा यूनजू। डोंगटाई का चेहरा टेंस था, आंखें खुली थी, वो यकीन नहीं कर पा रहा था। एक बड़ा धमाका हुआ, लाल रोशनी हुई। जीयून डर में बचने लगी। उसकी लाल आंखों में हैरत और डर था। तुम मुझे जितना मर्जी डॉश दे सकती हो। उसका डायरी जैसे फ्यूचर बता रहा था, पर अगर मेरे पास अल्टीमेट डाइस नहीं होगा तो मैं हमेशा नरक में रहूंगा। एक डार्क सीन दिखाया गया। यूनजू प्रेशर में थी, पिल्स टेबल पार फैली हुई थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, शरीर पर जख्म। वो जोर से चिल्लाई, ये अभी भी काफी नहीं है, उन पर फायर करो। जी यून शांति से डिवाइस पकड़े हुए, आंखें बड़ी थी, एक एक्सट्रीम सस्पेंस बना रही थी। समझ गई। ओवर। जी यून ने वॉकी टॉकी पार बात की, थोड़ा कंफ्यूज्ड थी। मास्टर एक्स, वो कह रही है कि उसे बारिश चाहिए। सर्वाइवल का खतरनाक चैलेंज। टैंक बैटल एक मिस्टेरियस गेम में। ह्यून ने चिंता से पूछा, मुझे नहीं पता था कि वॉकी टॉकी ऐसे काम करेगा। टैंक सब में से ये क्यों? मूयंग ने उसकी तरफ देखा, एक्साइटेड था डिवाइस कंट्रोल करते हुए। ये सिर्फ टैंक नहीं है, फाइटर जेट स्क्रीन पार दिखा। वॉकी टॉकी तो बस एक तारिका है। सारे हथियार उस लड़की के सोच से आए हैं। उसने लगभग अल्टीमेट डाइस की ताकत उधार ली थी उन्हें बनाने के लिए। बड़ा टैंक का ट्रैक जमीन को मसल रहा था, एक डार्क सीन बना रहा था। बैटल शुरू हो गई जैब टैंक ने फायर किया। डोंगटाई ने मुड़कर देखा, यूनजू तुम ठीक हो? डोंगटाई यूनजू की तरफ दौड़ा, मेरी बात सुन रही हो? तुम्हें गोली लगी है। यूनजू ने दर्द छुपाने के लिए हल्का सा मुस्कुराया, नहीं मुझे नहीं लगता, पर खून बह रहा था, हालत और खराब हो रही थी। डोंगटाई बहुत टेंस था, जख्म और खराब हो रहा था, दिमाग उलझा हुआ था। मुझे यूनजू को यहां से ले जाना चाहिए या पहले टैंक को खत्म करना चाहिए? सिस्टम स्क्रीन चमका, वार्निंग, तुम्हारे पास जरूरी डाइस एनर्जी नहीं है। मसला डाइस का था। अंधेरा अचानक जोर से हिलने लगा। एक पर्पल लाइट ने एक दरवानी रीबर्थ दिखाई। एक गंदी टेढ़ी सूरत दिखी क्रैक्स में। जगह और डार्क हो गई जब वो मिस्टेरियस फिगर दिखा। यूनजू ने डर से अस रोग्ड फिगर को देखा, एक मौत के मंजर में वो दोबारा आ रहा है। उसने जमीन पर जोर से कदम रखा, वो प्रेशर यूज हिला गया। आंखें लाल और ठंडी थी, टेंशन दिखा रही थी। टैंक का बड़ा कैनन गरज रहा था, फायर करने को तैयार। एक बड़ा शॉट ने जमीन हिला दी। जैब मूयंग ने तेजी से स्पेस में टेलीपोर्ट किया। यूनजू ने उसे बेबस होकर देखा, वो गायब हो गया, इनविजिबल हो गया। हवा में केओस था। जैब मूयंग ने हवा में यूनजू पार अटैक किया टैंक के ऊपर। उसका चेहरा दर्द और बेबसी से भरा था जब अंधेरा और जख्म उसे जकड़ रहे थे। एक ड्रामेटिक मोमेंट, जैब मूयंग ऊपर से नीचे आया, सीधा टक्कर जिसे तूफान और धमाका हुआ। अंधेरे में मूयंग ने टाइम डिस्टॉर्शन पावर एक्टिवेट की। टाइम पॉज। वो हवा में लटका रहा, नीचे टैंक को देखते हुए। एक टूटे हुए बैटल फील्ड में पूरी जगह जैम गई थी। काली गोलियां हवा में ठहरी हुई थी, एक मिस्टेरियस ट्रेल बना रही थी। यूनजू की आंखें बड़ी हो गई, वो कंट्रोल से बाहर था। मूयंग ने जोर से हाथ हिलाया, सब बेकार है। डोंगटाई अंधेरे में देखकर हैरान था पर तुरंत रिएक्ट किया। टाइम पॉज को डीएक्टिवेट करना। एक बड़ी ताकत ने स्पेस को चीयर दिया, मूयंग को वॉइड में खींच लिया। नहीं, टैंक ने लगातार फायर किया। रोशनी चमकी बैटल फील्ड में। एक खतरनाक अटैक ने दुश्मन को टुकड़े कर दिया। मंजर बहुत वायलेंट था। स्किल ने डोंगटाई को हैरान कर दिया, चेहरा हैरान था। टाइम पॉज डीएक्टिवेट करना। गुस्से का पाल अंधेरे में घिरा हुआ। मूयंग दर्द से चिर रहा था, धुआं और आग फट गई। जीयून के हथियार ने चमकती गोलियां फेंकी, रोशनी से जगह भर गई। अटैक खतरनाक था। मूयंग को गोली लगी, उसका शरीर टुकड़े हो गया। मूयंग को गोली लगी थी।
बड़ी इम्पैक्ट फोर्स ने चेहरा और शरीर तोड़ दिया। अंधेरे में स्पेस टूट गया एक धमके के बाद। बस डोंगटाई घुटनों पर था, सच्चाई स्वीकार करते हुए। टैंक का बड़ा ट्रैक खून और टुकड़े जमीन पार द बी बस होकर एक बड़ा कैनन फिर से फायर करने वाला था, दार फैला रहा था। लाल ताकत ने देवों को निगल लिया। जैब टैंक गरज रहा था और धमकी दे रहा था। डोंग टाई वीडियो देखने के लिए थैंक्स ने यूनजू का हाथ हल्का सा छुआ और 3 चमकते डाइस फेंक दिए अंधेरे और टेंस माहौल में। यूनजू हैरान थी, आंखें बड़ी हो गई। डोंगटाई, तुमने ये क्यों? आंखें डोंगटाई की मजबूत थी। ये तुमने मुझे दिए थे। बाकी जो बचे हैं मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इन्हें इस्तेमाल करो। यूनजू के चेहरे पर हैरानी थी, पर क्यों? एक बड़ा झटका ने स्पेस को चीयर दिया। टुकड़े हवा में ठहर गए। तुम ही हो जो उड़ सकती हो अभी। लेवाइथन हवा में दुनिया टूट रही थी। हाँ, एक्स कंट्रोल कर रहा है, पर पता नहीं कब ये पूरी तरह टूट जाएगी। उड़ने की एबिलिटी हाई तुम्हें बचाएगी। मंजर डोंगटाई का इरादा साफ था। ये वो डाइस है जो तुमने मुझे दिए थे। जो डाइस बचे हैं वो इतने हैं, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। इस्तेमाल करो। यूनजू जिसके बाल पर्पल और आंखें लाल थी, वॉकी टॉकी में चिल्लाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? निशाना भी नहीं लगा सकते। उन्हें जल्दी खत्म करो। और कोई मजबूत तरीका नहीं है? मजबूत? ठीक है, समझ गई। चलो डोज एक्स मचीना। बड़ी मशीन की आवाज रात में गूंजी। छायह्यून ने एक्स से पूछा, क्या तुमने ये नाम रखा है? यूनजू डर से बैठ गई, जबकि डोंगटाई खड़ा हो गया। रुको, तुम्हारा क्या? अगर तुमने सारे डाइस मुझे दे दिए तो तुम लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? धुआं और आग बैटलफील्ड में फैली हुई थी। टैंक ने जोर से फायर किया। सामने का टारगेट ब्लास्ट हो गया। यूनजू का शरीर जम गया, आंखों में बस बेबसी थी। सामने डोंगटाई की मजबूत पर अकेली पीठ थी। लड़ाई के बीच धुआं उस पीठ को छा गया। फिक्र मत करो, मेरे पास अब भी कुछ डाइस है जियून को रोकने के लिए। सिस्टम नोटिफिकेशन में एरर था, डाइस कम है। और मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेवाइथन यूज करके यहां से निकल जाओ, ठीक है? बुंग एक ब्लास्ट से जमीन पर गिरा, पार भाग गया। मैं सुरक्षित हूं। वो गुस्से में गरजा, मुझे नहीं पता उसने वो टैंक कहां से लाया। पार शूटिंग खराब थी। क्या वो उस पुराने चीज से सारे एरैंकर्स को खत्म करना चाहती थी? एक बड़ा एयरप्लेन नीचे आया। जमीन पर अंधेरा छा गया। क्या वो बड़ा मशीन दिखी? प्लीज ये मत कहना कि वो बॉम्बर प्लेन है। बुंग चिंता से पीछे हट गया, टूटे हुए मलबे में। उम्मीद है वो हमें अटैक नहीं करेगी। यूनजू ने नए खतरे को पहचाना। जीयून का जख्मी चेहरा उसके पर्पल बालों के नीचे दिखा। बॉम्बार्डमेंट शुरू करो। उन सबको खत्म कर दो जो मुझे जानते हैं। बेड बॉम्ब्स तैयार थे। समझ गई। वेट फॉर ऑर्डर। 5 4 3 2। आसमां काला हो गया। ठंडी बारिश गिरी। 200 बॉम्बों ने गिरना शुरू किया, जैसे मौत का संदेश। बुंग ने ऊपर देखा। क्या? एयरप्लेन ने लगातार बॉम्ब गिराए। आसमां काला हो गया, बहुत तेजी से। छायह्यून ने एक्स से पूछा, मास्टर एक्स, लगता है तुमने जीयून को दूसरों से ज्यादा डाइस दिए हैं। एक्स ने मासूमियत का नाटक किया, नहीं, मैंने नहीं दिए। क्या? तो ये खास नहीं है? या तुम चाहते हो कि सारे डाइस एक हाई नंबर पर हो? वैसे भी सब कुछ सबसे गंदी जगह पर अरेंज किया गया था। बुंग मरने वाली बॉम्बों की बारिश में भगने की कोशिश कर रहा था। बॉम्ब्स जमीन पर गिरे, बड़े झटके आए। एक्स ने कहा, सब लक पर डिपेंड करता है। क्या वो बॉम्ब बारिश से भाग पाएंगे? प्रेशर बढ़ रहा था। हर एरैंकर जीना चाहता था। जीयून अब भी आगे बढ़ रही थी। वो वैल्यू बनाना चाहती थी, पर यह भी बस डाइस का गेम था। डोंगटाई अब भी बेबस लड़ रहा था। जब जान खतरे में थी, सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डाइस कम है। तुम्हारा टाइम कटर 10 सेकंड्स में गायब हो जाएगा। 10 9 8 7 6 2 1 0। डोंगटाई की तलवार गायब होने लगी। एयरप्लेन बॉम्ब गिरा रहा था, जला हुआ और धुएं वाला बैटलफील्ड। स्पेस केओटिक था। जमीन टूट गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। देवुंग, मेरा हाथ पकड़ो। एक हाथ बढ़ा। टेंस लड़ाई के बीच यूनजू ने देवुंग का हाथ पकड़ा। चमकती रोशनी में सब कुछ टूट रहा था।
काला आसमां एक बर्बादी का मंजर दिखा रहा था। ओह गॉड, जमीन टूट रही है। यूनजू हैरान थी। और डोंगटाई कहाँ है? धुआं छा गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो सामने देख रही थी। डोंगटाई के जख्मी पैर मुयांग पकड़े हुए था। कुछ डाइस उसके पैरों के नीचे थे। चेहरा उसका भी बस था। डोंगटाई ऊपर से नीचे गिर रहा था, कपड़े फाटे हुए, खून बिखरा हुआ पत्थरों के बीच। जमीन टूटकर दो हिस्सों में बांट गई, एक ड्रामेटिक सीन बना रही थी। यून जू ने देवों को पकड़ा हुआ था पर आंखें डोंगटाई पार थी। नहीं डोंगटाई, मुझे क्या करना चाहिए? दे बुंग नीचे कमजोर हो रहा था। रुको, थोड़ा आराम करो वरना हम दोनों गिर जाएंगे। हम उसे नहीं बचा सकते। शरीर डोंगटाई का गिरते हुए पत्थरों से टकरा रहा था। हालत और खराब हो रही थी। यूनजू की आंखें डर से भर आई जब उसने अपने प्रेमी को गिरते देखा। वो नजारा एक गहरे अंधेरे में डूब गया। डोंगटाई, एक पहचानी हुई आवाज डोंगटाई के दिमाग में आई। कोई उसे उठा रहा था। डोंगटाई, कौन उसे बुला रहा था? आवाज और तेज हो गई। डोंगटाई, उसकी आंखें खुली, एक पहचाना हुआ चेहरा दिखा। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए यूज बुलाया। आंखें खोलो। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। वो आवाज उदास थी। फिर से सो गए? तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। कोई धीरे से डोंगटाई के कण में बोल रहा था। आवाज बहुत अच्छी थी। सच में तुम और कितनी देर सोओगे? उठो वरना मैं कुछ करूंगा। बाहर शाम हो रही थी। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। एक शांत नजारा। उसके सामने यूनजू का रूप दिखा, एक पहचाने हुए क्लासरूम में। डोंगटाई हैरान था। आस पास देखा, यूनजू को शारमेट ह्यू देखा। तुम उठ गए। डोंगटाई अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये अभी क्या हुआ था? डोंगटाई हैरान था। उसने टेबल को जोर से धक्का दिया। उसके धक्के से कुर्सी पीछे गिर गई, इसलिए डोंगटाई पीछे गिर गया। यूनजू चिंता से उठी चेक करने। ओह गॉड, डोंगटाई क्लासरूम में गिरा। शाम की धूप क्लासरूम में आ रही थी। सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गिरने से डोंगटाई दर्द से करह उठा। यूनजू जल्दी से आई। डोंगटाई, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? वो झिझका। हाँ मैं ठीक हूँ। यूनजू ने हल्का सा दांता। चलो, सॉरी मैं तुम्हारे पास इतनी नजदीक थी जब तुम सो रहे थे। ये कहकर यूनजू ने मुस्कुराया। शारमेट ह्यू गार्ड खुजाया। अच्छी नींद आई डोंगटाई? वो अभी भी कंफ्यूज था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने यूनजू सच में है। क्लासरूम में बस यूनजू और डोंगटाई द हल्की पीली धूप में। उसने उसे उठाया। वो झिझका। हाँ ठीक है। आसमां हल्का ऑरेंज था। बादल धीरे चल रहे थे। सड़क पर सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। ट्रैफिक लाइट बोला, तुम रोड क्रॉस कर सकते हो। स्टूडेंट्स खुशी से खेल रहे थे। ऑफिस वर्कर्स भी घर जा रहे थे। शहर पहले जैसा बिजी था। लगता है शहर वापस अपनी जगह आ गया था। हर चीज, हर इंसान का अपना रास्ता था। शहर चल रहा था। स्कूल ग्राउंड में कुछ लड़कियां बात कर रही थी। वो आ गया। ये क्या पागल सेरेमनी है? किसी ने ऊपर देखा और चिल्लाया, डोंगटाई कहाँ जा रहे हो? डोंगटाई ने जवाब दिया, हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट में डोंगटाई ने बार बार अपने चेहरे पर पानी मारा। उसने सांस छोड़ दी। ठंडे पानी को थकान धोने दिया। ये क्या हो रहा है? पानी की बूंदें अभी भी गिर रही है। अगर मैं पागल नहीं हो रहा तो यूनजू अभी जो थी। वो तस्वीर याद आने पर डोंगटाई का चेहरा लाल हो गया। अचानक वो रुक गया। मिरर में देखा। ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे चेहरे का क्या हुआ। ये वो आइडियल फेस है जो मैं चाहता था। फेस जो डाइस ने बनाया था। मैं ये चेहरा क्यों पहने हुए हूँ? उसने यूनजू की बात याद की। अच्छी नींद आई डोंगटाई? उसने जल्दी से सिचुएशन एनालाइज की। सपना? क्या मैं बस सपना देख रहा था? पर फिर उसने ये सोच ठुकरा दी। वो जरूर लड़ाई में था। वो मोमेंट जब डोंगटाई टाइम कटर के साथ दौड़ा था। वो मोमेंट जब सिस्टम ने वार्निंग दी, डाइस कम है, तुम्हारा टाइम कटर 10 सेकंड्स में गायब हो जाएगा। वो मोमेंट जब डोंगटाई ने रिस्क लिया जब सिस्टम काउंट कर रहा था 10, 9, 8, 7, 6। टाइम कटर गायब होने लगा जब सिस्टम ने आखिरी नंबर्स काउंट किए 2, 1, 0 यूज। वो मोमेंट याद था जब गोली उसके पैर में घुसी थी। वो दर्द जो उस गोली से हुआ था। जीवन की गुण की तस्वीर।
ये सब सपना नहीं हो सकता। वो खुद से पूछता रहा, क्या वो भी सपना था? नामुमकिन है, अगर जो कुछ मैंने अनुभव किया वो बस एक सपना था। डोंग ताई एक अनजान कंफ्यूजन में गिर गया। तो कौन सा सच है, कौन सा सपना? डोंग ताई ने पानी बंद कर दिया। कुछ बूंदें अब भी गिर रही थी। क्लासरूम में टुंजू एक गाना जिए रही थी। वक्त जैसे डोंगताई की आंखों के सामने रुक गया जब वो जवाब ढूंढ रहा था। जब डोंगताई सोच रहा था, कुछ लड़के दरवाजा खोलकर हंसने लगे। तुमने देखा? वो अभी मिरर में खुद की तारीफ कर रहा था। कितना खुद से प्यार करता है। पायोंग चेओल ने डोंगताई की एक्टिंग की। ये सपना है? मैं सच में हूँ। मेरा ये खूबसूरत चेहरा। डोंगताई शार्मेट ह्यू मना किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पायोंग चेओल ने डोंगताई के पीछे हाथ रखा। उसका कंधा पकड़कर वो उसके पास आया और धीरे से बोला, तो तुम्हें मिरर में देखकर खुशी मिलती है डोंगताई? जब तुम दुखी होते हो तो ये तुम्हें खुश करता है? डोंगताई शार्मेट ह्यू कमजोर रिस्पॉन्स दिया। चुप हो जाओ, मैंने कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पायोंग चेओल और मेस लेने लगा। तो तुम डेट पार जा रहे हो? छोटा डोंगताई बड़ा हो गया। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है। डोंगताई बायोंग चेओल की बात सुनकर शर्माया। डेट पार? मेरी गर्लफ्रेंड? तुम क्या कह रहे हो? वो अब भी जिद पर था। मैंने देखा तुम क्या कर रहे थे यहाँ, हम सब जानते हैं। वो उसके कण में बोला, एक्साइटेड था। सुना है तुम उसके साथ रात बिताने वाले हो। तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डोंगताई ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? बायोंग चेओल ने जोश से कहा। और जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड कहते हो तो इसका मतलब? उसकी बातों से डोंगताई का दिमाग गुम गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यूंजू है, और कौन? आखिरी बात ने डोंगताई को डांग कर दिया। दिल जोर से धड़कने लगा। यूंजू मेरी गर्लफ्रेंड है? सच में? मैं यूंजू को डेट कर रहा हूँ। वही यूंजू? जैसे ही उसने पूछा, डोंगताई को यूंजू की साफ तस्वीर याद आई। और तुमने कहा कि मैं उसके साथ रात बिताने वाला हूँ? डोंगताई की हैरानी देखकर बायोंग चेओल गुस्सा हो गया। क्या मजाक कर रहे हो? तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ना? उसने डोंगताई का गाला पकड़ लिया। अब एक्टिंग बैंड करो, मरना चाहते हो? हाँ, तुम यूंजू को डेट कर रहे हो। शुक्रिया दिल पर नमक छिड़कने के लिए। ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। इसे कहीं दफना दो ताकि डेट पार ना जा सके। मुझे एक शवल दो। सियोंगोन और बायोंग चेओल ने अग्रीमेंट में कहा। दोनों उदास थे। यूंजू हमारी देवी है, पर तुम्हारे लिए हम ये परमिशन देते हैं। डोंगताई का गाला पकड़ा हुआ था। उसने पहचानी हुई आवाज सुनी और ऊपर देखा। क्या ये आवाज? बायोंग चेओल, तुम ठीक हो? और सियोंगोन भी? तुम सब जिंदा हो? डोंगताई के अचानक कुछ कहने से दोनों हैरान हो गए। हाँ, वो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। दौड़ा और बायोंग चेओल और सियोंगोन को गले लगा लिया। दोनों हैरान थे, समझ नहीं रहे थे। ओह, तुम्हें क्या हुआ? आज ये लड़का क्या कर रहा है? डोंगताई ने बहुत समय बाद एक खुशी वाली मुस्कान दी। हाँ हाँ हाँ, सच में। आखिरी बात ने डोंगताई को हैरान कर दिया। दिल जोर से धड़कने लगा। यूंजू मेरी गर्लफ्रेंड है? सच में? मैं यूंजू को डेट कर रहा हूँ। वो यूंजू है? मुझे नहीं पता ये सपना है या नहीं, पर मैं समझ गया हूँ कि क्या हो रहा है। स्कूल के कॉरिडोर में he choked Dongtae and pushed him down. Stop pretending. Do you wanna die? Yeah, you are dating Yoonju. Thanks for rubbing salt in our wounds. This guy keeps provoking me, so bury him somewhere so he can't go on dates. Give me the shovel. Seonggon and Byom Cheol agreed, both lamenting Yoonju is our goddess, but since it's you, we'll let it slide. Dongtae, being choked, heard familiar voices and looked up. What? This voice? Byom Cheol, you are safe. And Seonggon too. All of you are alive. Dongtae suddenly saying that made both of them panic. Huh? He? वीडियो देखने के लिए थैंक्स. Rushed to hug Byom Cheol and Seonggon. Both were bewildered, not understanding what was happening or what's wrong with you. What's gotten into this guy today? It had been a long time since Dongtae could smile so freely. Ha ha ha, I mean it. Dongtae's eyes welled up slightly. He felt incredibly happy. It's so good to see you all again. That's right, now I understand. I don't know if this is a dream or not, but I understand what's happening now. On the school hallway, Dongtae walked past the classrooms, and a girl greeted him. Hi Dongtae. He politely replied, hello.
The friend beside her whispered, "How do you know him? Is that the person you told me about?" They both left with giggles. "It's not him, come on." Dongtai walked happily, his heart stirred. "Without a doubt, this is the life of my dreams." Dongtai hears a sound from below. He leans over to look down. It's noisy below. Ouch. The friends are caught by the teacher. "I was wondering where the smoke was coming from, so you guys were smoking." Seonggon's ear is pinched by Teacher Park as he protests, but this is the first time. The teacher interrupts. Silence. "I see cigarette butts here." Seonggon pleads, "Teacher Park, don't hurt us." The teacher doesn't let it go. "Listen, these kids are the culprits." Seonggon's cries get louder. It was so loud that Dongtai could hear clearly. "Stop, you are tearing my ear off." He watched like a play. "This is the life I dreamed of, even before I knew about dice." Dongtai's footsteps lightly glide on the ground. Some girls tease him as he passes. "I heard it's your birthday today, Dongtai. Yoonju said she's waiting for you at the school gate." "A date, huh? So jealous." The teacher says warmly, "To prepare for the Olympics, I suggest you start preparing and counting down from now." A friendly classmate happily says, "Hey Dongtai, wanna have a match? Look at that chicken, he only cares about running to his girlfriend." Dongtai is immersed in happiness, not wanting to leave the life he dreamed of, whether it's hope or just a vain dream. Dongtai passes by a familiar figure. Someone slumps down and mutters, "I'm so jealous. Why can he date someone as pretty and cute as Yoonju? This whole world. Has nothing good ever come to me my entire life?" Dongtai stops and looks back, but the person is nowhere to be seen. He stands still in silence for a long time. Outside, school is over. Dongtai rushes out, his face beaming upon seeing Yoonju. "Yoonju, you are here, were you waiting for me?" Yoonju sees Dongtai, she slowly turns around. Yoonju, beautiful in the sunset, says, "It's just that I feel uncomfortable when people tease us about dating." She offers her hand to Dongtai. "Here, take my hand." "So what are we going to do today? Aren't we eating out tonight? Or should we just go straight to your place?" Dongtai is shy at Yoonju's boldness. "I thought you were more reserved, Yoonju." Seeing Dongtai not reacting, Yoonju urges, "Dongtai, what's wrong? Don't you want to hold my hand?" Dongtai freezes for a moment. He says seriously, "Yoonju, there are a few things I want to ask you." Yoonju innocently asks, "What do you want to ask me? Right now? What is it?" Her innocent expression makes it hard for him to speak well. Yoonju looks at Dongtai, waiting for his question. Yoonju's gaze flusters Dongtai. He still can't speak, forgetting what he was going to say. "I can ask now, but I don't know what to say anymore." Dongtai still hesitates. "What I want to know is, are we really dating, or is this just a joke?" The question repeats in his head. Dongtai hesitates. "Well, the first thing I want to ask you is, there's a girl named Mio." Before he could finish speaking, a basketball flies straight towards Dongtai from behind. A shout is heard from behind the fence. The ball flew out. "Watch out!" The ball flies quickly towards Yoonju. She shrinks back in fear. "Ah! Ah! Ah!" Dongtai rushes over. He stops abruptly, like a reflex. Dongtai raises his hand. Time pause. But this time the ball doesn't stop. It continues flying straight. The ball hits Dongtai hard in the back. Yoonju rushes over in panic. "Oh my god." Dongtai. After hitting Dongtai hard, the ball bounces off, rolling onto the street. Dongtai clutches his head in pain. Yoonju is frantic. "Are you okay? Does it hurt? Who threw the ball? Thanks for protecting me, but what were you saying about time just now?" Dongtai painfully realizes he has no strength left. "Ah, I can't use it." Yoonju wonders, "Use what?" Only Dongtai knows at this moment, a rank skill. Time pause. If dice never existed from the start. On the familiar street, it's getting dark. Yoonju's voice is playful. "Haha, seriously? That was just a crazy dream you had during your nap." Yoonju keeps teasing Dongtai. They chat animatedly. "So after dying and before being reborn, your fate was decided by a dice game." He pouts slightly. "Stop teasing me, or I'll quit." Yoonju smiles brightly, waving her hand. "Believe me, I'm not teasing, that game was just too captivating. Tell me more about the dream, please." Dongtai awkwardly picks up his food. Dongtai realizes it was just a dream.
After all, he still tells Yoonju so. This feels like living in the afterlife. In that dream, everyone was lining up, waiting for their turn to roll the dice. If you rolled a high number, you'd have a prosperous life, a handsome appearance, and be talented. Basically, you were guaranteed a successful life. It was as if your entire life depended on luck. Dongtae looks sad as he recounts everything, and when it was my turn, I rolled the dice and only got 1 point. Yoonju listens intently, though she doesn't understand. Dongtae continues, that's right, just 1 point, so I wasn't smart, and I was ugly and weak. Bullied every day, I thought this life was terrible. In the dream, he bitterly continues, I used to console myself, hoping my next life would be better. Yoonju reminds Dongtae, but I was the one who confessed to you. Dongtae is surprised, really? No way. Yoonju is angry, how could you forget something like that? Dongtae quickly explains, I was just kidding. Maybe I got too lost in that dream. Did you ever think things were the opposite because it was a dream? Then one day, everything started to change because I found the dice. Yoonju asks curiously again, dice? Dongtae explains it simply for her, that's the dice. A dice with special power, something seemingly created to change what was already destined. He continues, first, I searched everywhere for dice to change everything, like my face, height, strength, and intelligence. Then an accident happened. Dongtae's dream memories became vivid. He remembered the hard struggles. Fighting for power led to battles, and many people were caught up in it. They all had their own reasons to fight for the ultimate dice, which was said to make wishes come true. There was a kid who never grew up, just to find a playmate. There was someone consumed by anger and jealousy, trying to reset the world. Some wanted to erase the past, some wanted to excel in all fields, and some dreamed of wealth and fame. They fought to protect love, for justice, for friends, for revenge, or simply to play games and eat well every day. And there were also those who wished to win someone's heart more than anything else. Everyone fought to touch the ultimate dice. In the battle, I lost all my strength and fell off the cliff. At that moment, I woke up. Everything felt so real. Yoonju quietly ponders what Dongtae told her. She looks at Dongtae and asserts, Dongtae, hearing about all that, I'm sure it was just a dream. Dongtae, I'm sure it was just a dream. What? Dongtae is confused as Yoonju insists it was all a dream. Yoonju is resolute, yes, all of it. Dongtae doesn't understand why Yoonju is so sure. Why do you think it was just a dream? They walk hand in hand. Yoonju's words echo in Dongtae's memory. If it wasn't a dream, then who are you now? And me, your girlfriend? Or are we just ghosts? Or is this a parallel world? Dongtae happily holds Yoonju's hand and walks on, leaving his doubts behind. You don't need to think so deeply. The other world doesn't exist. We only have one fair, honest life, and no rebirth. They share earphones to listen to the same song. Dongtae still wonders, so what created this present moment? His deepest dream was to date Yoonju after using dice to change his appearance. Yoonju hums along to the song, a beautiful sight in Dongtae's eyes. The dream in his heart has come true. He doesn't know how to explain it. Dongtae sees a piano in front of him. He cheerfully encourages Yoonju to go play it. Yoonju is hesitant and doesn't dare to step forward, but Dongtae pushes her towards the piano. Yoonju reluctantly sits down on the bench. She pouts and turns to look at Dongtae as if blaming him. He watches Yoonju intently. Yoonju, if this life is the only one, what should we do if we don't like our current appearance? The image of Yoonju gliding over the keys brings back the conversation. What happens if we are born at a disadvantage, or make an unforgivable mistake? If we can't achieve our life's big dream, what do we do? Yoonju thinks that's a tough question. I guess we have no choice but to cherish what we have. The melodious music plays. Dongtae is mesmerized by Yoonju's gentle demeanor as she plays. He realizes she's playing Happy Birthday. Yoonju comforts him, but I'm sure of one thing, that's why this moment is so precious. Last note rings out. Yoonju looks at Dongtae excitedly, and he praises her talent. They walk together until evening. Yoonju is still curious, in your dream, what would you wish for if you had the ultimate dice? Dongtae hesitates. She sees his confusion. Are you keeping secrets from me?
What is it? Dongtai nervously scratches his head. He wants to ask clearly. Anyway, I wanted to ask this. There's a girl named Mio. Before he could finish, Yoonju exclaims, Dongtai, look. It's too crowded ahead, they must be organizing something. Yoonju rushes to see. She excitedly suggests, let's go. Let's see what's happening. Wait for me. Dongtai's eyes widen. He's surprised by the festival. On the street, people are packed on both sides. A parade passes with brilliant lights, led by a giant dragon. Everyone marvels at the beauty of the parade. A majestic and radiant effigy of Sun Wukong passes by, followed by various creatively made animal models. Girls in traditional attire, holding two large lanterns. The light reflects on Yoonju's pretty face. She exclaims, it's so beautiful. Dongtai agrees, yeah, it really is. Yoonju asks, did you know there was a parade tonight, Dongtai? Dongtai stares at the parade, mesmerized. No, I didn't know. A lion dance is performing in the parade. Children are lifted high to watch. There are even couples watching the beauty of the lanterns together. The happy scene stuns Dongtai. He's lost in the present moment. Above, giant colorful lanterns hang with slips of paper bearing wishes. Yoonju says softly, I wish the whole world were happy, and I hope this joyful moment lasts forever. She pauses slightly, and for the dicers in Dongtai's dream too. Yoonju's eyes sparkle, even if they are just dream people. I wish all their dreams come true. Hearing this, Dongtai suddenly falls silent, his face slightly flushed. Yoonju holds Dongtai's hand and prays, I truly hope they can. They hold hands tightly. Dongtai whispers, yes. The world seems to freeze, leaving only the two of them happy together. From afar, a familiar figure is eating a piece of bread. Mio stands in an alley, quietly observing. The city is filled with the happy laughter of the parade. Thanks to the parade, the city is filled with vibrant colors. Water cannon displays are held for the citizens. Dongtai and Yoonju leave the festival, walking together happily. The parade was amazing, wasn't it? Yes, we arrived just in time. Dongtai asks, are you hungry, Yoonju? Want to buy something to eat? Yoonju replies, I'm hungry, but more tired. Yoonju leans on Dongtai's shoulder, let's just go back to your place. Dongtai, caught off guard, blushes shyly, huh? What? Yoonju whines, I'm so sleepy, I could fall asleep while talking. Let's go. Her action makes Dongtai swallow nervously. Dongtai looks around, which way? Let me see, where was the bus stop earlier? I forgot. While Yoonju is teasing Dongtai, Mio suddenly appears before them. Dongtai, who was happy, suddenly looks up, huh? On the bridge, the three face each other. Dongtai doesn't understand what's happening. He stutters, am I? Mio, Yoonju beside him remains silent. A strange silence envelopes the three. Until Mio tips her hat and speaks, long time no see, fake Dongtai. Mio tips her hat in greeting, long time no see, fake Dongtai. And you too, fake Yoonju. As soon as Mio finishes speaking, the city seems to pause for a beat. Dongtai asks in shock, huh? What did you say? Calling us faked? What do you mean? Seeing Dongtai's panic, Mio doesn't rush to say more. Dongtai seems not to care about Mio's words. The important thing is that she's alive. He's so happy he tears up, you are safe. He tries to go to her, Mio. But Yoonju pulls his arm. She wants to take him away. Dongtai, I suddenly feel hungry. Shall we go buy something to eat? Dongtai doesn't understand what Yoonju is doing. Her actions in front of Mio make him uneasy. What? Yoonju still holds his hand tightly. My legs are tired. Shall we take a taxi to eat? Dongtai is pulled away quickly by Yoonju. What are you doing? Wait, Yoonju. Yoonju continues to plead. Come on, Dongtai. Mio just stands there watching them without a word. Dongtai is still being pulled away. He only manages to call out, Mio, wait here for a moment. Yoonju acts as if nothing happened, pulling Dongtai far away. He looks bewildered. Wait, Yoonju, why are you pulling me like this? Yoonju casually replies, I'm hungry. But that's Mio. Dongtai wants to turn back. Dongtai feels a knot untangle upon seeing her again. I thought Mio was dead. Finally, I've met her again. Dongtai doesn't understand what's happening right now. What is this? He's confused. Mio looks different. All her dice are gone. If her appearance from dice disappeared, then this is her real appearance, right? Yoonju doesn't care. You can contact her later.
You seem excited to see an old friend, but you promised to spend the whole day with me. Seeing Yoonju doesn't remember Mio, Dongtae says loudly, "What are you saying?" "That's Mio from our class." Yoonju seems indifferent. "Our class? I don't know our class has new students." Dongtae can't stand her indifference. "Why are you acting like this? Yoonju, you are very strange whenever I mention Mio." Dongtae pushes Yoonju's hand away. "Stop." "Wait, I told you to stop." Dongtae pushes her hard when she still doesn't let go. "Stop it." Yoonju is pushed hard, her face stunned. "Dongtae." Dongtae grabs her shoulders tightly and questions, "You are acting so strange, Yoonju. Why are you so weird?" He realizes this isn't the Yoonju he knew. She looks sad. "Dongtae, you are scaring me. I'm your girlfriend, I just want to be alone with you." This time Dongtae is firmer. "I was about to say the same thing. Everything is too perfect, like a dream, nothing is real. It's as if everything I wanted came true." He reflects, except Dongtae's face is thoughtful. "That makes everything even less real." Mio's voice comes from behind. "Bingo. You've realized it. Nothing is real." Dongtae turns around startled, looking at Mio bewildered. "What?" Behind him, Yoonju's face gradually becomes unusually worried. Mio walks up mockingly. "I just heard the lovebirds whispering." "Fake Yoonju, aren't you overdoing it a bit? Pretending not to know anything." Dongtae is shocked. "What?" Yoonju can no longer smile. Mio repeats Yoonju's words sarcastically. "I wish the whole world were happy. May this moment last forever, and may the Dicer's wishes come true." "I can't believe I just heard that." Mio continues to criticize. "Look at yourself, Yoonju. You don't even want to share." Dongtae. Mio walks up. "Do you think pretending like this will fool Dongtae? Are you so desperate that you want him to believe in this world to possess him?" Yoonju reacts strongly. "What? It's not like that." She lunges forward. "What nonsense are you talking about?" Dongtae tries to mediate. "Mio, I don't understand what you are saying." Mio remains calm despite Yoonju's reaction. "I wonder if you can keep pretending if I present the evidence." Yoonju is panicked. "Evidence?" Mio steps closer, making Yoonju step back. "What are you going to do?" Mio grabs Yoonju's bag strap and pulls hard. The bag is yanked off and falls to the ground. Yoonju shouts loudly, "What are you doing?" Mio silently watches Yoonju yelling. Dongtae tries to intervene. "Mio, why are you doing this?" Mio quickly grabs Yoonju's shirt and holds her back. Mio is determined to strip Yoonju in the middle of the street. Yoonju is embarrassed. "What are you doing?" Dongtae looks away, blushing. He can't look directly, only questioning. "Mio, what are you doing? You are going too far." Mio casually tells Dongtae to turn back. "Look." Dongtae hesitates. "What?" "I can't." Mio is insistent. "I don't know what you are thinking, but you need to look right now." Seeing Mio's anger, Dongtae peeks. "Huh?" Mio pulls up Yoonju's shirt to reveal her back. Dongtae immediately notices something strange. He remembers the scar on her back. It's gone. But he still tries to justify. "Maybe it was treated." Mio gets angry. "Say that again. You are misunderstanding. Nothing here is real." Yoonju covers her face and pleads. "Why are you doing this to me? Please let go." Dongtae says with concern. "Mio, stop it. You are making her uncomfortable." "What? Why do you still care about her feelings? This is all fake." He still defends Yoonju. "Okay, but let go of her shirt first." Mio is angry. "You still don't get the point. You don't know why Yoonju has a scar, and you don't understand what I mean when I say everything is fake." Dongtae still wants Mio to let go. "I don't understand what fake means," but Yoonju is uncomfortable. "Mio, why are you doing this? I missed you so much." His reproach disappoints Mio. She stays silent, not wanting to explain further. Dongtae continues. "If everything is fake, then what does that make you?" Mio can't take it anymore and swings her bag hard. Mio hits Dongtae directly with the bag, making him fall. The bag lands squarely on Dongtae's face. He takes the full hit. Dongtae groans in pain. "What is this one for?" Mio stands still, silent. Disappointment washes over her. Her eyes filled with sadness. "You are such an idiot." She's hurt that the person she loves is protecting another girl. "Why don't you think about my feelings?" Mio's accusation silences Dongtae. He realizes he went too far. Mio picks up her hat that fell on the ground. She runs away from Dongtae's gaze. He quickly calls after her. "Mio,
She cries out resentfully, I don't need anything anymore. Let you two lovebirds continue your date. Dongtae realizes he's about to lose her again. Wait. Don't go, Mio. She runs away under the dim lights, leaving Dongtae's calls echoing. Mio leaves, and the city returns to its original appearance, magnificent and dazzling like Dongtae's dream. Dongtae watches Mio's figure disappear into the distance. Yoonju remains seated with an unreadable expression. Her bag is still lying on the ground. Dongtae turns back to help her up. Can you stand, Yoonju? She is surprised. Didn't you notice what she just said? Dongtae asks about Mio. Is it okay to let Mio go like that? He falls silent, torn between chasing her or staying. He finally chooses Yoonju. If I chase Mio, you'll be left alone. Yoonju is touched. Is that okay? Choosing one thing means giving up another. He feels ashamed. Isn't it ridiculous? Wishing things would change as I want. I don't think I need to answer that question now. But she tries to assert one thing. I want you to know I'm not lying. I truly wish everyone happiness. Dongtae listens silently as Yoonju explains. He reaches out his hand to help Yoonju up. Yoonju sees that Dongtae isn't blaming her. She immediately grips his hand tightly. Dongtae replies, I know, because I feel the same way. They look at each other, hands clasped. That's because, in another reality, Yoonju sees Dongtae fall into a deep pit. The battle is not over. She is held back by Daewon. Wait. It's too late, we can't help him anymore. Yoonju can't believe she has to watch Dongtae disappear without being able to do anything. Deep in the pit, only Yoonju's scream echoes, Dongtae. He remains lost in thought, because I felt happy but also scared when Mio appeared. Dongtae runs to find Mio. He doesn't want to believe what just happened was a dream. I'm afraid of the thought that nothing is real. Everyone being happy is impossible. In the crowded street, Dongtae searches frantically for Mio. Mio. Where did you go? Mio, on the street, it seems no one cares about Dongtae. Dongtae looks around in panic. Mio. He only sees strangers. Mio, who was just here, has vanished. Earlier, when Dongtae helped Yoonju up, Yoonju was about to say something, but Dongtae spoke first. Thank you for making today so wonderful. Her eyes widen in disbelief. Dongtae repeatedly thanks her. Thank you for making an old dream come true. At this moment, Mio is running through the crowd, wiping tears resentfully. Mio's familiar figure comes into Dongtae's sight. He rushes over. Mio. She only glances back and continues walking, indifferent. Dongtae chases after her, holding her bag. Why are you running away? Don't go. Wait, you forgot your bag. I don't need it. I don't want to hear explanations. Dongtae denies. No, I'm not talking about that. He returns the bag. Here's your bag, you forgot it. Mio turns back angrily, her eyes welling up. You are hopeless. Is it fun to tease me? Why don't you go back to her? Why do I like this idiot? I don't want to see your face anymore. Mio's words make everyone stare at Dongtae. He panics. Hey, what are you saying? There are so many people here. Mio keeps running. I don't care if they hear me. Anyway, they're all fake. This world depends on you. Can you explain that more clearly? Do you mean I have the ultimate dice? Mio is disappointed. I don't want to talk to you, idiot. Dongtae still doesn't understand. I don't understand why you are so angry. Mio gets even angrier. Just do as you please, I'll disappear. That's what you want? She scolds without noticing she's about to bump into someone. Dongtae behind her warns, Mio, be careful. But it's too late. The two coffees from that person splash everywhere. Both Mio and the man fall backward. Dongtae rushes forward instinctively. Time seems to slow down. Mio is about to fall. Dongtae quickly rushes to her side. He throws his bag down, only caring about Mio at this moment. In the moment Mio is about to fall, and coffee is about to spill on her, Dongtae shouts her name loudly, Mio. He thinks he can't do it, then suddenly remembers. Time pause. Dongtae's words inadvertently activate the system. The world around freezes for a moment. The crowded people stop moving. The colorful fish and the high water jets are all frozen still. As she is about to hit the ground, Mio feels something soft underneath. Realizing what it is, Mio blushes shyly. Dongtae hugs Mio, relieved. Everything is frozen. Only the two of them face each other. Dongtae smiles gently with joy. Caught you.
She looks around, bewildered to see time has stopped. Huh? What? The man from earlier is also floating in midair. Dong-tai reminds her, you need to watch where you are going, you almost fell. What if I wasn't here? You'd be covered in coffee. His solicitousness angers Mio. She tries to break free and run again. Dong-tai immediately grabs her hand, not giving her a chance to escape. Let go of me. Dong-tai holds her hand tightly. No, I won't let you leave me behind and run away again. Dong-tai pouts, you'll get into danger again. Mio tries to push him away. I said let go. Suddenly Dong-tai hugs her tightly. No, I will never let you go. The unexpected hug makes Mio fall into his arms. She blushes shyly. Dong-tai hugs Mio tightly, both lying in the middle of the street. Mio struggles in embarrassment. He doesn't care. Anyway, everyone has stopped. He tightens his grip. Besides, didn't you say everything is fake? Mio shyly lies on top of Dong-tai and shouts loudly. Dong-tai happily hugs her, a happy smile on his face. Tears well up in his eyes. It's you, Mio. It's really you. I missed you so much. I won't let you go again. Mio finally stops struggling. She pouts, her eyes filled with sadness. In the silent city, they share warmth after being apart for so long. Time pause is still active. The lanterns are only in black and white. The city's residents are also affected by time pause. After lying for a while, Mio swings her legs and asks Dong-tai. Mio asks dreamily, how much longer are you going to hug me? Suddenly Dong-tai cuts her off. He stares at her, which she finds strange. What? Dong-tai says honestly, are you this light? Last time you seemed quite heavy. Mio blushes red and hits him. You idiot. What are you saying? Dong-tai pleads, stop it. I was just kidding. I don't care how much you weigh. He catches her hand. Stop it. I'm just so happy to see you again. Mio hears this and shouts loudly, not happy at all. Suddenly she bursts into tears. You don't know anything. Dong-tai looks at her bewildered. Don't be angry. I'm overjoyed to see you. Mio shakes her head, completely disbelieving. No, you liar. She cries and yells, all her pent-up frustration pouring out. In the end, you don't know anything. Mio's tears fall on his scratched face. Dong-tai looks at Mio sobbing in shock. His gaze softens, losing its playful teasing. Dong-tai sits up and pats her back comfortingly. Mio, why are you angry? What happened? I don't know. I don't want to talk about it anymore. You've been sulking ever since we met on the bridge. Mio is still crying. Dong-tai anxiously wants to know the truth. Mio, tell me, what is this world? He recounts with doubt. After waking up, everything suddenly became strange. Yoonju likes me. I became popular at school. Yoonju's scar disappeared. No one got hurt by dice. Dong-tai suspects everyone is happy. Before, time pause didn't work, but now that I can activate it, I feel despair. It's strange. It seems this world works according to my wishes, even though I don't even have the ultimate dice. Mio stops crying and listens silently. Dong-tai moves slightly. He starts to suspect, so I think. His gaze is filled with regret. Is this world just a deception? If this isn't a dream or a parallel world, a memory flashes. Yoonju's words echo. There's no afterlife or rebirth. You can't come back to life. Dong-tai finally accepts this deceptive reality. Mio's eyes are still teary. Dong-tai says softly, Mio. He is confused. Did I die? Meanwhile, in another reality, Dong-tai was swallowed by the darkness of the endless abyss. A black screen covers everything. Yoonju can only watch him fall and call his name. No. Dong-tai. Ji-yoon stands stunned, watching Dong-tai fall after the shot. She breathes heavily after the tension. I shot Dong-tai. She looks down at the gun to confirm. I killed him. Ji-yoon turns back for confirmation. We took him down, right? Did I really take down Dong-tai? Then she becomes confused. Or was it the shot from the tank? Inside the tank, Chul-hyun is indifferent. Who cares who killed him? I didn't get any XP. He says while munching on snacks. The important thing is that the two who ran ahead, Myo-young and Dong-tai, have both withdrawn from the game. Chul-hyun asks X, who is playing with the controller, but X, are those two really dead? If they are dead, the game should be over. X appears indifferent. Who knows? He checks the system. How many cons does he have left?
The system shows 0. X size, long, let's see. We have 3 A rankers surviving. No, more like one-on-one. The scene is desolate. Mio and Deung are still floating over the bottomless abyss. Inside the tank, X is excited. Guess who will win? Chulhyun joins in, betting. He analyzes. Yoonju has almost no dice left and she has to carry that useless guy. However, she has skills very suitable for this deathmatch. X corrects Ji-yoon, hold your gun steady and be decisive. Why are you waving your hands around like an idiot? He provokes. What are you waiting for? Crush and burn her already. Ji-yoon sees an opportunity. If I take her down, I'll be the last one and get the ultimate dice. The tank continuously fires at Yoonju and Deung, the sound of cannons tearing through the air. Ji-yoon has no intention of stopping even though they can't fight back. Both float, dodging the attacks. Deung tightly grabs Yoonju's hand. Ouch, I told you not to shoot. A bullet grazes past, tearing his shirt and leaving a large scratch on Deung's back. He cries out in pain. From above a scream is heard. Why? I thought we were a team. Ji-yoon snaps into the radio. What are you guys doing? Can't you even hit them? The reply from inside is, the distance is too far, we can't aim accurately. Ji-yoon loses patience. Just one precise shot, try harder. Chulhyun crawls out from the top of the tank. This tank isn't for anti-air, is it? Easy to say, hard to do. He suggests, if you want to take them down, tell them to come down here and fight fairly like dicers. Ji-yoon is startled. She disagrees. She says into the radio, keep firing, we'll take them down when they fall. She thinks to herself, fight directly with a psycho. I only have cloaking. Ji-yoon requests, give me something stronger. A jet or a missile, anything. Her hand tightens on the radio. Ji-yoon finds her teeth in tension. Just one more step, I'll get the ultimate dice and a new life. Chulhyun sneers at her appearance. Continuous shots target Yoonju and Deung as they float and dodge. Deung is desperate. Yoonju, what do we do? We escaped that boss, but it's not over yet. Let's run. Rocks around them crumble into the abyss. Nothing can withstand Ji-yoon's firepower. While everything collapses, in the distance, there's a patch of land still intact. Deung points, look. Over there, on the left, I think that's Dongtae. He shouts to Yoonju, fly there. Do you want to be target practice here? The tank fires again. Deung repeatedly urges, hurry. In the critical situation, Yoonju hesitates then makes a decision. I'm sorry, Deung. I don't have enough dice to bring us back anymore. His answer fills him with despair. What? What the? Before he could finish, both fall into the abyss before Ji-yoon. Their screams echo, surprising X and Chulhyun. The sudden fall catches Ji-yoon off guard. She looks bewildered. What? Meanwhile, Deung is still falling downwards. The two are gradually swallowed by the abyss, just like Dongtae. Yoonju tightly grips Deung's hand as they fall. He yells, I don't want to die. Let go of me. The coward cries and yells loudly, no. Never. If you want to rush to your death, go do it alone. Because the surrounding rocks had collapsed, other people were also unintentionally caught in the battle. A few more people fell into the abyss. Deung loudly blames Yoonju. Why did you suddenly jump into the abyss? She simply states, Dongtae is down there. Deung doesn't grasp her meaning. What? What do you mean? Yoonju affirms again, I can't leave him behind. I will save Dongtae. Dongtae asks sadly, hey Mio, did I die? Mio doesn't answer Dongtae. Seeing this, Dongtae continues to deduce, so, I can only meet you, Mio. His face is in pain. Not because you are alive. Mio still doesn't respond. Her silence merges with the silence of the world. It seems, Mio's silence is the clearest answer. Dongtae quickly realizes, I see. I really did die. Dongtae touches the wound on his stomach. The wound was caused by the bullet from Ji-yoon's gun. I really died. He touches the wound, regretfully realizing the truth. A world where everything was complete, so it wasn't a dream. Dongtae gradually accepts reality. Did I really fall into the abyss? That's all there is to it. All were just vain thoughts. Dongtae lowers his head. I'm sorry, Mio. In the end, I couldn't get the ultimate dice. With that power,
I once swore I would change this world and do everything to save you. Dongtai is in pain, he always blames himself. But in the end, Dongtai's hands fall limply in helplessness. I can't change anything. Mio is heartbroken to see Dongtai blaming himself. Her eyes are teary. No, don't say that. I can't accept this ending. Mio tightly grips Dongtai's shirt. What do you mean you can't change anything? Mio stutters. Her past image appears, an overweight, unattractive girl. You changed me, you changed my world. She painfully collapses into Dongtai's arms. It's not over yet. On the other side, Devung is furious hearing Yoonju say she'll save Dongtai. Wake up. Dongtai is dead. You saw him fall to his death yourself. As he falls, he curses, are you trying to kill us to save him? What are you thinking? Yoonju reminds him, we need to defeat X. Devung is suspicious. What? She quickly explains, it's not that the last A ranker gets the ultimate dice. The only way is to defeat X to take it. We can end this war. Devung is stunned by Yoonju's words. He is both scared by the fall and has to think about the information she gave. We need to do what Dongtai showed us. Yoonju continues explaining what needs to be done. We have to break the rules created by X again and again to find an opportunity. So, they fall faster and faster, falling endlessly. Memories of Dongtai appear in Yoonju's mind. He always protected her from life-or-death situations. I need Dongtai. Suddenly Devung clings tightly to Yoonju. Huh? Something's strange. Hold on tight. Above, Hyun stands stunned seeing Yoonju voluntarily dive down. Chaehyun also crawls out from inside the tank. Hyun breathes heavily. She suspiciously wonders, what did she just do? As if to confirm again, Jiyoon walks to the edge of the abyss, constantly wondering, did she really jump? Just to save someone else. Chaehyun walks up from behind. This is awkward. How could she survive and come back? This is the final round of the deathmatch. Jiyoon is also confused, not knowing what will happen next. Chaehyun asks Mr. X, what will happen to the deathmatch? Is this the end? Where will we find any more A rankers? X doesn't reply. Chaehyun continues calling Mr. X. Mr. X? Are you going to stay in the tank? You can come out now. Jiyoon suddenly looks at Chaehyun. She realizes this kid is also an A ranker. Jiyoon's hands tremble as she holds the gun, her finger already on the trigger. Chaehyun notices her intention. He squints. If you are planning to fight me, I'll pass. I have no intention of fighting. Jiyoon can't believe it. She asks again, what? Chaehyun patiently repeats, I said I'm not interested in the ultimate dice. Jiyoon doesn't believe Chaehyun. She looks suspicious. Because we cooperated in the game, I'm like a temporary game manager now. What should I be called? Hearing this, Jiyoon wonders, don't you have any wishes? What I want? I want to know where the people who fell down here are. Will they really bring Dongtai back? Suddenly, X rushes between Chaehyun and Jiyoon. If they don't come back, the deathmatch ends here. Chaehyun is surprised. Huh? Really? X smiles. Who knows if they'll come back? Shall we bet on the outcome? Can little Yoonju bring Dongtai back? X is amused by the new bet. I bet 100% that won't happen. Meanwhile, Devung and Yoonju are still falling into the abyss. His screams grow louder. Something's strange. Don't go down there. Devung says while struggling, this place just feels like bad omens. He doesn't need to say more. Yoonju also notices something is wrong with the abyss. Inside the abyss, the unfortunate ones who fell haven't died yet. They float as if sinking into a deep sleep. In front of Yoonju are many dicers motionless in a giant pool of water. She is stunned. This is deep within the water, a giant cube-shaped object gradually appears, hidden in the water. Yoonju immediately recognizes it as the ultimate dice. Without thinking much, Yoonju rushes down with Devung. The water surface, which was calm, suddenly ripples violently. A giant object plunges into the deep water. The object keeps sinking without reaching the bottom. Seeing this, Devung is worried. Huh? What is that weird thing like a block of oil? He yells loudly.
insisting on convincing Yoonju to turn back. It's dangerous to go any deeper, we'll suffocate. It's too dangerous, let's go back. Yoonju looks up, they are already far from the opening. No way, we can't go back now. I need to save Dongtae. Although she says that, Yoonju is also worriedly calculating, how many more dice do I need? Unable to persuade Yoonju, Devung is confused. Suddenly, he sees something in the distance. Devung tightly grabs Yoonju's hand. Hey, look over there. Down there on the left, I think that's Dongtae. Yoonju looks, what? Devung quickly shouts, it's Dongtae, do you see him? Hearing Dongtae's name, she also becomes anxious and asks, where? Dongtae is lying motionless among many people. It seems Dongtae is still alive, just in a deep sleep. Having located Dongtae, Yoonju rejoices, Dongtae. Without further delay, she rushes down. Carrying Devung, who is hanging onto her arm, she rushes towards Dongtae's position. I'm coming to save you. He is scared by her. Wait. No, Yoonju dives close to the water surface. She dives deep down. Suddenly Yoonju's consciousness fades. Her head spins as if hit hard. I can't go any deeper. Yoonju struggles to pull Devung deeper, as if pushed back by some mysterious energy. The pressure of the water makes Devung constantly want to turn back. Hey, give up and go back. But at this moment Yoonju's eyes are only on Dongtae. Suddenly Yoonju stops swimming. She shouts loudly, Dongtae. Dongtae doesn't wake up and drifts further away. Can you hear me? Wake up, Dongtae. Wait there, Dongtae. At this moment, in Dongtae's dream, he asks Mio confusedly, what do you mean it's not over yet? What are you talking about, Mio? If I'm really not dead. Dongtae still doesn't understand what this world is. Then where is this? For Dongtae, this is like heaven. A world where he is loved by everyone, loved by Yoonju, not treated like a delivery person or harassed. A world he obtained thanks to you, Mio. A world with everything he wants. Dongtae and Mio look at each other. He wonders, isn't this the afterlife? Mio avoids Dongtae's gaze. She explains, this place is the remnant of a dream. It's the boundary between life and death, where all desires are forgotten and sink into slumber. At this moment, in reality, Yoonju is still trying to get closer to Dongtae. Can you hear me? Please. Suddenly, next to Dongtae, someone gradually dissolves. Yoonju is stunned. She doesn't know how to describe what she just saw. The dice of the person who dissolved flows towards the ultimate dice. It glows. The smaller dice disappear one by one. Yoonju wonders, is it being absorbed? Inside the dream, Mio also explains to Dongtae, if time keeps passing like this, it will soon disappear. Above, X is still monitoring the situation. He is amused. This is interesting. The image of Yoonju appears under X's gaze. End the death match. Ji-yoon also looks down into the abyss, praying silently, please, please don't come back. Just stay down there forever. In the dream of Dongtae, Mio is still explaining, this place is not exactly death or life, it's in between. Mio's voice fades, but if you continue to stay here, even you, Dongtae, will become part of the ultimate dice like the others. You will surely die. Mio's explanation shocks Dongtae. Before he can react, his body suddenly shatters into countless cubes. In the real world, another person disintegrates and is absorbed. This makes Yoonju even more hurried. She rushes faster towards Dongtae. Devung also sees the bizarre phenomenon. His face turns pale. What is this? Did you see that? He just disintegrated and was absorbed by the ultimate dice. He tries to hold Yoonju back. No. What if you get caught in that too? Devung's words fall on deaf ears. Yoonju decides to see it through. Anyway, I don't have enough dice to go back. Above, the group of three is still watching. Chaehyun is curious. It's been a while, hasn't it? How much longer do we have to wait, Mr. X? Ji-yoon still prays silently, please don't come back. She can only pray, just stay stuck down there, don't come back. At this moment, Yoonju is still trying to save Dongtae.
More and more, Taisers are disintegrating and being absorbed. In the dream, Dong Tai's cubes scatter. I understand. Dong Tai's hands fall limply on the ground. He tells himself, no wonder I felt like I was dreaming. It's like I really died. A world that I wished for could never be real. Dong Tai has accepted reality. He realizes that everything he has experienced so far has never gone his way. Memories from childhood flashback. Back then, his home was always filled with his parents' curses, get a divorce. Only the TV with its fantasies by his side when he was most lonely. The things I wish for will never come true. In a school competition, Dong Tai runs with all his might. He strives to at least achieve something. Dong Tai holds in his hand a school commendation letter. On the spectator stands another student is being awarded. This student is an excellent role model for everyone. Dong Tai doesn't heard an announcement. This student is an excellent role model for everyone. Dong Tai didn't छुपा ली उसने वो गुनहगार निगाहें. डाइस इतना खास क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मियो ने कहा. हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है. उसका चेहरा कभी पुराना, कभी नया, खूबसूरत हो रहा था. जिंदगी, तुम्हें वो सब नहीं मिलता जो तुम चाहते हो. जब भी कुछ तुम्हारे हिसाब से होता है, वो बस कुछ पाल के लिए होता है. और इसलिए वो छोटे जिंदा पाल खास बन जाते हैं. जैसे फूलों की बारिश. ऊपर एक फूलों की बारिश खिल उठी, अंधेरी रात में चमकती हुई. डोंग टाई ने आंखें उठाकर देखा उस खूबसूरत पाल को उस चमक में खोया हुआ. मियो की आवाज धीरे धीरे धुंधली होने लगी. तुम बाहर. यूंजू अभी भी उस अनजान दीवार को तोड़कर डोंग टाई तक नहीं पहुंच पा रही थी. डोंग टाई, होश में आओ, वक्त जाया करने का नहीं है. यूंजू बेचैन थी. वो बस यही चाहती थी, काश मैं वो दीवार तोड़ पाती. डोंग टाई अब भी सपने में बेहोश पड़ा था. बाहर क्या हो रहा था उसे खबर नहीं थी. सिस्टम ने एक अलर्ट दिया, लेविटेशन. बाकी समय 58 सेकंड्स. सिस्टम बाकी डाइस को सिंक्रनाइज कर रहा है. जब लगा कि सब खत्म हो गया, तभी यूंजू का हाथ दीवार से पार हो गया. उसने हाथ बढ़ाया डोंग टाई को पकड़ने के लिए. आंखें खोलो डोंग टाई, मेरा हाथ पकड़ो. यूंजू और डोंग टाई के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, जैसे दो अलग दुनिया में हो. मिलना नामुमकिन था. एक ऐसा पाल जो कभी कभी ही मिलता है. जबकि गिरना और टूटना तो बहुत आसान है और बेकार है उन चीजों को बचाने की कोशिश करना जो शायद बचाई नहीं जा सकती. ऊपर जीयून अभी भी बदबदती रही. नहीं, वापस मत जाना. वो खुश हुई. बस थोड़ी देर और मैं एरन कर बैन जाऊंगी. उसने वो कमेंट्स याद किए. तुम मर जाओ तो अच्छा है. तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, नाकाम इंसान. इस बार वो डरती नहीं थी. तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं ऐसे नाकाम लोगों को अपनी जिंदगी पर कब्जा करने दूंगी? जो चीजें मुझे तकलीफ देती है सब खत्म होनी चाहिए. अल्टीमेट डाइस से मैं अपनी जिंदगी वापस पा लूंगी. एक्स ने नीचे गहरे ख्यालों में देखा और आखिर में फैसला किया. हो गया, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उसने घोषणा की कि जंग खत्म हो गई है. एक्स ने लंबी अंगड़ाई ली. हो गया, मुझे और इंतजार नहीं करना. इसलिए उसने जोर से ऐलान किया, ये जंग खत्म हो गई है. एक्स की ये घोषणा सुनकर जीयून खुश हो गई. उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंग खत्म हो गई है. खत्म हो गई? चायह्यून ने पूछा. सच में? एक्स को गुस्सा आ गया. इंतजार करने से भी नतीजा वही रहेगा. दूसरे डाइसर्स ने ये सुनकर खुशी से रुक गए और सबने एक्स की तरफ देखा. भीड़ में शोर मचा. खत्म हो गई? सुन रहे हो? सच में? सब खुशी से चिल्लाने लगे. तो अब कोई सजा नहीं मिलेगी ना? बहुत अच्छा, हम जिंदा है. चीखें गूंज उठी. हम जिंदा है. हमने डाइसर्स की तरह हिम्मत रखी. अब वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में चलते हैं. वॉकी टॉकी जीयून के हाथ से गिर गया. जीयून खुशी से झूम उठी. उसकी आंखों में चमक आ गई. मैंने कर दिखाया, मैं जिंदा हूं. वो कांपते ह्यू एक्स के फैसले का इंतजार करने लगी. एक्स फाइनल रिजल्ट बताने वाला था, तो जो एरैंकर बचा है वो है. चायह्यून ने रोकते हुए कहा, रुको, वो अभी भी जिंदा है.
उस गहरे ख्यालों के नीचे अभी भी साइकिक पावर है। अगर अभी खत्म किया तो पता नहीं कौन जीता। क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा? जीयून की आंखें छाए ह्यून को डरवानी तरह से देख रही थी। वो लड़का उसकी आंखों से डरकर कांप गया। जैसे कि छाए ह्यून जल्दी से समझाया, अगर सोचा जाए तो तुम्हारे जीतने के बाद अगर कोई और गहराई से निकले तो ये नियम के खिलाफ है। खेल के तो नियम होने चाहिए। क्या गेम मैनेजर को नियम फॉलो नहीं करने चाहिए? एक्स ने छाए ह्यून की बात ध्यान से सुनी और उसने भी सीरियसली सोचा। कुछ देर बाद वो मान गया, हाँ, क्योंकि ये गेम है और मैं मैनेजर हूँ। मुझे अल्टीमेट डाइस चाहिए, पार अगर बीच में रुक जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। जीयून डर गई जब उसने देखा कि फैसला बदलने वाला है। हकीकत में एक्स ने एक नया तरीका बताया, तो बस यही एक तरीका है। उसने एक आर ग्लास बनाया। जीयून को शक हुआ कि आगे क्या होगा। आर ग्लास। एक्स ने नया नियम बताया, हम इस मिनी आर ग्लास से समय नपेंगे। जैंग तभी खत्म होगी जब रेड पूरी खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? छाए ह्यून ने हाँ कहा, शायद। उसने दोबारा कहा, अगर कोई नहीं उठा तो मेन आईएसी बैंड कर दूंगा। बहुत गहराई में देवुंग अभी भी यूंजू को रोकने की कोशिश कर रहा था। आए, हार मान ले यूंजू, वापस चल। नहीं नहीं, हमें हार मान लेनी चाहिए। वो यूंजू का हाथ पकड़ रहा था जब वो डोंगटाई को बचाने जा रही थी। यहाँ फैंस गए तो हार जाएंगे। हार मान ले, नहीं हो पाएगा। अभी सही समय नहीं है, प्लीज। यूंजू अभी भी जोर लगाकर अंदर जा रही थी। उसे विश्वास था कि वो डोंगटाई को बचा सकती है। लेकिन डोंगटाई यूंजू की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो चुपचाप पड़ा था। देवुंग यूंजू का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। आए, जरूरी ये है कि क्या हमारे पास वापस जाने के लिए डाइस है? ये बात सुनकर यूंजू को होश आया। देवुंग ने याद दिलाया, अगर हम लेविटेशन यूज नहीं कर पाए तो हम भी डोंगटाई की तरह मर जाएंगे। अगर हम मर गए तो क्या डोंगटाई ने वक्त जाया किया? मैं गलत कह रहा हूं क्या? यूंजू ने अपने होंठ कास लिए। उसे पता था कि वो सही कह रहा है। इस समय सिस्टम ने अलर्ट दिया। यूंजू ने सिस्टम अलर्ट देखा। ऊपर की तरफ आर ग्लास लगभग खत्म होने वाला था। एक्स भी काउंट डाउन कर रहा था। 20 सेकंड्स लेफ्ट। 18 सेकंड्स। 14, 13। छाए ह्यून ने जीयून की तरफ देखा। एक्स अभी भी आखिरी नंबर्स गिन रहा था। 10, 9, 8, 7। जीयून टेंस थी। दिल हर काउंट के साथ तेज धड़क रहा था। 6, 5। उसके हाथ उसके कपड़े कास कर पकड़ लिए। वो कांप रही थी। जीयून खुश हुई, ज्यादा समय नहीं बचा। आर ग्लास की आखिरी रेड के कान भी नीचे गिर गए। मैं जिंदा हूं। जीयून ने आंखें कास कर बंद कर ली। उसने आगे की खूबसूरत जिंदगी की कल्पना की। फोन पर मैसेजेस आ रहे थे। सब समझते हैं। क्या ये तुम हो? अगर कुछ है तो मुझसे बात करो। आए, जवाब दो। क्या तुम जिंदा हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो आने धुएं में मिल गए। सच में? वाओ, सच में? ठीक है। जीयून बाहर निकली। गर्म धूप में खुशी से सड़क पर घूमने लगी। उसके बाल हवा में हल्का लहरा के। जीयून ने एक खूबसूरत ड्रेस पहना और दोस्तों से मिलने गई। खुशी से बोली, तुम सब मेन लेट हो गई, सॉरी। सब खुश हुए। जीयून कितने टाइम बाद? दोस्त तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज जीयून बहुत सुंदर लग रही है। सुना है उस गली में एक क्यूट कैफे है, चलते हैं? जीयून का चेहरा खिल उठा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जीयून ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसने जीत की खूबसूरत तस्वीर की कल्पना की। आसमान काला हो गया था। आर ग्लास कम होने लगा था। जीयून बस एक्स से अलर्ट का इंतजार कर रही थी। एक्स ने कहा, पर वो जीयून की जीत की घोषणा नहीं थी, बल्कि ये थी जंग फिर से शुरू। जीयून डर कर चौंक गई। जल्दी से पलटकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ये अभी तक क्यों नहीं खत्म हुई? उसने उड़िए ह्यू डायरेक्शन में इशारा किया। जीयून ने एक्स के इशारे की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। यूंजू कुछ सेकंड्स बाकी होन पार आ गई थी। यूंजू हम्बफनी हुई। पेट पर जख्म पकड़कर उसने आवाज लगाई, जीयून। जबकि
चायह्यून बहुत कंफ्यूज्ड था। अकेले है? वो टिल्टेड आइज वाला डायसर कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसे खो दे। जीयून गुस्सा हो गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, चेहरा बिगड़ गया। वो बार बार पूछते रही, क्यों क्यों? वो पागल सी हो गई जब उसने देखा कि यूंजू जिंदा है। क्यों? तू वापस क्यों आ गई? क्यों? यूंजू का चेहरा शांत था। वो बस जीयून को देख रही थी जो निराशा में पगला रही थी। कुछ मिनट पहले गहराई में यूंजू अभी भी डोंगताई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देवुंग चिंतित था। यूंजू, जरूरी ये है कि क्या हमारे पास वापस जाने के लिए डाइस है? ये सवाल उससे होश में लाया। देवुंग ने यूंजू की खतरनाक हरकत को रोका। अगर हम लेविटेशन यूज नहीं कर पाएंगे तो हम भी डोंगताई की तरह मर जाएंगे। यूंजू ये जानती थी पर जिद पर अड़िगी थी। देवुंग ने डांटा, मैं गलत कह रहा हूं, हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। सिस्टम ने भी अलर्ट दिया, एक्टिवेट करने के लिए डाइस कम है, कृपया और डाइस डालो। पर अभी यूंजू जमीन पर आ गई थी। जीयून के सामने यूंजू जख्म पकड़कर हाफ रही थी। वो हैरान थी। जीयून को लगा कि जीत उसकी हो गई है। एक्स मुस्कुराते हुए बोला, जंग जारी रहेगी। जमीन के आसपास पठार टूटने लगे। एक बड़ा हिस्सा टूटकर गहराई में गिर गया। जीयून पागल की तरह चिल्लाने लगी, क्या? क्यों क्यों? वो पागल हो गई, आंसू और खून चेहरे पर मिल गए। तू अभी भी जिंदा है? क्यों? उसने ऊँट था जो पहाड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। अंजू उसकी तरफ पलट गई। देवुंग मुश्किल से चिल्लाया। गहराई में एक ध्वनि हुई। डोंगताई के सपने में ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। उसने मियो के साथ गुजारे खूबसूरत पाल याद किए। डोंगताई को और हिम्मत मिली। वो ऐसे हार नहीं मान सकता था। वो पाल याद करता था, उसकी जिंदगी में वो खास पाल। वो उन्हें फिर से पकड़ना चाहता था। उसने फैसला किया, मैं सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। डोंगताई ने अपना फैसला कर लिया था। जैसे ही उसने इरादा किया, एक आवाज आई, पर तुम तो सच में मर गए हो। डोंगताई डर कर पैल था। वो आवाज जो कहीं से नहीं आई थी। उसने कहा, खुद को देखो, तुम हार गए और सारे डाइस खो दिए। अब तुम भी यहाँ हमारे जैसे गिर गए हो। कई आवाजें आई, हाँ, हम भी ऐसे खत्म नहीं होना चाहते थे। तुम्हारी किस्मत अलग कैसे? मैं हार नहीं मानूंगा। ये खत्म नहीं हुआ। हर किसी की अपनी ख्वाहिश थी, वो खास बनना चाहते थे। पर दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं होती। जमीन पर अंजू धीरे से बोली, देउंग, तुम बाहर क्यों नहीं निकले? देउंग ने हल्के से कहा, चुप, शांत रहो। अंजू हैरान थी उस चीज से जो उसने दिखाई। देउंग ने अंजू को वही वॉकी टॉकी दिया जो पहले था। डोंगताई की यादों का एक हिस्सा सामने आया। एक अनजान आदमी उसे डांट रहा था, इस निराशा भरी दुनिया में तुम्हें ही फायदा क्यों मिल रहा है? वो आवाज अजनबी और जानी पहचानी थी। डोंगताई ने पहचान लिया कि वो उसका पुराना दोस्त ब्यूंगचूल था। अंजू की तरफ देउंग वॉकी टॉकी में बार बार बोल रहा था, शूट, जल्दी शूट कर। अंजू चुप थी, उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। टैंक अभी भी कमांड नहीं ले रहा था। देउंग गुस्से से चिल्लाया, मैंने क्या कहा, नहीं सुन रहा? जल्दी उन पर शूट कर। देउंग की चिल्लाने की आवाज ने म्यूयान का ध्यान खींच लिया। वो चिल्लाया, शूट। ब्यूंगचूल डोंगताई के सामने खड़ा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वो पाल याद आए जब यूज सताया जाता था। डोंगताई ने खामोशी तोड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। सुकसून कहाँ से आ गई? उसने कहा, तो क्या है? अगर नहीं तो खास बनो। क्या तुमने सच में कोशिश की? मैंने किसी से ज्यादा कोशिश की थी ये जीतने के लिए। देनाम भी आ गया, हिम्मत रखो। कॉलेज में लेट एंट्री करने वालों को कम मत समझो। डोंगताई भी वहां था। या तुम्हारा कोई खास पास्ट है? उसके गले पर वो निशान दिखा। एक दुखद पास्ट जो इंसान को खास बनाता है। जुवन वहां पड़ा था। डैम इट, एरन कर स्किल यूज करने के लिए डाइस कम पैड गए। यूंजू जल्दी से जीयून के पीछे दौड़ी। एक्स का चेहरा खुश हो गया। दोनों वॉकी टॉकी के लिए लपके। जीयून पहले पकड़ पाई।
यूंजू ने उसका हाथ रोका। वो टेंस थी और वॉकी टॉकी छीनने का मौका ढूंढ रही थी। जीयून ने जल्दी से वॉकी टॉकी में कहा, टैंक। पूरा कहने से पहले जीयून ने यूंजू का हाथ धक्का देकर हत्या। दोनों के झगड़े में वॉकी टॉकी जीयून के हाथ से उड़ गया। वॉकी टॉकी गहराई के किनारे पर जाकर रुक गया। जीयून और यूंजू दोनों रुक गए, वॉकी टॉकी को देखते हुए। बस कुछ मिलीमीटर दूर था गिरने से। ये देखकर यूंजू ने आगे बढ़ने की कोशिश की। जीयून ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। छाए यून और एक्स बगल में खड़े आखिरी जैन देख रहे थे। छाएह्यून ने कहा, वाओ, ये तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। जीयून ने यूंजू को दबोच लिया, हांफते हुए पूछा, तू क्या कर रही है? क्यों एरैनकर स्किल यूज नहीं कर रही? सोचती है मुझे हराना आसान है? ट्यून तो स्टैट्स भी नहीं बढ़ाए। यूंजू ने जीयून की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी नजर वॉकी टॉकी पार थी। कुछ देर बाद जीयून ने समझ लिया, मैं समझ गई, तेरे पास डाइस नहीं बचे हैं। ट्यून सब डिफेंस में उसे कर दिए, है ना? जीयून जानती थी कि अब छुपा नहीं सकती। उसने माना, तुम सही कह रही हो, मैंने डिफेंस में बहुत ज्यादा उसे कर दिए। उसने याद किया, जब वो गहराई में थी, उसने देवम से कहा था, बचे ह्यू डाइस से पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है, बल्कि बहुत कम है। देवम डर गया और दांता, क्या? अब क्या करें? मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। देवोंग को यूंजू को ऊपर जाने के लिए कहने का और कारण मिल गया, वापस चल। हमें इस जगह नहीं आना चाहिए था, अब जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से है। उसने हल्के से होंठ हिलाए, माफ करना। डोंगटाई नीचे अभी भी बेहोश था। देवोंग परेशान था। कुछ देर सोचने के बाद RGRRR आखिर में उसने फैसला किया। उसने अपनी पंत की जेब में हाथ डाला, ठीक है, सब ठीक है। उसने सारे बचे ह्यू डाइस निकल लिए, ये मेरे सारे डाइस हैं। हम ठीक है ना? अगर तुम्हारे और मेरे मिलकर तो हम वापस जाने के लिए काफी है। मुझे पता है तुम डोंगटाई को अब बचाना चाहती हो, तो जल्दी वापस चलते हैं। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? क्यों नहीं ले रही? उसने पहले ही कह दिया, बस एक बात कह रहा हूं, मैं ये मुफ्त में नहीं दे रहा। यूंजू ने देवोंग के डाइस देखे। यूंजू का चेहरा बेजान था। देवोंग ने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, वो परेशान हो गया। यूंजू आखिर में यूंजू मान गई, ठीक है, वापस चलते हैं, पर बस एक आखिरी बार। ये कहकर यूंजू ने अपना एक डाइस निकला, कृपया मेरी जिद को समझो। वो हैरान था, क्या तुम्हारे पास भी डाइस है? ये डाइस टाइबिन ने दिए थे। यूंजू ने मुश्किल से फैसला किया। यूज पता था कि ये एक बेवकूफाना फैसला हो सकता है। यूंजू ने आखिरी डाइस नीचे गिरा दिया। डाइस शांत पानी में गिर गया, हल्की लहरें उठा दी। देवोंग हैरान था, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अचानक डाइस क्यों फेंक दिया? डाइस यूंजू के हाथ से निकलकर गहराई में डूब गया। देवोंग की चिल्लाने की आवाज नहीं रुकी, तुम उन्हें बर्बाद कर रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद शुरू से ही मुझे डाइस से नफरत थी। मुझे ये पसंद नहीं कि लोग उन्हें पाने के लिए बदलते हैं, खुद को बहुत दुख भरा समझते हैं। अगर मैं उस क्यूब से प्रभावित नहीं था तो भी मुझे लगता था कि अगर कोशिश करूं तो कुछ भी मिल सकता है। मैं हमेशा ऐसा सोचता था। यूंजू धीरे धीरे देवोंग को ऊपर ले गई, चलते हुए बात कर रही थी। देवोंग, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें जीयून से लड़ना होगा। यूंजू ने कहा, मेरे पास ये प्लान है। देवोंग ने समझने से पहले ही पूछा, क्या? यूंजू ने समझाया, बचे ह्यू डाइस से हमारे पास जीतने का मौका नहीं है। मैं उससे लड़ूंगी। यूंजू ने बहुत सीरियसली कहा, पहले मेन यूज मनाने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं मना तो जोर से लड़ना पड़ेगा। उस समय देवोंग, तुम चढ़ाई पर चिपकर बचो। एक बार फिर हैरान हो गया, क्या? यूंजू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बोलती रही, जब सबका ध्यान मुझ पर होगा तुम पीछे से हमला करना, तभी हम उसे हरा पाएंगे, समझे? देवोंग चढ़ाई पर चिपक गया। जहां से वो देख रहा था, एक्स और छाएह्यून देख रहे थे। वो बदबदाया, कहना तो आसान है। देवोंग के ऊपर यूंजू और जीयून अभी भी जोर से लड़ रही थी, लेकिन उम्मीद की भी एक सीमा होती है, आखिर में हम फांस जाते हैं।
क्या हमेशा हिम्मत से कामयाबी मिलती है? यूनजू की हालत खराब थी, उसे नीचे दबाया जा रहा था। जीयून ने बैग में हाथ डालने की कोशिश की। अगर वो मिल गया तो मैं यूनजू को आसानी से हरा सकती हूँ उस तेज चीज से। यूनजू ने जीयून को बैग तक पहुंचने नहीं दिया। वो हाँफ रही थी। अगर तुम कुछ बैग से लेना चाहती हो, जब तुम हार मान चुकी हो तभी ख्वाहिश जागती है। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो ऊपर से आए और सब पूरी करे। कुछ ऐसा जो तुम बादल नहीं सकती। जीयून गुस्सा हो गई। उसने बैग पार नहीं, बगल में पदे पठार पर हाथ मारा। वो पठार से यूनजू को मरना चाहती थी। वो और डोंग ताई दोनों ही खतरे में थे। डोंग ताई अभी भी बेहोश था। अगर जल्दी ना किया तो वो टूट कर मिल जाएगा। और यूनजू अगर जीयून के हमले से बाक नहीं पाई तो वो हार जाएगी। एक्स खुशी से हंस रहा था। जैंग देख रहा था। डाइस डोंग ताई की तरफ बहकर आया। यूनजू की उम्मीद लेकर, मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाहिश तुम तक पहुंचे डोंग ताई। यूनजू ने डाइस नीचे गिरा दिया। जब तुम हार मान चुकी हो तभी पहली बार ख्वाहिश जागती है। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो ऊपर से आए और सब पूरी करे। कुछ ऐसा जो तुम बादल नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाहिश तुम तक पहुंचे डोंग ताई। जैसे ही डाइस गिरा, वो साफ शील्ड टूट गया। जैन की आखिरी पाल में जीयून यूनजू के ऊपर थी, हाथ में पठार लेकर उसके सर पर मरने वाली थी। जीयून ने पूरी ताकत से हाथ चलाया। नीचे पड़ी यूनजू ने बस अपना सर मोड़कर बचने की कोशिश की। पहला हमला यूनजू ने किस्मत से बचा लिया। पठार जमीन पर जोर से लगा। ये देखकर कि यूनजू भाग गई, जीयून गुस्सा हो गई। तू कैसे भाग गई जब तेरे पास कोई एरैंकर स्किल नहीं है? यूनजू अब भी समझा रही थी, रुक जा। अगर तुम जीत भी गई तो भी तुम्हें अल्टीमेट डाइस नहीं मिलेगा। जीयून ने उसकी बात अनसुन कर दी, फिर पठार उठाया। एक बार फिर जीयून ने जोर से पठार मारा। चुप हो जा, मुझे नहीं सुनना, मर जा, चिलेट चिलेट मर जा। छाय ह्यून ने लाचारी से देखा। वाओ, एरैंकरॉन के बीच आखिरी जंग ऐसी होगी। वो डाइस स्किल्स यूज नहीं कर रहे बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं। बहुत मजेदार है। एक्स खुश होकर देख रहा था। उसने कहा, लोग कहते हैं आखिरी जंग तो पत्थरों के लिए होती है। छाय ह्यून हैरान था, क्या? ओह। एक्स ने बात जारी रखी। इंसानों को अपनी ख्वाहिशों के लिए लड़ते देखना अच्छा है, पर उन्हें खेलते देखना और भी मजेदार है। इस समय देवुंग चढ़ाई पर चिपका हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। डैम इट। ऊपर देवुंग ने वॉकी टॉकी की तरफ देखा। वो दुखी था। वो मुझसे क्या उम्मीद कर रही है? देवुंग दार कर आंखें बंद करके पहाड़ से चिपक गया। अचानक उसने ऊपर लड़ने की आवाज सुनी। जीयून अभी भी यूनजू को मरने की कोशिश कर रही थी। वो जोर से पठार मार रही थी। यूनजू ने कुछ बार बचने की कोशिश की। इस बार पठार सर पर नहीं बल्कि यूनजू के हाथ पर मारा गया। जीयून ने जोर से पठार यूनजू के हाथ पर मारा। जोर का हमला सुनकर यूनजू चिल्लाई। उसने जोर से जीयून के पेट पर लात मारी, बदला लेने के लिए। जीयून दूर जाकर उछली, कुछ बार घूम गई। दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो गए। जीयून मुश्किल से वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ी। यूनजू भारी कदमों से बढ़ी। जैसे ही यूनजू वॉकी टॉकी को छूने वाली थी, काश मैं ये ले पाती। यूनजू ने जीत की उम्मीद की कि जंग खत्म हो जाएगी। पीछे से जीयून धीरे धीरे पास आ रही थी। जीयून के हाथ में अब भी पठार था। यूनजू दार गई और हाथ बढ़ाकर पुकारी, जल्दी कर देवुंग। वो आल एक झपकी में बीत गया। जब यूनजू वॉकी टॉकी की तरफ दौड़ी तभी जीयून ने बिना सोचे समझे यूनजू के सर पर मारा। जीयून के हाथ नीचे आए, एक जोर की आवाज हुई। यूनजू का खून से भरा पठार गिर गया। इत्तेफाक से पठार वॉकी टॉकी पार लगा और वो गिर गया। दोनों ही गहराई में गिर गए। यूनजू जीयून के पैरों के नीचे चुपचाप पड़ी थी, अब लड़ने की हालत में नहीं थी। जीयून ने यूनजू को देखा, हो गया खत्म। एक्स ने कहा, खत्म हो गया। उसने मुंह बनाया और बोला, कितना बोरिंग। इस समय यूनजू की कॉन्शियसनेस धुंधली हो गई थी। सबसे पहले उसने डोंग ताई को याद किया। डोंग ताई गहराई में कुछ ऊपर आ रहा था। एक हाथ अचानक दिखा। उसने जमीन को मजबूती से पकड़ लिया।
एक आदमी गहराई से बाहर निकल कर आया। उसका आना देखकर जियोन टूट गई। ये कैसे हो सकता है? वो मारा नहीं? एक्स बगल में बोला। फिर से एक बोरिंग अपोनेंट? इसलिए मैं इंतजार नहीं करना चाहता था। जो अभी निकला था वो खड़ा हो गया, एक और जैन का इशारा करते हुए। जियन हैरान होकर उस आदमी को देख रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। उसने मुंह बनाया जब उसने म्यूयान को देखा। परेशानी हो गई। म्यूयान बस चुपचाप नीचे देख रहा था। वो बोला नहीं पर उसकी प्रेजेंस बहुत डरवानी थी। जियन तार कर पीछे हट गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। बेवकूफी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने यूज शूट किया था। मैंने उसे खत्म किया था। जियन को याद आया जब टैंक की गोलियां म्यूयान को लगी थी। उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। सच में उस समय म्यूयान टुकड़ों में बिखर गया था। उसका हाथ दूर जाकर गिरा। फिर उस हाथ ने डोंगटाई के पैर को पकड़ लिया। वो हाथ और डोंगटाई दोनों गहराई में गिर गए। डोंगटाई नहीं। अंजू की चिल्लाने की आवाज गहराई में गूंज रही थी। म्यूयान के बचे हुए हिस्से ने पहाड़ को पकड़ लिया था। हाथ पठार पर कास कर चिपक गया। उस हाथ से ढेर सारी नर्व्स निकल आई और म्यूयान का शेर तेजी से बन गया। वो मेड यूनजू स्क्रीम इन पेन। शी यूज्ड हर स्ट्रेंथ, kicked Jiyoon hard in the stomach to counter. Jiyoon was thrown far away, tumbling several times. Both temporarily separated. Jiyoon still struggled to crawl towards the walkie-talkie. Yoonju heavily approached. Just as Yoonju was about to reach the walkie-talkie, if only I could get it. Yoonju held a ray of hope that the battle would end. Behind her, Jiyoon slowly approached. Jiyoon's hand was still holding a rock. Yoonju panicked, reaching for the walkie-talkie, mouth pleading, "Hurry, Devung." That moment happened in the blink of an eye. That was when Yoonju rushed to the walkie-talkie, and also when Jiyoon didn't hesitate to hit Yoonju directly on the head. Jiyoon's hands came down, a sound, loud echoed. The rock in Jiyoon's hand rolled down, stained with Yoonju's blood. Coincidentally, the rock rolled and hit the walkie-talkie, making it fall. Both fell into the abyss. Yoonju lay motionless at Jiyoon's feet, no longer able to resist. Jiyoon looked down at Yoonju. "It's over, it's finished." X agreed, "It's over." He pouted, his lips so boring. At this moment, Yoonju's consciousness was only hazy. The first person she remembered was Dongtai. Below the abyss, it seemed something was moving upwards. A hand suddenly appeared, gripping the ground tightly. A man crawled up from the abyss. His appearance made Jiyoon collapse. How is this possible? He's not dead yet. X beside her sneered, "Another boring opponent? That's why I didn't want to wait at all." The person who climbed up stood up, signaling another deadly battle was about to begin. Jiyoon looked at the person before her in disbelief. Her legs trembled. She frowned at Muyang's sudden appearance. So annoying. Muyang just looked down silently. He didn't reply, but the pressure radiating was terrifying. Jian panicked and stepped back. Huh? What? How is this possible? It can't be. Absurd. She tried to reassure herself. "I shot him down. I was the one who finished him." Jian remembered the moment tank shells continuously hit Muyang. She was the one who blew him into 100 pieces. Indeed, at that time, Muyang had been blown to pieces. His arm flew far away. Then that arm managed to grab Dongtai's leg in time. Both the arm and Dongtai fell into the abyss together. Dongtai. No. While Yoonju's scream echoed through the abyss, Muyang's remains managed to cling to the cliff face. The arm gripped rocky outcrop. From that arm, countless nerves grew wildly. Those nerves successfully recreated Muyang's body at incredible speed. The recreation was completed instantly. And now, Muyang was right in front of Jian. She panicked, stepping back, stammering, "You can still revive?"
If he keeps reviving after being hit by artillery, how can I kill him? Myuyang walked slowly, saying as he walked, we live forever. His footsteps left behind monstrous creatures. As long as there's an unfulfilled desire, I cannot give up. As long as those desires collapse in despair. Yunju gasped, trying to issue a warning. The creatures at Myuyang's feet continuously cursed, die. Why are you happy? Myuyang didn't stop walking. We revive again and again. X leaned back, mocking, you are right. Myuyang had approached Jian. His voice was hoarse, until I get the ultimate dice and turn everything into oblivion. The strange creatures cried out, unbearable, humans must disappear. The grotesque creatures writhed as if their roots were digging deep into the earth. Jian couldn't resist, only retreating, no, don't come closer. What should I do to defeat this monster? Jian's steps faltered. She intended to turn invisible to hide herself, but immediately realized she couldn't fool Myuyang. It's useless, he has clairvoyance. Even using a sword would be useless. The more she retreated, the faster Myuyang advanced. She scanned the surroundings for a tank, but then she dismissed the idea because there was no walkie-talkie. Perhaps she should form a team, but she looked down. Yunju had been beaten so badly she couldn't move. Yunju's lips moved, she said inaudibly, run, hurry. Finally, Jian accepted the reality as she had no other choice. She felt like she was facing a monster. She realized she couldn't defeat it. The desires for एक राक्षस का सामना कर रही थी. उसने महसूस किया कि वो उसे हरा नहीं सकती. उसकी ख्वाहिश ने कहा, तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया था ताकि डाइस खुश हो. क्या तुम्हें किसी दयालु भगवान की आवाज सुनाई दी? उन सबके सामने डोंग टाई ने कहा, नहीं. मेरी कोशिश, मेरा पास्ट, मेरी जिंदगी कुछ भी खास नहीं है. मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर वो बस आम थी. जमीन पर म्यूयांग ने देउंग को देख लिया था. वो अब भी वॉकी टॉकी में चिल्लाता रहा, शूट. जल्दी शूट कर. सपने को सच करने के लिए सबको सब कुछ छोड़कर लड़ना होगा. एक्स और चोई ह्यून देउंग को देख रहे थे जैसे कोई ड्रामा हो. ये क्या है? टैंक काम क्यों नहीं कर रहा? टैंक चुपचाप खड़ा था. देउंग निराश हो गया, शूट प्लीज. देउंग म्यूयांग के पैरों में गिर गया. अंजू की हालत भी कुछ खास नहीं थी, वो हिल नहीं सकती थी. डोंग टाई की तरफ वो अनलॉग ऑन से लड़ रहा था जिन्होंने पहले लड़ाई की थी. उसने कहा, मैं पक्का हूं कि मुझ में सबसे खास कुछ नहीं है. इसके विपरीत देउंग अब भी वॉकी टॉकी में चिल्लाता रहा. गुस्से से निराशा में बादल गया. जल्दी शूट कर. आखिर में एक गोली टैंक से निकली. शूट हो गया. गोली म्यूयांग के पास से गुजरी. ये देखकर उम्मीद जागी. देउंग पहाड़ से ऊपर आ गया. उसने ऑर्डर दिया, शूट. टारगेट पार शूट कर. फिर वो अंजू को खींचता हुआ गया. आए अंजू. सुकसून की आवाज गुस्से से डोंगटाई से पूछी, तो क्यों? अगर तू हमारे जैसा है तो तुझे ही मौका क्यों मिला? म्यूयांग यांग देउंग की तरफ बढ़ रहा था. वो दार कर टैंक को ऑर्डर दिया, शूट. जल्दी शूट. एक और गोली चली. म्यूयांग यांग ने हाथ बढ़ाया. गोली म्यूयांग के पास से गुजरी. उसके शेर में एक बड़ा छेद हो गया. देउंग दार कर अंजू को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था. वो दांत रगड़कर अंजू को बचाने की कोशिश कर रहा था. एक और गोली उन तीनों की तरफ आई. जमीन जहां अंजू पड़ी थी टूट गई और गहराई में गिर गई. एक्स खुश होकर ये सब देख रहा था. ऑसम. गेम क्लियर हो गया. इसका नाम क्या राखूं? जियन अब एक बेजान शेयर जैसी थी. म्यूयांग के शेयर के जो हिस्से गोली से छेड़ हो गए थे वो जल्दी से ठीक हो गए. जियन की आंखों में दार दिख रहा था. जियन अब ब्यूटीफुल मोमेंट्स विथ म्यू. डोंगटाई है एक बहुत खास और अनमोल इंसान है. इसलिए लोग कुछ भी कहें, परवाह मत करो. जियन अब एक बहुत खास और अनमोल इंसान है. म्यो. वो गालियां फिर से गूंजने लगी. चुप हो जाओ, हमें तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए. म्यो ने कहा, क्या मैं गलत हूं? किसी और में अपना मतलब ढूंढना अजीब है क्या? बिल्कुल नहीं.
वो आवाजें अब भी ताने मार रही थी, पर तुम तो मर गई हो, सिर्फ डोंगटाई की याद में बची हो। मियो गुस्से से बोली, माँ। और अचानक मियो इंसान से एक सुंदर बिल्ली बन गई। डोंग ताय हैरान था, उसे समझ नहीं आया। उसे दूसरों ने घेर लिया और पूछा, जवाब दो। तुम्हें ये मौका क्यों मिला? तुमने कहा तुम हमारे जैसे हो, तो तुम्हें ही फायदा क्यों? अंजू का इस डोंगताय के पास बहकर आया। वो हिचकिचाया क्योंकि एक्स डोंगताय के पीछे आ गया, मुस्कुराकर बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जवाब दीन में कोई खास नहीं है, बस वो जिसे किस्मत ने चुना है वो ही खास है। एक्स की ये बात सुनकर डोंगताय रुक गया। यूज लगा कि उसने गलत सुना। उसने फिर पूछा, किस्मत? छोटा शो होस्ट डाइस ने धीरे से कहा, गुड लक। जिंदगी भी एक खेल जैसी है, बस एक बार डाइस फेंकने से किस्मत ताई हो जाती है। कोई तो पैदा होते ही अमीर, शक्तिशाली और मशहूर होता है। कोई गरीब दिन रात मेहनत करता है और बस शराब में डूबा रहता है। डोंग ताई ने अपनी माँ को संभाला, माँ, आपके शराब की बू आ रही है। उसकी माँ ने लड़खड़ते हुए कहा, मैंने ज्यादा नहीं पाए, बस थोड़ा सा बुरे दिन के लिए। कोई गरीबी में जीता है, कोई तो अनमोल प्रतिभा लेकर पैदा होता है। अचानक एक्सीडेंट से मरना या बचना सब किस्मत का खेल है। बचाव दल ने एक बच्चे को बचाया, कोई जिंदा है। इस बच्चे को तुरंत स्ट्रेचर पार रखो। जल्दी से इक्विपमेंट तैयार करो। कितने लॉग मेयर और कितने बाक गए? अंजू ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा नहीं था कि देउंग उसे कब उठाकर भाग गया था। हार और जीत सब किस्मत पर निर्भर करता है। किस्मत से बाहर निकलकर देउंग भागते ही चुपचाप रोया। एक्स ने भी कहा, वाओ, वो निकल गया। कैसे निकल गया? बहुत किस्मत वाला है। चोई ह्यून ज्यादा शांत था, पर शायद इस समय म्यूयन का शेर बार बार बन रहा था। दे उन अंजू को उठाए हुए था, पर दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या होगा? क्या करूं? आए अंजू। अंजू ने आंखें खोली। देउंग की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं क्या करूं? म्यू यांग फिर से बन रहा था और पीछा करने के लिए तैयार था। म्यू यांग पूरी तरह ठीक हो गया था। उसकी तेजी देखकर जियन हैरान थी। वो चुपचाप म्यू यांग की हरकतों को पीछे से देख रही थी। डोंग ताई की तरफ जैसे ही एक्स ने मजाक किया, ताइबिन गुस्से से बोला, रुको, मजाक मत करो। अगर सब किस्मत से होता है। वो रुक गया, हिचकिचाया, तो हम में। ताइबिन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने खुद के बारे में सोचा, मेरे पास क्या बचा है? जमीन पर कपड़े और क्यूब्स पड़े थे। डोंग ताई ने ताइबिन की बात को गलत बताया, सब एक जैसे हैं। जब से जिंदगी डाइस से चलने लगी और किस्मत से कंट्रोल होने लगी, तो बस ये बचा है। डोंग ताई ने खाली हाथ बढ़ाया। हाथ हाथ हर हाथ की अपनी किस्मत थी। एक खाली हाथ कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और हर किसी की मुट्ठी में वो था जो उन्होंने पकड़ा था। म्यू यांग ने देउंग की तरफ हाथ बढ़ाया जो भाग रहा था और चिल्लाया, पागलो। वो चीज जो उस हाथ के लिए सही थी, वो चीज जो हर किसी को खास बनती थी। डोंग ताई ने अपने हाथ को देखा। मैं बदलना चाहता हूँ, खास और अलग बनना चाहता हूँ। जैसे ही म्यूयन पूरा बनने वाला था, जियन ने उसकी पीठ में चुरा घुसा दिया। मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। डोंग ताई बदबदाया, मैं कुछ खास नहीं हूँ। म्यू यांग हमले से चौंक गया। वो पैल था, बेकार है। जियन को ये पता था, मैं जानती हूँ कि ये बेकार है। मैं जानती हूँ कि मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पार डोंग ताई ने सोच कर कहा, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं छोटा सा बदलाव भी ला सकता हूँ। बाहर ऑन हर नेक वॉज रिवील्ड। अ ट्रैजिक पास्ट मेक्स अ पर्सन स्पेशल। जू वन spoke up from nowhere. You were treated like a dog to satisfy the dice. Did you receive a call from a merciful God? Facing them, Dong Tai affirmed, no. My efforts, my past, or my life are nothing special. I fought my best, but it was just ordinary. On the ground, Yuan had discovered Deung. He still kept shouting into the walkie-talkie, fire. Fire quickly. To make his dream a reality, everyone had to discard everything to fight. X and Choi Hyun watched Deung like a play. What's happening? Why isn't the tank working?
The stationary tank made Deung desperate. Fire, please. Deung collapsed at Nguyen's feet. Yunju was no better, unable to move. On Dong Tai's side, he faced those who had fought before. He affirmed, I am sure I am no more special than anyone else. Conversely, Deung was still shouting into the walkie-talkie, his anger turning to despair. Hurry. Fire. Finally, a bullet from the tank fired. It fired. The bullet grazed Nguyen's body. Seeing, Deung climbed out of the abyss. He ordered, fire again. Fire at the target. Then he crawled quickly to Yunju. Hey, Yunju. Suksun's voice angrily questioned Dong Tai. Then why? If you are like everyone else, why do you have a chance and we don't? Nguyen was rushing towards Deung. He panicked, ordering the tank, fire. Hurry. Fire. Another bullet was fired. Nguyen reached out towards Deung. The bullet grazed Nguyen, creating a large hole in his body. Deung, scared, tried to pull Yunju to safety. He gritted his teeth, trying to save Yunju. Another bullet flew towards the three of them. The ground where Yunju had been lying cracked, falling into the abyss. X playfully enjoyed the scene. Awesome. Cleared the game. What should I call it? Jian was now like a soulless corpse. Nguyen's flesh, pierced by the bullet, quickly regenerated. In Jian's eyes, fear appeared. Jian was now an extremely special and precious person. So no matter what anyone says, don't mind them. Jian was now an extremely special and precious person. Mio curses echoed everywhere. Shut up, we don't need your answer. Mio retorted, what? Am I wrong? Is it strange for someone to find meaning in another person? Of course not. Those voices still taunted, but you are dead, just a memory of Dong Tai. Mio got angry. A cat. Then suddenly, Mio transformed from human form into a cute cat. Dong Tai, confused and not yet understanding, was surrounded by others asking answer. Why do you have that chance? You say you are like us, so why are you favored? Yunju's eyes floated towards Dong Tai. He hesitated, because X appeared behind Dong Tai, sneering, want me to answer for you? Nobody is special, it's simply that the one chosen by luck is special. X's words stunned Dong Tai. He thought he misheard and asked again, luck. The dice, the announcer whispered, good luck. Life is like gambling, a single roll of the dice can decide destiny. Some are born at the finish line with wealth, power, and fame. Others are born penniless, working like beasts of burden, only knowing how to drink to get by. Dong Tai worriedly supported his mother. Mom smells strongly of alcohol. His mother slurred, I didn't drink much, just a little for a bad day. Some live in poverty, some are gifted with talent. Dying in a sudden accident or surviving, it's all thanks to luck. Rescuers just saved a baby, someone's alive. Get this child on the stretcher immediately. हरी बेल की तरह काम करते थे और दिन भर शराब पीते थे। डोंग ताई ने चिंता से अपनी माँ को सहारा दिया। माँ, तुम शराब की बदबू से भरी हो। उसकी माँ ने लड़खड़ते हुए कहा, मैंने ज्यादा नहीं पी, बस थोड़ा सा एक बुरे दिन के लिए। कुछ लोग गरीबी में जीते थे, कुछ को बेहतरीन प्रतिभा मिली थी। अचानक हादसे से मरना या बाक जाना सब किस्मत पर था। रेस्क्यू वर्कर्स ने अभी एक बच्चे को बचाया था, कोई जिंदा है। इस बच्चे को स्ट्रेचर पार रखो। जल्दी तैयार की दुनिया में डोंग ताई ने अंजू का डाइस कास कर पकड़ लिया। अचानक मियो की परछाई दिखी, वो उस पर झुकी और उसे प्यार से छुमा। मियो को अचानक ऐसा करते देख डोंग ताई हैरान था। मियो उसके हाथ उसको धुंध रहे थे। रुक जाओ। मुश्किल से डोंग ताई मियो के चूमने से बाग पाया। वो हाँफ रहा था। तुम क्या कर रही हो? शर्म आती है, सब देख रहे हैं। मियो ने डोंग ताई को गले लगा लिया, आखिरी शुभकामनाएं दी। हे सेफ जर्नी। वो ताने फिर से गूंजे, तुम पहले नाकाम थे और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुमने सब कैसे बादल दिया, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो भी किस्मत से मिला है। हाँ, डोंग ताई को अब परवाह नहीं थी।
उसे दिल में रोशनी मिल गई थी। मियो ने आखिरी बात कही, डोंगटाई, अपनी पूरी कोशिश करना सब कुछ बदलने की जो तुम चाहते हो। अगर तुम बहुत जल्दी वापस आए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। डोंगटाई का हाथ कांस गया। उसका शेर धीरे से हिलने लगा। डोंगटाई ने आंखें खोली। वो चक्कर खा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। क्या? डोंगटाई जल्दी से उठा और खुद को संभाला। ये जगह आसपास बहुत लोग दी उसकी तरह पर वो जाग नहीं सकते थे। डोंगटाई जल्दी से टेन लगा। उसने अपने हाथ को देखा। डाइस से नीली रोशनी निकल रही थी। ये डाइस। डोंगटाई को हल्के से याद आया। अंजू ने जाने से पहले उसे उम्मीद दी थी। डोंगटाई गहराई में था। उसने उसे याद किया। अंजू। ऊपर गहराई से रोशनी आ रही थी। एक आवाज आई, क्यों? तुम क्यों जाग गए? डोंगटाई डर कर आवाज की तरफ देखा। क्या सपने में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती? अल्टीमेट डाइस डोंगटाई से बात कर रहा था। वो अल्टीमेट डाइस से मिल गया था। ये यहाँ क्यों है? डोंगटाई को शक हुआ। अल्टीमेट डाइस की चमकती हुई सतह पर डोंगटाई ने एक दरार देखी। एक और आदमी डोंगटाई के सामने टुकड़ों में बिखर गया। उसने उनके बहाव को देखा। अल्टीमेट डाइस की दरार से हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई ने समझ लिया कि वो छोटे डाइस को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये एक चक्र था जिसमें बर्बादी और फिर से बनना था। यूज अचानक याद आया, क्या इस वजह से अल्टीमेट डाइस कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ इस बर्बादी के बाद? अल्टीमेट डाइस ने फिर से कहा, क्यों? क्यों? डोंगटाई हैरान था। वो क्या कहना चाहता था? क्या? ये आवाज अल्टीमेट डाइस की है। अल्टीमेट डाइस ने पूछा, वो इल्यूजन तुम्हें सब कुछ दे सकता है, हकीकत बेकार है और तुम सब कुछ सच कर सकते हो। क्यों तुम जैसे लोग क्यों जायज? क्यों ये दर्द भरी हकीकत चुनी? पानी की सतह अचानक जोर से हिलने लगी। डोंगटाई नीचे से ऊपर आया। वो किनारे पर जाने की कोशिश कर रहा था। डोंगटाई लगातार तैरता रहा जब तक कि वो एक पठार को पकड़ नहीं पाया। डोंगटाई कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की। डोंगटाई ने अपने खाली हाथों से पठार के उभारे ह्यू हिसन को पकड़ा। कोई सहारा ना होने की वजह से उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने याद किया, अल्टीमेट डाइस के साथ हुई बात, तुम क्यों जायज? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये आम बात नहीं? अल्टीमेट डाइस को समझ नहीं आया, क्यों आम? मैं नहीं समझता। उसने याद किया खुशी के पालन की तस्वीरें। डोंगटाई ने समझाया, वो बस सपने में था, हकीकत में कुछ नहीं बदला। पर ऊपर में डोंगटाई अभी भी चढ़ रहा था। इन हाथों से मैं अब भी कुछ बदल सकता हूं। अल्टीमेट डाइस ने फिर पूछा, बदला? मैं नहीं समझता। तुम्हारे पास कोई डाइस नहीं है। तुम टाइम पॉज या टेलीपोर्ट यूज नहीं कर सकते और ना हाई एंशिएंट डाइस है। मुझे पक्का है तुम होस्ट को नहीं हरा सकते। डोंगटाई ने मुंह बनाया। उसे ये पता था हाथ से पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। वो अब भी चढ़ रहा था। अल्टीमेट डाइस ने कहा, कोशिश करके फिर वही गिरने की जगह पर आना, किस्मत बदलने के लिए। ऊपर पठार के टुकड़े डोंगटाई के सर पर गिरे। अल्टीमेट डाइस के सवाल का जवाब देते हुए डोंगटाई नहीं डरा। हाँ, मैं फर्क ला सकता हूं। पठार के बड़े टुकड़े गिरे। नीचे पानी जोर से हिलने लगा। डोंगटाई थक कर हाफ रहा था। उसने ऊपर देखा। अभी भी मुंह दूर था। प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ सक्सेस, मुझे कुछ नहीं पता, पर जब से मैंने ये इनहेरिट किया है। डोंगटाई ने बहुत से लोगों से डाइस लिए थे। लगता था जैसे कोई सीमा टूट गई हो। म्यूयन शांति से बोला, कुछ नहीं बदला। जियन जैसे सोचा था वो चाकू के पास गिर गई। जियन ने दर्द से आंखें खोली और ऊपर देखा। कब से देउंग भी बेजान पड़ा था। म्यूयन अब भी बोल रहा था, तुम्हारी ख्वाहिश और एम्बिशन पूरी नहीं होगी। अंजू की हालत भी जियन और देउंग जैसी ही थी। म्यू यांग ने कहा, सब ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, आखिर में सिर्फ मौत है। वो अकेला खड़ा था जैन के मैदान में। डोंगटाई ने अल्टीमेट डाइस से कहा, रुको, मुझे कुछ और पूछना है। पहले मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे एंटिटी को क्या कहना चाहिए। मैं जवाब सुनना चाहता हूं। तुम नोटबुक पर कुछ लिखा हुआ दिखा, एबिलिटी चेंज।
डोंगटाई ने सीधा देखा और पूछा, तुम्हारा वजूद तुम आखिर हो क्या? डोंगटाई ने सोचा, अल्टीमेट डाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे तुमसे मिल पाऊंगा। तुम्हें कॉन्शसनेस भी है? यूज शक हुआ, तुम्हारा वजूद आखिर क्या है? डोंगटाई ने जोर देकर पूछा, मुझे जवाब दो। एक डाइस को इंसानों की ख्वाहिश क्यों चाहिए? क्या हमारी ख्वाहिश तुम्हारी एनर्जी है या खाना? या तुम कुछ और प्लान कर रहे हो? अल्टीमेट डाइस ने बस कहा, तुम्हारे सवाल का मतलब समझ नहीं आया। डोंगटाई ने दरार के बारे में पूछा, वो दरार तुम्हारे ऊपर मेरे हमले से बनी है ना? मैंने तुम्हें तोड़ दिया, पर तुमने मुझसे नफरत नहीं की और ना ही सावधानी बरती। क्यों? क्या तुम्हारी सोच हमसे अलग है? अल्टीमेट डाइस ने जवाब नहीं दिया। डोंगटाई ने डाइस पकड़ लिया, डाइस की वजह से मैंने वो सपने देखे जो पहले कभी नहीं देखे। डोंगटाई की आंखें झुक गई जब उसने पास्ट के बारे में सोचा, पर जब सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। वो तस्वीरें ज्यादा अच्छी नहीं थी, जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी है। तुम हमें सपने दिखाते हो, उन्हें सच करते हो और फिर हमें एक दूसरे को बर्बाद करने पर मजबूर करते हो। क्यों? क्या तुम्हें भी एक्स जैसा शौक है? जितना वो बोला उतना ही गुस्सा आया, तुम हमारे सामने क्यों आए? तुम हो क्या? लगता था जैसे कोई सीमा टूट रही हो। म्यूयन अकेला खड़ा था जैंग के मैदान में। अल्टीमेट डाइस ने जवाब दिया, एक तारा। अल्टीमेट डाइस की आवाज गूंजी, मैं एक तारे का टुकड़ा हूं जो इस धरती पर गिरा था। उसने और समझाया, जैसे ब्रह्मांड में हजारों तारे। तभी डोंगटाई ने ऊपर देखा और पूछा, एक तारा? अल्टीमेट डाइस का जवाब सुनकर डोंगटाई हैरान था, डाइस तारे के टुकड़े हैं? जमीन पर अब कोई नहीं बचा था जो म्यूयन का सामना कर सके। एक्स शांति से देख रहा था कि म्यूयन क्या करता है। उसने साइकोकाइनेसिस शक्ति एक्टिवेट की। सबके डाइस ऊपर चले गए। बचे ह्यू ए रैंकर के डाइस सिंक्रनाइज हो गए। उसका सिस्टम अलर्ट कर रहा था, म्यूयन डाइस को 5 ए रैंक डाइस माए। तुमने सारे ए रैंक डाइस कलेक्ट कर लिए हैं। तुम एस रैंक में प्रमोट हो गए हो। म्यू यांग ने अंजू को देखा, तुमने बेकार में लड़ाई की। उसने फिर साइकोकाइनेसिस यूज किया। अंजू धीरे धीरे बेहोश हो गई। एक्स भर से बोला, जंग खत्म। म्यूयन डाइस जीत गया। बताने के बाद वो फिर से बोरिंग हो गया। जीतने वाला म्यूयन है। हाँ, कितना कूल है। चोई ह्यून बगल में ताली बाजा रहा था, पर फिर बोला, नहीं, वो अभी भी सांस ले रहे हैं। उसने बस ए रैंक डाइस लिए है, जंग खत्म नहीं हुई। एक्स ने फिर कहा, ये सच में खत्म हो गई है, अब कोई कमबैक नहीं होगा। वैसे भी वो जल्दी मर जाएंगे, इसलिए जंग आखिर में खत्म हो गई है। ये अंत है। म्यूयन था और पूछा, क्या तुमने जानबूझकर एक डाइस को बचाया था ताकि अगले राउंड में खेल सके? मैं नहीं, पर एक और डाइस ने। एक्स ने मुंह बनाया। फिर वो हंसने लगा। एक्स ने लंबी सांस ली और पीछे झुका, पता था। तो तुम आगे क्या करने वाले हो? एक्स की बात सुनकर म्यूयन पहली बार गुस्सा दिखाया। डोंगटाई हैरान था, एक तारा? तुम आसमां के तारों, ग्रेहॉर्न या कॉमेट की बात कर रहे हो? उसने दांत रगड़ कर कहा, बेवकूफी। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये खोखली कहानी मान लूं? अचानक एक्स उड़ गया। म्यूयन चोई ह्यून के पीछे चला गया, गुस्से से बोला, तो मैं सारे डाइस खत्म कर दूंगा। चोई ह्यून के शेयर में एक पंच मारा। म्यू यांग फिर से पूछा, क्या तुमने जानबूझकर एक डाइस को बचाया था ताकि अगले राउंड में खेल सके? मैं नहीं, पर एक और डाइस ने। एक्स ने चैलेंज किया, तो तुम आगे क्या करने वाले हो? म्यू यांग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कौन? तुम किसको बचाने वाले हो? चोई ह्यून को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। एक्स अब भी मजाक कर रहा था, कौन जाने। वैसे भी ये जैन का अंत है। एक्स को लापरवाह देखकर म्यूयन चुपचाप सोचने लगा। चोई ह्यून को अचानक याद आया, रुको, अगर जैन खत्म हो गई है तो। सोचने से पहले म्यूयन गायब हो गया। सिस्टम लगातार डेंजर अलर्ट दे रहा था। चोई ह्यून की पीठ ठंडी हो गई। वो नथिंग चेंज्ड, बट अप देयर आई डोंगटाई स्टिल क्लाइम्ड विद दीज हैंड्स, देयर्स स्टिल समथिंग आई कैन चेंज।
The ultimate dice asked again. Change. I don't understand. You don't have any dice. You can't use time pause or teleport, nor do you have the ancient dice. I'm sure you can't defeat the host. Dong Tai frowned. Of course he knew that. Climbing the cliff with bare hands was extremely difficult. He still tried to climb. The ultimate dice continued, trying only to fall back to where you started. To change destiny? Above, falling rocks hit Dong Tai's head. Facing the ultimate dice's question, Dong Tai didn't waver. Yes, I can make a difference. Large rock slabs fell. The water surface below rippled violently. Dong Tai breathed heavily, looking up at the distant mouth of the abyss. Prediction, probability, success rate. I don't know anything, but since I inherited them. Dong Tai received dice from many people. It seemed a boundary had just been broken. Muyang calmly said, nothing has changed. Jian collapsed next to the knife as predicted. Jian painfully opened her eyes and looked up. By now, Deung had also collapsed, motionless. Muyang still said, your desires and ambitions won't be fulfilled. Yunju was also not much better off than Jian and Deung. Mu Yang affirmed, all wishes will never come true. In the end, only death awaits. He stood alone in the battlefield. Dong Tai said to the ultimate dice, wait, I have many questions. Before this, I didn't know exactly what to call an entity like you. I want an answer. You, on the notebook, a few scribbled lines appeared. Change ability. Dong Tai looked directly at it and asked, your existence, what are you, really? Dong Tai thought, ultimate dice, I never thought I could face you directly like this. You even have consciousness. He wondered, you, what is your existence ultimately? Dong Tai pressed, answer me. Why does a dice need human desires? Are our desires your energy source or food? Or are you accumulating them for some scheme? The ultimate dice only replied vaguely, the implication in your question is truly confusing. Dong Tai continued, asking about the crack. That crack was caused by my attack, right? I destroyed you, but you don't hold any grudge or caution towards me. Why? Is it because your way of thinking is different from ours? The ultimate dice didn't answer. Dong Tai clenched. Dice, thanks to the dice, I dared to dream things I never dared before. Dong Tai's eyes drooped as he thought of the past, but when things are good, there's always a trade-off. Images that weren't so pleasant appeared. Where there is light, there is darkness. You let us dream, make them reality, and then you also make us destroy each other. Why? Do you have the same hobby as X? The more he spoke, the angrier he got. Why did you appear before us? What the hell are you? It seemed a limit was being broken. Muyang stood alone in the battlefield. The ultimate dice replied, a star. The voice of the ultimate dice echoed, I am a fragment of a star that fell on this planet. It continued to explain, like countless stars in the universe. At that moment, Dong Tai looked up at the sky and asked, a star? Hearing the ultimate dice's answer, Dong Tai was stunned. Dice are fragments of stars. On the ground, no one was left capable of resisting Muyang. X casually lay watching what Muyang would do. He activated his psychokinesis power. Everyone's dice flew up. The remaining A ranker dice synchronized. His system announced, dice Muyang received 5 A rank dice. You have collected all types of A rank dice. You have been promoted to S rank. Mu Yan looked down at Yunju. Your resistance was in vain. He once again used his psychokinesis power. Yunju slowly fainted. X announced from outside, the death match has ended. Dice Muyang has won. After the announcement, he returned to his bored state. It's over. The winner is Muyang. Woohoo, so cool. Choi Hyun clapped along beside him, but then protested, no, they're still breathing. He only took the A rank dice, the match isn't over. X still insisted, it's truly over, there are no more comebacks. Anyway, they'll die soon. So the death match has officially concluded.
This is the end. Mu Yan turned around and questioned, did you intentionally let one dice survive as entertainment? Not me, but another dice. X pouted, then he laughed. X sighed and leaned back, I knew it. So, what are you going to do next? X's words made Mu Yan show anger for the first time. Dong Tai looked bewildered. A star? Are you talking about stars in the sky, like planets or comets? He gritted his teeth and shouted, absurd. You expect me to believe that fairy tale? Suddenly, X flew away. Mu Yan moved behind Choi Hyun, his voice angry, then I will destroy all the dice. A punch pierced through Choi Hyun. Mu Yan turned back and questioned, did you intentionally let one dice survive as entertainment for the next round? Not me, but another dice. X challenged, so what are you going to do next? Mu Yan was silent for a moment, then he asked, who is it? Who will you save among them? Choi Hyun sensed something bad. X continued to mock, who knows? Anyway, this is the outcome of the deathmatch. Seeing X's indifference, Mu Yan fell silent in thought. Choi Hyun suddenly realized, wait, if the deathmatch is over, then. Before he could finish thinking, Mu Yan disappeared. The system continuously displayed danger warnings. Choi Hyun's spine chilled. He had द कौन जाने. वैसे भी ये इस मौत की लड़ाई का अंजाम है. एक्स को बेपरवाह देखकर म्यूयोंग चुपचाप सोचने लगा. चोई ह्यून अचानक समझा, रुको, अगर मौत की लड़ाई खत्म हो गई है तो. उसके सोचने से पहले ही म्यूयोंग गायब हो गया. सिस्टम लगातार खतरे की चेतावनी दिखा रहा था. चोई ह्यून की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई. वो म्यूयांग अपीयर्ड बिहाइंड चोई ह्यून. He couldn't react to Mu Yan's speed. What? Choi Hyun shouted, wait. I'm an NPC. Without letting him finish, Mu Yan took a stance. With just one strike, Mu Yan's arm pierced Choi Hyun's stomach. Choi Hyun's dice and zero scattered everywhere. The system notified Mu Yan's dice received clairvoyance. Choi Hyun remembered X's words, you are exempt from the death match. At that time, he was very happy. Now he realized, so this is what he meant? Choi Hyun's eyes slowly closed. What is this? X quickly jumped far away to avoid being involved. Choi Hyun collapsed, coughing continuously. Choi Hyun fell down while Mu Yan left to find another target. He fell hard, dice scattering everywhere. Mu Yang approached X. The two stared at each other. At this moment, on Dong Tai's side, the ancient dice was still explaining its origin, a star. I am a fragment of a star that fell onto this planet, like countless stars in the universe. The explanation made Dong Tai unable to believe. A star. Dice is a fragment of a star. Do you mean the stars in the sky? Impossible. Dong Tai didn't believe that story. He loudly questioned, how can dice be a star falling from space? Are you telling me to believe such a fantasy? The dice asked, Dong Tai, have you ever been to outer space? The question made him freeze. What? It explained, in the infinite void, how can you be sure what exists? The existence of dice is already impossible. Dong Tai still wanted to argue, but the dice still explained, if the star is hard to understand, consider it interstellar matter. What kind of explanation do you want to hear? UFO or future energy? Dong Tai could not imagine it more and more. Are you kidding me? The dice reasoned more simply, or you could call us something humans cannot explain, gods. Dong Tai angry. Elwai, what is this? I asked what dice is, not this nonsense. Do you mean it doesn't matter if we understand or not? The ultimate dice, agreed. Video देखने के लिए thanks. Creating dice humans themselves called for me. All the information made Dong Tai unable to keep up. Humans called for you? He was facing the cruel truth. The reason dice exists is us. The dice replied, all the desires, hopes, and ambitions of humans called for dice. That's right, humans always prayed, always clasped their hands in supplication. Prayed to heaven, prayed to the local deities.
Prayed for disasters and natural calamities to stay away. Prayed before ancient architectural works, broken statues and symbols. Prayed to the bright moon and to the stars. In the eyes of the boy, a large star streaked past. Indeed, humans always sought every opportunity to pray, to beg for anything. For those who prayed, I began to form, to gain meaning and grow. That's why what I am doesn't matter, and explanations are meaningless. Dong Tai realized it was formed from human wishes. Dong Tai understood clearly it's not the cause but the result. That's why it's the ultimate dice, the dice of the end, not the beginning. Inside, something was constantly breaking the dice. Dong Tai shivered involuntarily at that power. He decided to end it all. Ultimate dice, I have one last question. Choi Yoon, after taking the full blow, was barely breathing, curled up in a corner. Beside him, Mu Yang and X were preparing to clash. Mu Yang spoke first. It's time to end this tiresome loop. Where is the ultimate dice? X did not answer immediately but evaded. Let's see, where could it be? Dong Tai's fingertips were so scratched they bled, but he still continued to climb the rocks with great difficulty. He had climbed quite a distance, but he didn't know how long it would take to reach the surface. The cracks on the dice grew larger. Other dice on the ground panicked as rocks cracked. The crowd was in chaos. Help me. The death match is over. Why hasn't the earthquake stopped? Stop it, please. Mu Yang and X were directly confronting each other. Mu Yang initiated, where is the ultimate dice? X did not reveal it easily. What do you need it for? Maybe you'll know after you defeat me. He continued to taunt, or are you trying to imitate Dong Tai? A direct attack on the ultimate dice. Mu Yang remained silent, not reacting. Seizing the opportunity, X continued to provoke, hit a nerve. Huh, how boring. You think old tricks still work? Choi Yoon mumbled from a corner. X. Lord X. Why? Is the plan only starting now? He looked bewildered and retorted, huh? Not at all, don't misunderstand. Choi Yoon stammered, then X replied simply, there's no plan. If you were expecting something, I'm sorry. Choi Yoon's eyes couldn't open. He had lost too much blood and dice. The system notified insufficient dice, cannot maintain form. He reverted to his original form, a fat, ugly man. The ground was still cracking. Yoonju, Daewon and Jiun couldn't run to safety. All three were unconscious after Mu Yang's attack. Ji-yoon was thrown by the shockwave. Yoonju was pushed forcefully aside. The scene was extremely chaotic. Huge chunks of earth continuously fell, creating abysses. Choi Yoon groaned, it hurts, this isn't what I wanted. The system displayed game over. All I wanted was to eat my fill and stay away from danger. He buried his face in the ground, I chose the wrong path, this way is too hard. Mu Yang and X continued to circle each other. X looked down from above, neither was willing to make the first move. Choi Yoon wondered, Dong Tai, if it were you, what would you do? Finally, after a long while, Mu Yang and X decided to charge at each other. The others fell into the cracks. This is just a nightmare, wake up, my dear. Mu Yang attacked X with all his might, I will recreate the world. He dodged lightly, I want someone to play with me forever. Ji-hoon's wish was different, I want to erase the past. Yoonju never wanted to participate in this fight, I want everything to go back to normal. Daewon's desire was for power, I want to be stronger. One person knelt down before Dong Tai, save me. All the others also knelt, please sacrifice yourself to save us. Dong Tai was still diligently climbing. Earlier, the ultimate dice had asked, what do you want to ask me? Dong Tai wondered, yes, there's something you haven't mentioned. You've witnessed so many ambitions and desires. Don't you have any desires of your own? Dong Tai's question made the ultimate dice ponder, my desire? For the first time, someone asked about its dream, are you asking if the ultimate dice has any aspirations?
Dong Tai hesitated then, decided to tell first, we change human nature. Then, we surpass ordinary abilities. And finally, the entire world can change. I'm sure, countless dice have wished for all sorts of things. To make those desires a reality, we have fought. Fought to survive. Fought even to sacrifice others. Fought for the ones we love. Fought when enduring humiliation. Fought even when trusted comrades betrayed us. We were forced to fight endlessly. Only one winner. To achieve our goals, we treated others as sacrifices, accepting that our hands would get dirty. Unforgiving battles, fights, to the death, painful partings. That is the only rule of this world. Dong Tai recalled the question, do you think there's a way for everyone to be happy? Do you believe you can save Nani? Back then, Dong Tai still believed in dice. Yes, I believe there's a way for everyone to be happy. Silok Jun was furious. Lies. You're all talk, you can't save anyone. The image of Seok Jun's death still haunted him. Dong Tai asked, your existence, have you ever felt empty or longed for something? Witnessing so many failures, don't you feel anything? Have you ever used your power for your own purpose? The ultimate dice marveled. Strange question. My own desire. Up above, dogs continued to slide down. X took a deep breath, his body transforming. A strange sound echoed, cuckoo. Cuckoo. X turned into a puppet. The puppet lunged downwards. The game is almost over. It stomped its arm down, shattering the ground. Rocks around Muyang were flung upwards. Muyang, startled before him, was a giant bear falling from the sky. The bear plunged down, opening its huge mouth with sharp teeth, intending to swallow Muyang. He stood still, not bothering to dodge. The bear charged straight. Suddenly, a loud sound echoed, swish. X was surprised, his eyes wide open at the scene before him. The teddy bear was pierced with a large hole by Muyang. After passing through the bear, he flew straight towards X. X looked regretfully at the bear. My teddy bear. We will end this here. This time I will destroy you. X waved his hand, a familiar light appeared. Muyang saw his chance. The portal had opened, the ultimate dice was there. X opened the summoning portal wider and wider. Deep within the water, the ultimate dice showed strange reactions. Dong Tai struggled with all his might to climb up. Muyang summoned a silver blade. He gripped the sword tightly. Suddenly, a large object emerged from the summoning portal. A series of giant Lego blocks fell outside. Muyang was astonished. What? It wasn't the ultimate dice, he thought. Muyang shot up into the air, nimbly dodging the falling Lego blocks. We must win. Muyang's steps became more decisive. No matter what, he had to defeat that damn brat. Above Muyang, a giant toy train was rushing towards him. X was happily playing as if with a friend. Beep beep, chug chug. From the summoning portal, a train appeared, speeding towards Muyang's position. As soon as the train's nose touched him, he immediately teleported. X observed from above. Muyang's disappearance confused him. Where did he go? Didn't he want to fight? He didn't notice Muyang had appeared behind him. He roared in anger. X turned sharply. Found you. From the summoning portal, an airplane rushed out. Muyang ducked to avoid colliding with the plane's wing. He was surprised by what X had summoned. Stone doll angels appeared. They held golden trumpets in their hands, forming an army. The dolls began to blow their trumpets, creating a sound with great destructive power. Muyang quickly recognized this sonic attack method. The sonic waves struck Muyang, causing him to cry out in pain. Muyang fell from high up. He gathered momentum, thrusting his sword forward. The sharp sword shot out like an arrow. Choi Hyun struggled to open his eyes. Before him was the scene of X about to be stabbed by Muyang's sword. But X just sneered. A toy
Night blocked the way, protecting him. The sturdy shield repelled Myung's attack. All his attacks were useless. Now he was falling freely from the sky. Myung reached out the ultimate dice. Why can't I reach it? The sight reminded him of peaceful moments, his arm reaching for the shining sunlight. Myung happily lay on the grass with his friend. Returning to reality, he roared in anger. From the summoning portal, a toy soldier stepped out. Following behind were the royal knights. Judgment! Judgment! X taunted, mockingly, you are too stubborn, how boring. Do you only want to fight? The decision was made, execution. The knights raised their toy swords. All of them charged towards Myung. The swords pierced his body. Meanwhile, in the deep water, the ultimate dice was searching for an answer. The ultimate dice's desire? No one had ever asked me that. I was only considered a tool, so I never knew that question. I need time to think. Dong Tai was still climbing. He persistently clung to the wall. Suddenly he was shocked. His face reflected the silhouettes of large objects. Giant cubes of earth were falling. The previous battle had created countless giant earth blocks. Dong Tai froze. I can't avoid this. The giant blocks fell straight towards Dong Tai. He closed his eyes tightly, not daring to look. Suddenly, the earth blocks disappeared just before touching Dong Tai. After a long while, Dong Tai regained his senses. He looked up. There were no more earth blocks above. Dong Tai was bewildered. It disappeared. How is that possible? While he was confused, a beam of light appeared. The ultimate dice moved to the ground on its own. The dice spoke, searching for an answer. No one has ever asked a dice what it desires. The ground shook violently. From the battle, it seemed a barrier had been broken. The ground suddenly tilted. Ji-yoon, unconscious, slid across the ground. She vaguely regained consciousness. Suddenly, her eyes widened as she realized she was sliding. Ji-yoon realized she was falling. By the time she realized it, she was falling straight into the abyss. Just after opening her eyes, she was about to close them again. Ji-yoon screamed loudly. Her hand still clutched the knife. A familiar voice echoed, take my hand. Ji-yoon recognized it was Dong Tai. She was being saved by the person she once wanted to kill. Ji-yoon floated in the abyss, Dong Tai's hand still gripping hers. She looked down in panic. Below was just blackness. Her mask also fell off. Ji-yoon looked after it with regret. Oh no, my mask. She collected herself. I'm not dead yet. Dong Tai shouted loudly, you are not dead yet. It's not over, grab my hand. Ji-yoon looked up at Dong Tai, still alive. Her hands still clutched the knife. A thought flashed through Ji-yoon's mind. Dong Tai urged her on. Ji-yoon, hurry. Hold on tight. Behind them, Myung was not dead yet. He painfully got up. His eyes were white. I will never give up. Dong Tai could barely hold Ji-yoon. He used all his strength to pull her up. Ji-yoon still held the knife. She was struggling internally. Finally, Dong Tai succeeded in pulling her to the ground. The abyss was deep, as if waiting to swallow someone who fell, but Ji-yoon and Dong Tai were temporarily safe. Both were gasping for air. Ji-yoon needed time to recover after narrowly escaping death. She still held the knife. She wondered, how am I still alive? She remembered. She had taken the bouquet from Myung and was knocked unconscious. Ji-yoon muttered repeatedly. Why am I still alive? Suddenly, she remembered who had saved her. Was it you, Dong Tai? Did you save me? Dong Tai had no intention of hiding it. Well, the situation is. Ji-yoon lunged forward, stabbing the knife into his stomach. Why? I said we are no longer on the same side. Why did you want to pull me up? What about the plan for someone to take the ultimate dice? He replied gently, that's not why I saved you. I simply wanted to offer you my hand. You were the one who took it.
Dong Tai continued. Above all, I didn't revive you. You stood up, much to Jian's surprise. So, Dong Tai replied, it was the ultimate dice. Was it? Because of it? The ultimate dice slowly appeared from the abyss. Jian was bewildered. This was the first time she saw the ultimate dice with her own eyes. The dice appeared immediately. Yoonju and Daewoo woke up. Daewoo had just woken up. Save me. Run. Huh? What happened? Are the wounds healing? Both Yoonju and Daewoo froze when they clearly saw what was in front of them. Climbed up. Stabbed right into his stomach. Why? I said we are no longer on the same side. Why do you want to pull me up? What about the intention to let someone take the ultimate dice? You simply replied, that's not why I save you. I simply wanted to offer you my hand. You were the one who took my hand. Dong Tai continued. Above all, I am not the one who revived you. You stood up to Jian's astonishment. So, Dong Tai replied, it was the ultimate dice. Was it? Because of it? The ultimate dice slowly appeared from below the abyss. Jian was bewildered. This was the first time she saw the ultimate dice with her own eyes. The dice that just appeared. Yoonju and Daewoo woke up. Just woke up. Daewoo was exhausted. Save me. Run. Huh? What happened? The wounds are healed. Both were. I have realized the truth about my existence. X raised his eyebrows. The ultimate dice had appeared directly. Dong Tai held out his hand, giving Jian a dice. She was confused. Why are you giving this to me? Dong Tai held Jian's hand, insisting she take it. He smiled foolishly. Is this a bit late? Sorry. Returning it this late is a bit embarrassing. She didn't understand what Dong Tai was saying. Returning it? What do you mean? She suddenly remembered a memory that had long since surfaced. Meanwhile, Dong Tai felt regretful. I should have returned more dice. But this is all that's left. The last dice? Dong Tai was very serious. I think I have to return it at all costs because it's the last one. I'll return it to you personally. Because it belongs to you. Dong Tai made her speechless. After a long silence, Jian said, Dong Tai. I didn't think about shooting you. I needed the ultimate dice at all costs. Endangering Mio's life like that. Dong Tai didn't blame her. Yeah. I know. Choi Hyun approached from afar. He weakly stammered. Dong Tai. What are you thinking? Facing X without any dice, Yoonju also ran over in a panic. Dong Tai. You brought everyone back to life. What happened? What are you going to do now? He did not answer their questions. Dong Tai continued to walk towards X. He wasn't panicked either. Right? What's your plan now? Think if it can counter my ultimate dice. Did you trick me? No. I never thought you could defeat me empty-handed with a dice in one go. Suddenly, Dong Tai stated his goal. No. I don't intend to fight you. You always want everyone to play together. Rather than fighting. Right? Rather than fighting? You propose we play a game. Let's play this game. Dong Tai took Jian's hand. He said nothing, but his eyes conveyed more than words. He placed the dice in her palm. I realized I had to return it at all costs because it's the last one. Jian opened her eyes wide and looked down. She couldn't believe the cold sensation in her hand. The last dice? As Dong Tai left, he didn't look back, leaving Jian standing there, dazed. Her mind was in turmoil. She calculated, but what can this do? A whole dice never used before. Only one dice in this battle. She looked down at her chipped knife. The rusty blade reflected her face, contorted with worry. Her cunning skills were all gone. All that remained was her injured body and a normal weapon.
Jean knew for sure. X could not be defeated with just this. And she couldn't obtain the ultimate dice. Yang lay not far away. He tried to get up. His jaw clenched in pain. She understood the situation clearly. Even Yang had been eliminated instantly. He couldn't even stand up to X, so what do you want me to do? Everything was too absurd. Jean couldn't understand. Domtai. How do you plan to defeat X? Then a thought flashed through her mind, making her tremble. She opened her eyes wide. Impossible. You can't possibly think you can fight X without using a dice. Just with your bare hands like that. Down below, Domtai looked up at X amidst the overwhelming chaos. He spoke. No. I don't intend to fight. We will play a game. The entire area trembled slightly. Everyone couldn't believe their eyes. He repeated seriously. We will play together. X looked down at Domtai, his face full of suspicion. One game? He asked again. What game? But when he saw the spark in his eyes, as if understanding something, X immediately corrected himself. I didn't mean. What are you suddenly talking about? Are you telling me to play with you? Before he could finish, he retorted rapidly. We are reaching the end. And you intend to survive. With 0 dice and power. You weren't even accepted by the ultimate dice. Suddenly you appear and act as if you are me. Healing all the dying players without my permission. And now you want me to play with you. I don't understand. Domtai. Are you starting a fight with me to take my place? Faced with this accusation, Yoonju cried out in alarm. She immediately stopped him. Domtai. What are you saying? Didn't we decide to form a team and defeat X once and for all? Like before. But Domtai remained silent. I told you. I won't join any team anymore. I've realized a few things. No matter how hard we struggle, we can never defeat X. Yoonju was shocked to hear this. Before she could even understand, Devum shouted. Domtai. What? What the hell are you saying? Do you know how much we went through just to save you? Aren't we a team? He became more agitated. You don't want to fight X. Seeing Domtai ignore him, Devum became even angrier. Hey! Look over here. This is why I said this guy is just a waste of our effort. Yoonju tried to speak, but Devum didn't give her a chance. What? He's saying he wants to play with X, how can you stand it? The shouts continued and then suddenly stopped. But there was a maddening silence. X looked at the scene before him. His gaze lowered. Domtai. What is all this? As if realizing it. He continued. Surely you are not planning to sacrifice yourself too. Domtai didn't prolong it. He said directly. The survivor of the next game will replace Muang. Right? X's mouth fell open for a moment, then he burst into delighted laughter. Oh my god. What? Really? Is that all? He tilted his head. Survive the next game. And continue playing. Replace Muang. So who will be eliminated? Down below, Muang, despite his injuries, tried to sit up. His eyes were fierce. Meanwhile, despite appearing calm, Domtai's forehead was drenched in sweat. X smiled happily. What should I do? I'll choose an ending I want. Everyone started to panic. What? What about the others? The other dice? X replied dismissively. For them, the game is over. Their personalities will be erased. He raised the large dice. The purple light reflected on his face, full of arrogance. Let's see. What's more fun? Who should I keep? X looked down from above. His voice was full of smugness. Let's pick. 50, 15, 20, 25, 30. He concluded, of course I'm most interested in Domtai. The one who returned from the dead.
So tenacious. Just like Nguyen. He added, as if to pierce Dong Tai's heart. What else? Sharing more dice is better. There's a way for everyone to be happy. And Dong Tai's hand clenched. Jian had a seizure. X wasn't stopping. You talk like a sage. But I find watching everything collapse much more fun. Dong Tai's face darkened. He shifted his gaze to each person. Or perhaps the sword master Jian. You'll do anything to erase your dark past. And start a happy, bright future. Then he turned to Yunju. You need to erase the existence of dice. And dice is necessary. Yunju. You always have these two contradictory thoughts. Should I give a chance to a good girl like you? Next is Choi Hyun. Along with him, he scanned the people behind. Or one of these losers. The crowd immediately panicked. Deung gritted his teeth and cursed. Bitch! What the hell? The large purple dice seemed about to crack. X arrogantly smiled. All right. Let's decide this. Immediately after, the soldiers below him simultaneously threw countless swords down at Dong Tai's position, startling him. The sword blades continued to rain down, as if wanting to end him on the spot. X thought for a moment. I can only choose one thing. He smirked. Done. Let's decide. Just then, X's soldiers immediately threw the swords onto the ground. Each sword stuck into the stone floor with a piercing sound. Dust flew up, creating a thick hatch. Dong Tai pursed his lips, looking at the scene. He instinctively looked up, as if trying to understand X's intentions. X continued, what do you all think? Fight with swords. The survivor wins. Battle Royal. The final survival match. He laughed, triumphantly. What do you think? Fun, right? It'll be very interesting. Then he shouted loudly. His voice echoed throughout the area. The game begins. Quickly pick up your swords. Don't hesitate. Some people instinctively retreated. The air immediately became heavy. It felt like being trapped in a deadly snare. Hurry up. Hesitate and you'll only drink dirty water. Let's see who will be the first to pick up their sword. No one moved. The swords lay scattered on the ground, cold and suspicious, as if waiting to cause trouble upon touch. Deung glanced around. Hesitant. His hand rested on his knee, then he slightly bent down. He swallowed saliva, reassuring himself. Yeah. At least. I have to protect myself first, right? His hand trembled slightly. Drenched in sweat, he was about to touch the sword hilt. But at that very moment, Dong Tai's desperate cry rang out. No. Don't touch it. His voice was so loud and resolute that even those around him flinched. Those who had intended to bend down immediately retracted their hands, as if pulled out of an invisible trap. Dong Tai stepped forward slightly, blocking everyone. Don't touch X's weapons. We must not fight. Deung turned sharply. His face contorted with annoyance at being obstructed. Huh? What? We can't fight? His voice was full of confusion and irritation. Yunju also turned to look at Dong Tai. Her eyes were filled with panic and confusion, as if trying to guess his intentions. He sighed, as if preparing to explain something he didn't want to say. Yunju still held the knife tightly. Her hand trembled slightly. Not fight? She couldn't understand what he was planning. Yunju spoke, calmly but clearly worried. Dong Tai. Is he plotting something? What if he stabs us in the back? Deung didn't listen to anyone else. He snapped. Hey! Dong Tai, you are not just saving yourself, are you? Don't you dare touch those swords. I won't forgive you. Dong Tai clenched his fists, trying to speak clearly. No. Me neither. Everyone. We must not fight. He lowered his head, his voice growing softer. We cannot win by destroying each other.
The people around them fell silent. His words made many pause. X looked down from above. He began to look confused. Huh? Didn't you say you wanted to play? He floated, but his head was turned towards Dongtai. Didn't you want to be the survivor? Then why aren't you fighting? Dongtai looked straight at him. What I want is to play with you, X. Do you think this is a game? Watching us attack each other and sleep? X shouted impatiently, yes. What is this if not a game? This life or death battle is a game. Dongtai insisted. However, this is not a game I can play with you. X paused for a moment. Not a game? Then what is it? The atmosphere grew heavy for a few seconds. Dongtai continued. Perhaps it's because you've always been alone. Never had a true friend. You don't know what it means to play together. You've never played with us. X's eyes widened. In that moment, he was truly bewildered. Ah! Dongtai looked up at him, his eyes darkening. You've never played with us, X. You just stood there and watched us fight each other. All this time. You were just an observer. A lonely one. Those words struck the deepest part of X. He remembered moments of standing alone. Playing alone amidst the ruins. In the small alleys. No one beside him. Only ants as companions. Dongtai's hand tightened. He wanted to lunge down immediately. Dongtai. You are eliminated. I'll delete your character immediately. Who allowed you to do that to the game manager? I will smash you into 100 pieces. Immense power gathered in seconds, then plunged down like a meteor. The ground shook violently. Dust billowed high. X used all his strength to control the giant teddy bear. He squeezed it tightly. Then he plunged straight down towards Dongtai with it. The teddy bear lost its cute appearance. Its sharp claws were exposed. Its teeth were large enough to crush boulders. The remaining group panicked. Run back. We are doomed. Be careful. Dongtai. Jian was truly terrified seeing this. She immediately thought of the worst. If we lose, Daisa, Dongtai's fate will be. Her eyes widened in panic. She knew her only chance would disappear too. Her hand tightened on the knife. She looked down. She saw the blade in her hand glowing faintly, as if reflecting the idea that had just flashed through her mind. X approached closer. His face contorted with anger and pain from memories. Jian lunged forward without hesitation. Fast as lightning. A scream tore through the air. Run! The dice beneath X seemed to be transforming. The purple light fluctuated, swirling violently. Dongtai became tiny, standing beneath the bear's giant teeth. Yet he remained standing there. Not dodging. His eyes were even more determined than before. The contrast was stark. On one side, a giant monster preparing to tear him apart. On the other, his small figure, standing with an uncanny calmness. But then, what no one expected happened. The teddy bear stood still. It didn't charge down. Dongtai's eyes widened. He couldn't understand what was happening. X also stopped, as if he himself didn't know why the bear had stopped. Choi Hyun looked up, mouth agape. Huh? It stopped attacking. The others were equally astonished. Dongtai took a breath and turned to look at her. Ah, I'm fine. Don't worry. It's surprising, isn't it? I didn't do anything. She didn't believe him. Huh? He looked straight up at X, answering clearly. The one who stopped that attack. It was X. The scene seemed to rewind to the past. That day, Dongtai's face was full of fear in his school uniform. His breath hurried as he ran down the dark corridor. He recalled a thought that had been deeply ingrained in him. He had thought X was the one who killed Byung-chul. Something he once believed as truth. Now it wavered. But back then,
He didn't realize something important. X merely created indirect causes for his death. The mission, displayed on the phone. Infiltrate at midnight. Pour gasoline into the classroom. Drop a lighter. Back then, someone actually followed the mission. Poured gasoline all over the classroom. He lit the lighter. A truth that was vague then, but became clearer later. So clear it couldn't be denied. He won, until the tragedy occurred. When someone jumped from a height, X was not directly involved in anything. The moment that person lay motionless on the ground, X from high above smiled sinisterly. A smile not because he acted, but because he saw others do foolish things. He just watched. When Dong Tai looked back at the past, he realized the cruel truth. The ones tearing each other apart. It was us. His words made everyone stiffen, as if slapped by the truth. It was all because we needed dice. Jian's eyes widened looking at Dong Tai. But she didn't object. She also felt it somewhere in her heart, but had never named it. Dong Tai continued, X can control us indirectly. But ultimately, he can't harm anyone himself. For example, the pile of swords thrown down for us. Everyone looked at the swords scattered on the ground. Yoonju still didn't understand. She shouted, asking, Dong Tai, what do you mean? I don't understand. Weren't we all confronting X together then? He almost destroyed all of us, didn't he? How can you say that? Dong Tai replied, immediately. If X needs a condition to attack us, then what? A flicker of doubt crossed everyone's eyes. For example, he looked around. His next words made everyone hold their breath. We must have the desire to fight X, something like that. The air seemed to stand still. Nguyen, even though lying scattered, had to lift his head. His eyes widened. Everyone was confused, murmuring, huh? Because we want to fight X. X remained silent, listening to every word. Dong Tai continued, I had a feeling something was wrong. X once said he was tired of us. So why not eliminate all of us and start a new game? With his abilities, how hard could it be? Dong Tai looked up, his voice deepening. Perhaps it's a limitation or a rule that limits X's power. The image from earlier appeared. He wasn't afraid when facing the bear's sharp teeth. Dong Tai's face darkened. So I concluded that X had no other choice and couldn't attack someone first. However, if someone intentionally attacked, he could completely counterattack. A chill ran down his spine. Deung couldn't believe it. What? No way. Dong Tai continued, I didn't realize this because I was only focused on the mission. All of X's attacks were based on defensive mechanisms. Because X is the game manager, he needs to protect the game system. He cannot break the rules. But he can certainly be hostile towards players. X bit his lip tightly, showing tension for the first time. Dong Tai said, so that must stop. As a comfort, he spoke slowly. I won't harm you. Let's play together. He stepped closer, gently touching the bear's sharp teeth as if to soothe it. Small cracks began to appear on the teeth, spreading rapidly. Then, with a loud, cracking sound, the entire set of teeth collapsed. Jian screamed, in worry. Wait, Dong Tai. I thought the ultimate dice could do anything. Dong Tai turned back to look at her. Jian asked curiously, how can there be rules like that? She thought to herself, is there something even the ultimate dice cannot do? She couldn't believe it. Dong Tai continued, someone. He wished for someone to play with forever. That is X's deepest desire. He didn't want power or to destroy anything. Like his wish, he cannot attack someone who wants to play with him. Dong Tai looked up. X, am I right, X? The entire area held its breath. Deung immediately retorted, his voice full of annoyance. Shut up.
It sounds like a slap in the face. What do you mean X can't attack first? He never eliminated a player. He's arguing irritably. Do you think I'm blind? Don't you see how many people X turned into dice? And yet you say they suffered punishment? He massacred us. It's insane. Choi Hyun spoke up now, his voice serious. No. Dong Tai is right. Deung turned sharply. What? Choi Hyun recounted. There is a limitation to X's power. No doubt about it. He recalled a previous conversation with X. I didn't expect X could personally eliminate players. Why is he only using this power now? Back then, X replied. Huh? I didn't eliminate them. Choi Hyun clearly remembered the confusion at the time. What? X calmly continued. I told you. I just turned them into dice. Punishment, punishment. You probably won't understand. I truly didn't eliminate anyone. I absolutely did not use the ultimate dice like that. Every word matched perfectly with Dong Tai's analysis. Deung was flustered but still stubborn. Besides attacking him, what else can we do? Was it impossible to win from the start? Yoonju looked down, then looked up. No. It's not that there's no other way. Her eyes became serious. Jian still clutched the knife. Her eyes flashed. Play to win. X looked down, gritting his teeth. I didn't expect you to know. Knife? Knife? You? No. Dong Tai looked up calmly. X roared. Why are you just a pawn? How do you know? The connection between me and the ultimate dice. A sudden panic appeared in his voice. The ultimate dice. Did you tell him? No, you didn't, right? You don't want to be with me anymore, do you? You dare betray me. You are. All of me. The ultimate dice emitted a soft sound, as if whispering. Don't worry. You are my representative. My master. My child, I belong to you. Even now. The dice's power is still in your hands. But I have realized the truth of my existence. X raised his eyebrows. Realized? He crouched down, lunging straight towards Dong Tai. He flinched. Before he could react, X shouted accusingly. It's all your fault. You made the ultimate dice like this. As if you want me to play with you. What game shall we play? X's smile curved, sharp as a blade about to pierce. X posed the question as if teasing. What do you want to play? Hide and seek? Red light, green light. Cops and robbers. What game do you want to play before sleeping? Each game he mentioned carried the scent of death, silencing everyone around as if they were being suffocated. He continued with a terrifyingly indifferent tone. I will play seriously. As you requested. His voice, neither high nor low, made people tremble more than a direct shout. If I win, the ultimate dice will be yours. And you will become the next X. Hearing this, Dong Tai just asked back. What if you win X? He immediately replied, a wicked delight evident. If so, it won't just be you. All the others and his dreams will be destroyed. The air was so heavy that everyone felt breathless. Then he said as if muttering, but loud enough for everyone to hear. If I revive Mio as an ORC zombie, what would happen? The thought was so morbid it made everyone shudder. He continued, and turn Yoonju into an ugly fawn. To make everyone hate her. And for Yoon, I will chop off his hands, eyes, tongue so he can't eat anything anymore. His words were so cold they sent shivers down everyone's spines. Then he turned to Jian. Everyone will know Jian's past. Even if she dies, she won't escape public gossip. Jian froze. Cold sweat trickled down her face. Her hands trembled. X blamed Dong Tai directly. It's all your fault. If Dong Tai hadn't done that, none of this would have happened. Jian and Yoonju were truly panicked. They looked towards Dong Tai,
hoping he would say something to deny it. But X didn't stop. His eyes bored straight into Dongtai. If I make all of them miserable, they'll end up blaming you anyway. You are gambling with that. Still want to play? He laughed as if challenging him. Dongtai bit his lip tightly. His whole body seemed to shrink. Why do so many people have to die? It should have been just me who died. A hint of despair flashed in Dongtai's eyes. But X just shrugged. Hey, that's no good. That's not fun. Dongtai's eyes widened. He didn't expect him to reply like that. He lowered his head. For a moment, his hands clenched, trembling. Everyone looked at each other, not knowing what he would say next. Suddenly, a weak but firm female voice echoed. Do it. Everyone turned to look. Jian. She repeated. Dongtai. Just do it. If you dare to lose, she said, I'll make sure to beat you black and blue. Her voice trembled but remained firm. But I have no other choice now. I don't care what weapon you use. Or what game you play. You decide. Just then, Deung blurted out an unexpected idea. Rock, paper, scissors, he shouted, startling everyone. Let's play rock, paper, scissors to find the winner. Choi Hyun immediately dismissed it. What? Are you crazy? But Deung was persistent. If we play rock, paper, scissors, isn't the chance of winning 50-50? It's not that bad. Do you two have any other ideas? Choi Hyun was exasperated. Just shut up. Deung still hadn't given up. Or we could roll dice to see who gets the higher score. Choi Hyun couldn't take it anymore. Are you kidding me? While they argued, Yoonju just looked at Dongtai, worriedly whispering. Dongtai. Are you thinking something? He turned back to look at her. His eyes reassured her that everything would be alright. Yoonju nodded, trying to believe it. Dongtai pursed his lips. The chaotic scene around him seemed to go silent for a moment. He took a deep breath and replied. All right. I agree. But, he added, I get to choose the rules of the game. Okay. X frowned. Rules of the game. For example, he was about to say something when Dongtai continued. X laughed. Wait. Didn't you have to choose the game first? What shall we play? Dongtai remained silent, calculating. A memory surfaced. He lowered his eyes. Before I knew who you were, I had a dream where we played together. X seemed extremely delighted. Oh, really? That's wonderful. I appeared in your dream? What did we play? Dongtai recalled the dark scene. Old houses? The sound of children echoing. Let's play hide and seek. Count to 10. No, 10. Ready? Here I come. It was the game of hide and seek. Dongtai looked up at X. Let's play hide and seek. Everyone widened their eyes. Huh? Hide and seek? X began to get more excited than before. You want to play hide and seek? Deung questioned again. Huh? It's the normal hide and seek I know, right? Then he became suspicious. Are you talking about that new FPS game called hide and seek? Choi Hyun looked into the distance. You are joking, right? Even though choosing hide and seek sounds worse, at least. He laughed heartily. I know that. Hide and seek. It's a game where everyone hides, and one person searches, right? He tilted his head. So how do we decide who wins? Everyone waited for the answer. Dongtai said. That is. The space trembled slightly, signaling the next step. The ground cracked as if something was being pushed up from below. Screams echoed from the side. Be careful. When the ground settled, everyone saw a basketball hoop appear in the middle of the court. They didn't understand what was happening. Basketball. What? What is it? Why did it suddenly pop up from the ground?
What the hell is going on? The ground shook again, making everyone even more bewildered. Wait. Huh? Dongtai began to explain the rules. How to score points. It's like a penalty kick in soccer or a free throw in basketball. You and I will take turns being the seeker. You seek, we hide, and vice versa. Repeat until the seeker can no longer find anyone. X frowned. Huh? All players against me alone. Is that still called hide and seek? The rules don't seem very fair. Dongtai immediately replied, yes, but you can duplicate. The idea of splitting himself made X laugh with delight, so I can still use dice. Dongtai replied firmly, even if I say no, you still will. But for fairness, stray vision and other cheating abilities are banned. Let's play fair. The ultimate dice appeared, hovering in midair. X smiled, radiantly all right. The ground shook violently again. Then, buildings gradually appeared around them like a model being built. Everyone panicked and discussed, we are going to play hide and seek here. How? Realized. He bent down. Rushed straight towards Dongtai. He was startled. Before he could even react, X shouted accusingly. It's all your fault. You made the ultimate dice like this. As I wished, I will play with you. What shall we play? X's smile curved. Sharp like a blade about to pierce, X posed a question as if to tease. What do you want to play? Hide and seek? Red light, green light. Cops and robbers. What game do you want to play before sleeping? Each game he mentioned carried the scent of death, causing everyone around to fall silent as if suffocated. He continued speaking with a terrifyingly indifferent tone. I will play seriously. As you requested. His voice was neither high nor low. But it made people tremble more than shouting directly in their faces. If you win, the ultimate dice will be yours. And you will become the next X. Hearing this, Dongtai only asked back. What if you win X? He immediately replied, his malicious delight evident. If so, not just you. All those who share his dream will be destroyed. The air was so heavy everyone felt breathless. Then he spoke as if muttering, but loud enough for everyone to hear. If I revive Mio as an ORC zombie, what would happen? The thought was so sick it made everyone shudder. He continued, and turn Yunju into an ugly creature. To make everyone hate her. And for Yun, I will chop off his hands, eyes, ears, and his tongue so he can't eat anything. His words were so cold that everyone's spines tingled. Then he turned to Jian. Everyone will know about Jian's past. Even if she dies, she won't escape people's gossip. Jian froze. Cold sweat trickled down. Her hands trembled. X blamed Dongtai directly. It's all your fault. If Dongtai hadn't done that, none of this would have happened. Jian and Yunju were truly panicked. They looked towards Dongtai, hoping he could say something to deny it. But X didn't stop. His gaze fixed on Dongtai. If I make all of them miserable, they will all blame you anyway. That's what you are gambling on. Still want to play? He laughed as if issuing a challenge. Dongtai bit his lip. His whole body seemed to shrink. Why did so many people have to die? I was the one who should have died. A hint of despair flickered in Dongtai's eyes. But X just shrugged. Hey, that's no good. That wouldn't be fun. Dongtai's eyes widened. He didn't expect that answer. He lowered his head for a moment. His hands clenched, trembling. Everyone looked at each other. No one knew what he was about to answer. Suddenly, a weak but firm female voice rang out. Do it. Everyone turned to look. Jian. She repeated. Dongtai. Just do it. He looked at her, shocked into silence. Jian continued. If you dare to lose, I'll make sure to beat you to a pulp.
Her voice trembled but remained firm. But I have no other choice now. I don't care what weapon you use. Or what game you play. You decide. Just then, Deung blurted out an unexpected idea. Rock, paper, scissors, he shouted, startling everyone. Let's play rock, paper, scissors to find the winner. Choi Hyun immediately dismissed it. What? Are you crazy? But Deung insisted. If we play rock, paper, scissors, wouldn't the chance of winning be 50-50? It's not that bad. Do you two have any other ideas? Choi Hyun got annoyed. Shut up. Deung still hadn't given up the idea. Or we could roll dice to see who gets the higher score. Choi Hyun was fed up. Are you kidding me? While they argued, Yoonju just looked at Dongtae, whispering worriedly. Dongtae. He turned to look at her. His eyes reassured her that everything would be okay. Yoonju nodded, trying to believe it. Dongtae pursed his lips. The chaotic scene around him seemed to go silent for a moment. He took a deep breath and replied. All right. I agree. But he added. But in return, I get to choose the rules. Okay. X frowned. The rules. For example. He was about to say something when Dongtae continued. X laughed. Wait. Didn't you have to choose the game first? What shall we play? Dongtae calculated silently. A memory appeared. He lowered his eyes. Before I knew who you were. I had a dream where we played together. X seemed extremely amused. Oh, really? That's wonderful. I appeared in your dream? What did we play? Dongtae recalled the dark scene. Old houses. Children's sounds. Let's play hide and seek. Count to 10. No, 10. Ready? Here I come. It's the game. Hide and seek. Dongtae looked up at X. Let's play hide and seek. Everyone widened their eyes. Huh? Hide and seek? X became even more amused than before. You want to play hide and seek? Deung wondered again. Huh? It's still the normal hide and seek I know, right? Then he doubted. Are you perhaps talking about that new FPS game called hide and seek? Choi Hyun looked into the distance. You are joking, right? Even though hide and seek sounds worse, face showed clear confusion. He was sensing the layers of hazy air surrounding him. Or are you still hoping that somewhere everyone is happy? Yoonju smiled gently, asking before Dongtae's worried expression. Have you made your decision? Mio glanced from the opposite side, as if probing his thoughts. Hey Dongtae. What will you do with the ultimate dice? Dongtae seemed frozen by his own thoughts. His bewildered and astonished expression was evident. Like a movie playing in slow motion in his head. Images of X and his friends fighting side by side gradually appeared. Every detail was depicted. So, huh? Ji-yoon's hands clutched her clothes tightly, as if entrusting her hope. A strange light appeared again, enveloping the entire dark space. Dongtae collapsed onto the ground, under the seemingly unbearable grip of Gayang. The calls of his name echoed in his ears, urging him on. Dongtae, wake up. The sound came from the depths of Dongtae's soul. Me. Che, Hyun and Ji-yoon's eyes widened, full of anticipation for a miracle. Dongtae closed his eyes tightly, enduring the terrifying pressure of danger and power. The ultimate dice. The determination on Dongtae's face showed his unwavering faith in this life. All the power of the person. Like a declaration. Give it to me. The giant dice emitted terrifying energy, as if about to explode. The entire space seemed to stop, silenced by the immense power. That brilliant light shone through the bodies of Dongtae and Muyang, emphasizing the ultimate confrontation. Danger filled the air. The city gradually fell asleep,
Tangled cables and yellow lights hinted at a tragedy slowly fading into its end. Warm light shone from the room, a stark contrast to the silent space. Inside, bare feet intertwined. Mio was engrossed in reading, lost in thought. Her face held a look of unexpected curiosity as she posed a philosophical question. Hey Dongtai, if one day God appeared and granted you one wish, what would you wish for? For a moment, Dongtai was slightly surprised by her question. But his bright eyes reflected his response to Mio's seriousness. What is it? A psychological test. Can I wish for anything? Not anything weird, right? Do you think I'm that type? Dongtai. Dongtai's eyes gradually became distant. Resting his chin on his hand, he sunk into his own thoughts with a hesitant expression on his face. Let's see. Mio's face suddenly became calm. Her eyes watched attentively, waiting. At the same time, he raised his finger as if he had found the answer. That's it. I knew it. All right. How about this? Dongtai lay half sitting, half lying. Smiling mischievously as if challenging her, he raised his finger. Mio suppressed a giggle, trying to maintain a calm expression at his answer. But then she couldn't help but burst out laughing. You'd wish for a million more wishes. Dongtai jumped up. His face showed confusion mixed with slight embarrassment at Mio's shaking shoulders from laughter. What are you laughing at? Did I say something strange? Mio and Dongtai's playful laughter echoed, breaking the silence that enveloped the surroundings, dimming even the city's loneliness. No. Nothing. Then why are you laughing? A typical Dongtai answer. A subtle comment with a nod of agreement, implicitly acknowledging Dongtai's answer. That's a good idea. In that moment, Yoonju screamed in shock in the space. The two figures of Dongtai and Muyang were struggling fiercely. The scene gradually became chaotic. Dongtai. Mio's face suddenly became panicked. Her eyes widened in horror. Her mouth screamed, "Wake up! I want to go back to the time before dice existed." In Dongtai's, "Shall we play hide and seek here?" Dongtai replied, "Then choose a place that the hider finds familiar. The dice ultimate will handle that." The atmosphere shifted powerfully as if the whole world was grabbed and twisted. Ji-yoon and Yoonju watched the scenery distort, then reform into a familiar place. They were speechless. Daewon asked, "What if no one wins?" A sudden question startled everyone. He continued, "Like if both sides took too long to find each other, or the seeker took too long to find someone." Both X and Dongtai hadn't thought of that. X replied curtly, "I don't know." That made everyone more uneasy. What if no one wins? Dongtai sweated, eyes wide, imagining the game lasting forever. Yoonju was also scared. He thought he had made a big mistake but tried to stay calm. "It's fine, it doesn't affect winning or losing." "Of course, if that's what you want." X tilted his head. Dongtai explained, "If you want the game to end quickly, just set a time limit. Add another rule: if the seeker doesn't find anyone within the time limit, they lose." "Okay." X frowned. "Time over? Then what?" Then he said bluntly, "No, I don't like being bound by time. Just play and ignore time." Dongtai was wary. His intention to prolong the game was too obvious. X smiled lightly. "I want to play for a long time." White smoke glowed and dissipated. The surrounding environment appeared intact before their eyes. Everyone exclaimed in unison, "This is our school." X replied as if it were natural, "Everyone hide here." His voice revealed excitement. "Shall we start right away?" The ultimate dice floated and glowed. X said, "I'm the seeker, right? So I'll cover my eyes and wait. When the hourglass runs out, I'll start searching immediately." He covered his eyes, his voice like a lullaby but chilling everyone. "Hide well, be careful not to give yourselves away, my friend. Hide well." Everyone was truly panicked. X kept urging, "Go hide, go hide."
Dongtai, seeing this, shouted everyone hurry. Hide where X can't find you, we can win. Understand? A glimmer of agile hope sparked. People started scattering to find hiding spots, where to hide this way. Dongtai, called Yoonju. Jiyun doesn't know this school well, I'm entrusting her to you. Both turned back to look at him. Yoonju nodded, I understand, Dongtai. Jiyun, this way. They pulled each other, ran off amidst the chaos. Dongtai stayed behind to observe, ensuring everyone found a spot. Jiyun turned her head and called softly, truly worried Dongtai. As if asking if they could really win. He didn't say anything, just watched them leave safely. In the hallways, people shoved each other, finding dark corners for themselves. X still said, hide well, my friend. His footsteps echoed, are you hiding here or there? Some hid in the infirmary, climbed onto beds, and pulled curtains, blocking others, no, it's full here. The others, remaining ones, crawled under tables, holding their breath. After a while, X's voice rang out, ready. The hourglass ran out, meaning the hiding time was over. X said, like a verdict, here I come. The game officially began, and everyone understood this hide-and-seek was no longer child's play, but a battle for survival. From high above, he jumped down, saying, I don't like playing with time limits, we can play as long as we want. X faced him, revealing a slight look, and added, I want to play for a long time. After the cold mist, a large school loomed before everyone. He still floated in the air, reading the command, let the game begin. Deep within his eyes, a hint of worry and fear appeared. Then, everyone moved inside. Some hid behind doors. His voice, with a tone of amusement, let's play hide and seek. X, in another place, covering his eyes, muttered, let's play hide and seek. That excited sound made everyone tremble in fear. He repeatedly asked, where are you? Where are you? Everyone had found their own hiding spot, their eyes always looking out, fearing they'd be the first found. His voice continued, here or there? Everywhere were hiding places, people hid here, people hid there, some even hid in the toilet. He wondered, ready, yet? On the long staircases, footsteps echoed coldly. Jiyun peeked around, she softly asked, hey, where is Dongtai planning to hide? She replied, I don't know. But I believe he must have had a reason for choosing hide and seek. Yoonju recalled his image and added, until now, Dongtai has been manipulated by X many times. After a pause, he's calculating something. The only thing we can do now is not let X find us. Her voice showed some worry as she saw Jiyun not responding, are you okay? The call was like an awakening. Jiyun softly clenched her wrist, thinking, I was going to kill her. Then, she just said slowly, no, don't worry. This confused Yoonju greatly. A sound rang out, I didn't expect anyone to hide here. Towards the two girls, they had walked a stretch down the corridor and found a door. She said, this way, and immediately pushed the door open and entered. The things inside made Jiyun freeze. A room containing many books, which made her stand silently, muttering, this is. And Yoonju looked around and said, no one's here. This is the teacher's room, not a place most students are familiar with. Every desk contained almost the same things. She added, let's find a good spot to hide. The bookshelves could only fit one book each. They were numbered 1 to 4, the third row was missing a book. On the blackboard, chalk marks read, hide and seek, hide and seek. Yoonju and Jiyun went deeper to find a suitable spot. Suddenly, her eyes met a book on the table. She lightly touched its surface. On another side, someone wearing red sneakers was running at high speed. While running, he showed dissatisfaction, where can I hide? Is there any good place to hide? This is child's play, I'm too old for this. As soon as he saw him approaching, the person hiding shouted, hey! Go play somewhere else, it's full. Devung forcefully twisted the doorknob, saying anxiously, open the door. Let me in.
The person behind the door yelled, "Stop. Do you really have to hide in the same place?" He replied, "Why not?" The person inside added, "You could have found another place instead of causing trouble here, you idiot." The insult enraged him. He retorted, "Shut up. I'm not an idiot. Just you wait." He ran, muttering, "Stupid game. If only I could use invisibility." Suddenly, Devum discovered the computer room. Running inside, he saw someone else sitting in front of a computer. He was stunned. Devum then asked, "What are you doing?" "Not hiding." He didn't seem to care, continuing to type. He hesitated. "Don't tell me you are playing games." Suddenly from the top corner of the wall, a buzzing sound came from a speaker. To everyone's surprise, the speaker emitted X's voice. "Is everyone ready?" Outside, the hourglass had run out. He still covered his eyes, his voice extremely excited. "Here I come." Ji-yoon and Yoonju were worried. "Time's up. We've been wandering and still haven't found a spot." And Ji-yoon, in her panic, dropped the pile of books on the table. She suddenly cried out, "Ah, it's over." Everything fell onto the cold floor. Yoonju said worriedly, "Ji-yoon, we don't know how X will play. Hurry and hide." He gave a cold and terrifying smile, muttering, "Where should I start?" Turning back to the two girls, Yoonju asked, "Are you okay? I heard something fall. Do you need help?" She hid behind a printer, hesitating. "If X finds traces of us." Ji-yoon suddenly stopped her. "No, don't come out. Just stay there." She hid under table, her voice softening. "I'm fine." Underneath it, Ji-yoon held a book. It seemed very important to her. From outside the school, X said to his manifestations, "Hey, go search room by room over there." The other hesitated. "Search room by room first." Another manifestation said, "No, we should block the main entrance first, then corner them." The other said, Too much effort. Just charge in and boom, it's done." Both manifestations disagreed, arguing, "No, listen to me. This is your first time playing hide and seek. How are you different from me? We are one." X yelled out, "Order. We will search together." He continued, "Team 1, hands up." The manifestations eagerly raised their hands. X commanded, "Team 1, search the classrooms first. Team 2, hands up. Team 2 will block the exits and entrances for the search." Their faces looked very happy. Then he assigned tasks to other teams. Devum looked from the window and shouted, "Kha! What the hell is this?" A swarm of manifestations ran into the school. On another side, Dongtai stood still, as if preparing to do something risky. A group of children, identical in gesture, gaze, and appearance. The synchronized breathing created a scene that was both bizarre and eerie. The young man gaped at the clones, exclaiming in shock, "What? X can clone so many." The cloned children played chasing each other. Laughter echoed, "Don't push. I'll find the most, let's go." He looked, a wicked smile on his lips. The young man tightly shut his eyes, his facial muscles tense as if the scene before him was too horrifying. "What?" He cowered, still engrossed in playing games. The boy gritted his teeth. "Hey! Stop it, this isn't the time to play games." The other guy panicked, realized the truth, "Just as I thought, this place isn't connected to the real world. I can get online but..." That guy continued, typing, desperately trying to connect this space to the real world, only to realize the harsh truth: it seems there's no way to escape XA space. His eyes, vacant, stared fixedly at the screen. What did Dongtai mean by choosing hide and seek? I thought he wanted to buy time, but maybe not. Or does he really think we can win? The boy hurriedly grabbed his friend and yelled, "It's a matter of life and death. Turn off the machine and run." His friend, still lost in thought, replied dismissively, "Don't bother me, I'm busy." He was flustered without thinking much, remembered the horrific scene he just saw and yelled, "Busy with what? Aren't you going to run? XA's clones are swarming in like the Mongol army."
The clones, like a pack of wolves hunting those hiding. At the mains restroom, there echoed the desperate screams of the unfortunate victim. The pack gloated, their sinister laughter echoing, "Scared of me? Why are you screaming like that?" The clone pointed at the victim, his voice full of amusement. The one found was immediately bound by chains. His body trembled with pain, his breathing growing difficult. The unlucky person, eyes wide, stared at the chains around his neck, disbelieving. What the hell, chains again? The clones giggled just to mark the captured ones. Don't worry. Their laughter, childishly high-pitched, made the scene even more horrifying. The children added, when the winner is found, your neck will be twisted. The unfortunate victim screamed in terror, no. Let me go. The clones turned and rushed off to find new targets. The crunching footsteps on the floor were enough to make those not yet caught panic. Another one was suddenly discovered, eyes wide, body stiff with panic. The clones, wearing nurse outfits, rushed straight into the hiding spot. Needles in hand glinted, their voices excited. Where are you running, little bunny? Aren't you feeling sick? Shouts of panic echoed everywhere. He trembled, touching his neck. It's over. What is this on my neck? Behind the curtain, a figure hid silently, trembling, evading the fierce pursuit, but was unfortunately discovered. What's behind there? In the room, only the echo of counting spoils remained. 1, 2, 3 people. The clones sneered. Surely there are no more left, right? Meanwhile, the darkness silently hid a few who hadn't revealed themselves. Suddenly, a clone looked out the window and saw a figure hiding on the balcony. The victim's fearful eyes only made them more interested. Look, someone on the balcony. That's dangerous. Those remaining, who tried to hide in the shadows, were also found. A sense of helplessness and desperate screams arose. The clones excitedly said, here's another one. The sound of metal, of the chains tightening around the necks of the unfortunate. Their eyes seemed to have their will drained away. The entire building echoed with horrific screams and the clatter of colliding objects. The atmosphere was bleak, thick with fog. Heaven and earth were torn asunder. High above, the ultimate dice glittered like a tempting prize. Below was a faint figure and a clone. The small figure dragged its wounded body towards the ultimate dice. The clone smirked, hurting, aren't you? His hair hiding his eyes, spoke condescendingly. Or are you angry because I don't play with you alone? Screamed as if to motivate himself, I won't give up. With the ultimate dice, I will reset everything. Acted as if he heard the joke of the century. What nonsense are you spouting? Going mad from anger. Absolute advantage made him confident. No one can defeat me. Whether fighting or playing, the result is the same. Isn't it obvious? Eyes arrogant, his voice overpowering the space. Both the ultimate dice and this space are under my control. Losing is impossible, was constantly absorbing energy. The howling wind and collapsing structures clashed violently. Boy with the computer hadn't been discovered yet, but was nervously biting his hand, thinking, I can't think of anything else. Where is Domtai hiding? Somewhere in the school, no one knows. In his memory, who guided and saved his life, was still etched in his mind, or does he have another purpose? We've overcome difficulties, we can win. Tightened his thoughts, trying not to be disturbed by the outside, understanding Domtai's thoughts. Difficulties? What does he mean? Amit couldn't stay calm, he looked around searching where else. I have to hide quickly. He squeezed into the closet in the corner of the room. Outside, the clone's footsteps rushed past, searching for any remaining trace. This game is easy. The balance of the game tilted towards the clones too quickly. If it continues like this, it'll end soon, right? Easy as pie. The line of survival for everyone, but for these emotionless creatures, it was just a game. Playing together is so fun. In the room, the air was suffocating to the extreme. The boy couldn't stay calm, almost yelling, we have to hide before they come. Do you want to get caught? Belongings were thrown haphazardly on the floor by him. The door was pulled open forcefully. The roommate's voice was still heard, we have to hide before they come.
Do you want to get caught? The boy jolted, awake from his thoughts. Looking towards the door, his roommate had already squeezed into the closet in the corner, hurriedly urging, "In here. Close the door for me." He yelled, in despair, "At least if one person isn't caught, we'll have a chance to win against X. Right? Don't just stand there blankly." The clones burst in unexpectedly, replying, "As you wish, don't worry." They started searching for the two boys, playing with the closet over here. Inside the closet, the boy's voice trembled, "Let go." The other boy's eyes trembled as he looked at the clones. They sneered, teasing him, "Why aren't you hiding? Given up? There's no escape anyway, smart choice." They casually discussed, "We found two, only one more left." What? "Just finding him will end the game." Discussed, "We found two guys, only one more left." What? "The game ends once we find him." Ji-yoon turned her head, curious about the strange sound. Her companion seemed to hear it too, asking, "Ji-yoon, did you hear something fall?" Ji-yoon touched the attendance register tightly, her eyes sad, her small shoulders slightly hunched, but she still tried to assert, "I'm fine." The boy, hiding in the closet, pleaded fearfully, "Hey, close the door for me." His roommates' eyes were hazy. "Where is Dongtae hiding? Difficulties, what does he need?" The clone sneered, confident in his absolute advantage. "Whether fighting or playing, no one can defeat me." Dongtae raised his face high as if he had overcome all difficulties, looking towards the light. In the hallway, the clones excitedly showed off their spoils. "How many did you find?" "3, 2, I only got one." They didn't see the unfortunate ones as opponents, but just as trash. "This game is fun." "Exactly, this game is easy." The children didn't hesitate to discuss how to toy with lives, regretting not playing longer. "If I knew it was this fun, I would have played more before logging them out." The clones didn't hide their perverted nature. "That's right, the truth is I've always wanted to play like this for a long time." His smile was twisted, the corners of his lips pulled back abnormally, as if suppressing sick pleasure. Teeth exposed in the dim light, he uttered inhuman words, "This is so fun." The clones, with distorted appearances, clothes stained, breathing rapidly, pushed each other up the stairs. Their wild eyes scanned for the remaining ones, found almost all of them. "Don't push." Yoonju held her breath, hiding behind the office door, her back pressed against the cold door. Through the gap and the noise in the hallway, she saw X approaching. Yoonju urgently looked towards Ji-yoon, softly calling a reminder, "Ji-yoon, are you okay? Be careful, X is nearby." In response, she received only cold silence. Yoonju risked speaking again, "Are you alright? Can you hear me?" Still not receiving a reply, she turned behind her to look for her teammate but couldn't find her. Yoonju's eyes suddenly widened when she saw an odd object on the ground. A file had fallen. Did she forget to pick it up? X will surely find something suspicious. The perverts were getting closer, and Ji-yoon's continued silence made Yoonju more flustered. She called louder, "Ji-yoon, can you hear me?" The calls became more urgent in the tense atmosphere, "Ji-yoon." Meanwhile, the girl remained lost in vague thoughts. She curled up under the table, silent and unresponsive. A clone of X suddenly stopped. He hit his teammate and spoke menacingly, "Did you check here?" Yoonju jumped when she heard the question. The clone looked up at the nameplate, the faculty office. The faculty office only has adults, right? Her eyes widened in the darkness, her gaze fixed tensely on the door gap. She trembled slightly with every sound in the hallway, hearing the ex-clones chatting, "I don't want to go in, it's too scary." The clones, though perverted, were still children, afraid of teachers, so they pushed the responsibility onto each other. "There are no adults, you idiot, I'll let you go first." No. The ex-clones quickly agreed to play rock-paper-scissors to decide who would go check. "Go check the faculty office." "I should have been the one to go out, shouldn't I?" The game had reached its climax. The perverts chattered, "Let's do this quickly." The door creaked as the clone pushed it open. In the room, June still clutched the attendance register.
her shoulders trembling, not yet aware of the approaching danger. Yoonju looked towards the fallen file, her eyes wide with fear that it would make the ex-clones suspicious of their presence. Outside, the dusty window frame, the sky was gloomy. The boy stopped thinking about Dongtai's actions, hearing the counting from outside 1, 2. The clones pushed open the old wooden door forcefully, rushing straight into the room where the two boys were hiding. They only heard the resistance fade stop. The clone stood in the chaotic room, his breath filled with pleasure, smirking and whispering triumphantly, "Found two more. Only one person left." Taehyun was surprised, only one person left. The kids laughed slyly, "That's right, easier than I thought. You guys hide terribly, I'll show you how it's done later." His eyes blurred, his eyelids heavy, no longer able to resist. Iron chains appeared around Taehyun's neck, each link tightening. He was momentarily shocked to see the cold chains on his neck, screaming in terror, "Ouch!" In the space, only the sound of iron chains and Taehyun's pained body echoed. The chains wrapped tightly around his neck, but a glimmer of hope remained in his eyes still. Taehyun raised his head, his eyes determinedly facing the clones. "Only one person left means you can't find Dongtai, right?" The kid paused for a second, asking doubtfully, "Huh? What do you mean?" It suddenly let out a mocking, self-satisfied smile. "No way, we already found Dongtai." Taehyun panicked as if his last hope was snatched away. "What?" Dongtai raised his head high, his eyes not panicked but sparkling with unusual calm. His gaze seemed to measure every detail. There was still a secret path only he recognized. Taehyun's companion, after being played with in the closet, was also released. Staggering, he leaned on his hands on the ground, resentfully yelling, "What the hell?" Dongtai proposed hide and seek. "So who is the last person?" The clone opened the door of the last room they hadn't searched. Yoonju's steps hurried towards the file that fell on the ground. She quickly thought of a way to save herself and Jiyoon from the dire situation, then made a difficult decision. "Instead of both of us getting caught, I'll attract its attention." With that thought, as if an invisible string urged her, Yoonju tightened her grip on the file and jumped out. The clones had already sniffed her out. "Someone over there." Where? Jiyoon snapped out of her thoughts, worried Yoonju. In the hallway, only the mad shouts of the ex-clones were heard, "Don't run." She ran fast down the hallway, undeterred even while being chased. In her heart, there was only one will: "I have to keep running until the end, Jiyoon. I'll distract X." Yoonju daringly bolted out of the hallway where the clones were chasing her. She gripped the file tightly so as not to reveal her sister's trail. Jiyoon jolted out of her vague thoughts, her heart aching with worry about Yoonju. She couldn't say anything to her sister, only silently prayed, "Don't move, Jiyoon." Her gaze couldn't say anything to her, just silently prayed, "Don't move, Jiyoon." Her determined gaze, उसका इरादा साफ दिख रहा था जब वो खतरनाक जिम्मेदारी निभा रही थी, "मैं उनका ध्यान भटका दूंगी." हॉल में लंबी और सुनसान, सिर्फ भाग दौड़ की आवाज, जोर जोर से चिल्लाना और तेज सांसें थी। "आए उधर, रुको!" वो क्लोन्स योंजू की आवाज पीछे भाग रहे थे। वो हॉल में शिकार करते जानवरों की तरह तलाशी ले रहे थे, उस कमरे की तरफ देखे बिना जहां जियून छुपी थी। कोई था वहां अभी? कौन? कोई? तुमने देखा? द एक्स शोर मचाते ह्यू उसके पीछे भागे, "पीछा करो!" "आए, रुको!" उनकी परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई, बस अंधेरे हॉल में भगती आवाजें और चिल्लाने की ध्वनि रह गई। कोने के कमरे में जियून सिमट गई, चुपचाप शांति वापस आने का इंतजार करने लगी। उसी वक्त ताह्यून हैरा होकर आंखें फाड़कर समझ गया, विश्वास नहीं हो रहा, जियून ही आखिरी बच्ची है जो पकड़ी नहीं गई। वो उछलकर खड़ा हुआ, सांसें तेज चल रही थी तनाव से, हाथ अभी भी कांप रहे थे। डोंगताए, ये क्या सोच रहा है भला? उसका दोस्त ताह्यून का शांत नहीं रह पाया, शौक में आवाज कांपते हुए चिल्लाया, "माँ की!" अचानक इस बकवास खेल में खींचा गया। वो रोने लगा, निराश होकर बोला, "असल में वो छुपने छुपाने का खेल किसी वजह से नहीं खेल रहा, बस चाहता है हम सब साथ में मारे। सब कुछ सिर्फ एक्स के तमाशे के लिए।"
शाम की धूप खिड़की पर उदास नारंगी रंग छा गया। उसके दोस्त की चीखें अब भी गूंज रही थी। डोंगटाई, कहाँ है तू? वो हरामी, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तक लंबी घूमती थी खेल के इलाके के चरण तरफ, ठंडे सस्ते मेटल की बनी झाल जिसमें कोई निकलने का रास्ता नहीं था। पानी की नाली काली और रस्टेड थी, टपकता पानी गूंज रहा था। डोंगटाई ने खोला, आंखें फाड़कर दूर देखते हुए। उसके गले में भी बंधा हुआ था उस डोर से जो एक्स द्वारा पकड़े गए लोगों के लिए थी। एक क्लोन डोंगटाई के पीछे से निकला, उसकी परछाई उस पर छा गई। क्या कर रहा है भाई? बस खड़ा ही रहेगा? वो लड़का मुंह बनाकर उस खाली जगह में बोला। पकड़ा गया। डोंगटाई पैल था, पलटकर धीरे से बोला, क्या हुआ? मुश्किल था? तेरा मतलब क्या है? सीधा देखकर अस क्लोन की आंखों में वो मजाक उद्या, मुझे ढूंढ ले। उसकी आवाज खींची, लंबी और मचकिया थी, जैसे डोंगटाई की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन आंखों में शक था। यहां तक पहुंचना मुश्किल है। सीन चेंज करके एक लंबे और घुटन भरे हॉल में क्लोन्स ने यूंजू को देख लिया था और जोर से पुकारते रहे, रुको रुको, ठहरो, हमने तुम्हें पा लिया। वो एक्स जानते थे साफ की कौन सामने भाग रहा है, पर वो रुकी नहीं, मोड़ों में छुपती गई। रुको, वो यूंजू है ना? सीन फिर से डोंगटाई की तरफ गया। क्लोन ने मजाक उद्या, हम इतनी भी अकलमंद नहीं है तू, है ना? उसने आंखें घुमाई बारिश और स्टेडियम को देखा, परेशान होकर। ये तो बस स्कूल के पीछे का हिस्सा है। फिर उसने देखा डोंगटाई को ऐसे जैसे वो कोई पागल हो और ये छुपने की जगह है। वो फिर देखा, बिना किसी झिझक के कहा, तुम सही हो, मैं छुपा नहीं हूं। वो परछाई शाम की उन दोनों पर पैड रही थी। डोंगटाई पास गया, हाँ, ये छुपने की जगह नहीं है। पर क्यों? फिर वो देखा सीधा एक्स की तरफ, उस सवाल को पूछने जो वो जवाब नहीं दे सकता था। टैब, मुझे किसी ने क्यों नहीं ढूंढा? डोंगटाई ने नजर दौड़ाई उस मोड़ की तरफ जहां लोग अभी भी भाग रहे थे। उस वक्त मैं चाहता था कोई मुझे यहां पाए। वो देखा उस गली की तरफ गुजरे हुए वक्त में जहां लोग एक बच्चे को मार रहे थे। किसी ने मुझे नहीं देखा क्या? डोंगटाई का नन्हा सा चेहरा दिखा, चेहरे पर दोस्तों के दिए हुए जख्म। बाहर सड़क पार स्टूडेंट्स की भीड़ थी, खुशी की आवाजें थी, अंदर सिर्फ दर्द भरे ख्यालों थे। बिल्डिंग के बाहर ये जगह उन्हें जैसे मौजूद ही नहीं थी। डोंगटाई ने कहा, जैसे वो बात उसकी नहीं किसी और की हो। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ छुपूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। वो पैल था, शांति से एक्स से बोला, जैसे वो उसके गुजरे हुए खुद की तरफ से कह रहा हो। आखिरकार मुझे किसी के साथ छुपना मिल गया। क्लोन ने उससे एक लंबी मतलबी खामोशी में जवाब दिया। उस तरफ हॉल में यूंजू एक कोने में पहुंच गई थी। कोना आ गया, मुझे कहीं और जाना होगा। पर उससे पहले कि वो कुछ सोचती, लाल जंजीर दिखी और उसके शेर को जकड़ लिया। क्लोन्स ने यूंजू को देखते हुए मजाक उद्या, आखिर पकड़ ली। क्यों भाग रही थी? वैसे भी पकड़ी जाती। चलो देखते हैं, अभी भी कोई वहां छुपा है ना। इस तरफ जीयून होश में नहीं थी, हाथ में अटेंडेंस बुक कास कर पकड़ी हुई थी। शांति हो गई। वो चुपचाप बैठी रही। कमरे में शाम की धूप उसके फीके चेहरे पर पैड़ रही थी। वो मन में बोली, यूंजू ने मेरे लिए कुर्बानी दी। जीयून के हाथ पर जख्म भरने लगे थे। जिंदा रहने की चाहत तेज हो गई। ठीक है, अब मुझे खुद कुछ करना होगा। वो चुपके से नीचे उतरी, हाथ पैर जमीन पर रगड़ते हुए दरवाजे की तरफ रेंगने लगी। सीधा जीयून के ऊपर एक परछाई अचानक दिखी। क्लोन टेबल पार बैठा सीधा उसकी तरफ देख रहा था और खुद ही बाहर आ गई। वो नहीं जानता था कब से वो शेर की तरह जीयून का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरी खेल खत्म हो गया था। हॉल में सिर्फ उनकी आवाजें थी। एक्स का काम हो गया, सब मिल गए। अब हमारी बारी है छुपने की। ग्रेट, चलो अब खेल खत्म करते हैं। डोंगटाई पलटकर शांति से एक्स से बोला, जैसे वो उसके गुजरे हुए खुद की तरफ से कह रहा हो। वैसे भी मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया। खाली जगह मडडल्ड हो गई, बस उसकी और एक्स की परछाई जमीन पर गहरी थी। क्लोन ने वो बात सुनकर सर झुकाया और चुप रहा। घंटी की आवाज डिंग डिंग गूंजी। क्लोन्स उदास हो गए क्योंकि खेल खत्म हो गया था। सब मिल गए, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक्स ने
डोंगटाई का मजाक उड़या। वो बोला नहीं, बस मतलबी अंदाज में जवाब दिया, सुना, हम सब मिल गए हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? छुपना मजेदार है ना? एक्स खड़ा था। डोंगटाई ने शांति से पूछा, है ना? उसकी तीखी आंखें सीधा क्लोन की तरफ देखी। मजा नहीं आया। क्लोन झकते हुए होंठ हिलाए और फिर माना, हाथ तो सबके साथ खेलना मजेदार था। इसे पहले कि वो एक बीमार दिमाग का इंसान बन जाता, वो भी एक अकेला बच्चा था जो सिर्फ बोर खेल खेलता था। वो बच्चा होंठ हिलता रहा, पर फिर उसने वो शब्द अपने अंदर दबाए रखे। आखिर में बस बोला, हाँ ठीक है। लगता है डोंगटाई क्लोन्स को खतरनाक नहीं बल्कि दोस्ती के भूखे बच्चे समझता था। वो बोला, समझ गया। बुरा है, अगर तुम्हें मजा आता तो अच्छा होता। जमीन जहां डोंगटाई और क्लोन्स खड़े थे टूटने लगी। स्कूल की दीवार जिसमें डोंगटाई की परछाई बनी थी वो भी गिरने लगी, उसकी आखिरी बात छुपते हुए, क्योंकि यही आखिरी बार है। आखिरी शब्द जो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। एक्स अभी तक समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। मेटल की आवाज पीछे से आई। एक्स की आंखें चमकी, जैसे वो समझ गया हो। उसकी मुस्कान बढ़ती गई। ताह्यून के स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आया। स्कोर क्लोन्स के फेवर में था। हार लिखा बार बार ब्लिंक कर रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन धुंधली हो गई। स्कोर 0-1 पर खत्म हुआ। ताह्यून के पसीने छूट रहे थे। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था, ये कैसे हो सकता है? मेन एक्स को ऐसे कैसे हरा सकता हूं? डोंगटाई ने छुपने का खेल क्यों चुना? सीन चेंज होकर जीयून की तरफ गया। वो आखिरी थी जो पकड़ी गई। वो अचानक काम कर एक्स की आवाज की तरफ पलट गई। जब तुम नीचे छुपी थी तो क्या सोच रही थी? क्लोन ने को घुरते हुए बोला। वो देख रहा था वो चीजीन जो उसने पकड़ने से पहले धुंधी थी, और बोला, बहुत सोच रही थी। जीयून बोलती बंद हो गई, बस बोली, और बाहर सब कुछ गिर गया था। एक्स ने डोंगटाई को देखा। अब खेल खत्म करते हैं। जगह टूटने लगी और अल्टीमेट डाइस में सिमटने लगी। वो पत्थर फिर से एक नया नजारा बना रहा था। गली में द सीन हैड कंप्लीटली कोलैप्स्ड। X looked up at Dongtai. Now, let's end the game. The scenery cracked, constantly being absorbed into the ultimate dice. The stone recreated a completely new scene. A neighborhood with old wooden doors, makeshift buildings, covered by rusty tin roofs. Old, dilapidated, moss-covered scenery everywhere. Far away, only piles of collapsed, reinforced concrete remained, emitting a disgusting smell. What a foul smell. The excavator that leveled the building was still there. The power poles had peeling paint, their surfaces marked by time. This area was so quiet it made people suspicious. This place looks like an abandoned area, not even a ghost. Not even a star. The neighborhood was silent. In the darkness, dim yellow light from street lamps casting an eerie glow. The players looked around, lamenting, damn it. I don't want to be in this horrible place, take me back. Aren't we at school? Confusion and frustration were evident on everyone's faces. Their neck chains still on, they complained, why are we here? There's nothing but these neck chains. Is it because of the ultimate dice? The space was silent, only the electronic sounds from the ultimate dice and the players' laments could be heard. So does this mean we lost to X? Yes, that's right. Dongtai's voice echoed through the crowd. X found all of us. All eyes turned towards the new area with fear. His words confirmed everyone's suspicions. After that, everyone fell silent, looking at Dongtai in succession. The night sky was starless, and this was X's most familiar place. The clone, the dice's power lifted him high. He waved to the crowd before him. Dongtai, Dongtai, come here. Welcome everyone. As Dongtai said, this is my beloved place. Amidst the deserted neighborhood, X continued to boast about his advantage. Although I find this place a bit dirty and rundown. Now it's my turn to hide, right? The young boy let out a panicked scream, his voice trembling as if breaking down. Impossible playing hide and seek in such a vast place. Just thinking about it gives me goosebumps. We'll die.
Dongtai's eyes widened, thinking rapidly to connect the dots, ignoring the screams of the crowd outside. What do we do now, Dongtai? You bastard! The ex-clone stepped back as if certain of victory. He enunciated each word as if declaring the start of a new nightmare. It's my turn to hide now. The ex-clone dashed into the street in the rain. The weather and space seemed to favor them. The clones laughed maniacally, their voices filled with strange excitement. Great, it's our turn to hide. Amidst the dim lights, the ex-clones couldn't hide their excitement for the game. Where are you guys going to hide? Where should I hide? I know a great spot. Where? Where? The clones scattered chaotically, hiding in every nook and cranny. I'll hide here. One of them chose a safe hiding spot. The others also rushed. Oh, that's good, let me hide with you. They pushed each other, some not wanting anyone to hide with them. No, you selfish person. Suddenly, one ex glanced into the distance. In a narrow, dirty gap, another one was trying to squeeze through to find a hiding spot. The rules were explained, as always. We'll time it with this hourglass. The ex-clone, running and jumping, finished explaining the rules. If you don't find me or want to give up, I win. Understand? He continued speaking, in a low but clear voice in the rain. If you find everyone, the score will be a tie, 1-1. Then we'll have to fight again. Dongtai faced the clone, his calm expression nodding slightly. The clone continued to retreat, his eyes sharp. Let me repeat, even if you find everyone, it doesn't mean you win. The clone's finger pointed directly at Dongtai. A tie, 1-1, then we fight again. That's the rule, clear? He blinked, his expression unchanged. Of course, I understand. One ex laughed gleefully, pointing to a dark corner. Great, I'll hide here. Huh? Another one squeezed behind the collapsed wall before the others could react. I claim this spot. Another one decided to climb inside the rusty crane. Hurry, they're about to start searching. Two kids, hiding behind an old electrical box, whispered incessantly. I'm so worried, aren't you? SHH. One clone peeked out from the narrow gap between two walls, listening. Another one, behind the collapsed wall, also curiously looked out. At the player gathering point, no one dared to act alone. They looked at Dongtai. Hey Dongtai, what are you going to do now? He maintained his calm demeanor, not saying any unnecessary words. Yeah, I understand, no need to repeat. Dongtai was smart enough to understand that the winner would get the ultimate dice. The rules of winning and losing, and the penalty for the loser. In his dark, shining eyes, the brilliant reflection of the dice was mirrored. The remaining players, not receiving an answer, yelled insults at Dongtai. We can't die like this, it's all Dongtai's fault. One voice followed another. Video देखने के लिए thanks. Everyone wait, please calm down. But in their hearts, सब लोग रुको, प्लीज शांत हो जाओ. लेकिन उसके दिल में पुराने दरवाजे और रस्टेड छत से ढाकी हुई टेम्परेरी बिल्डिंग. कहानी पुरानी, टूटी हुई और कई जगहों पर मॉस से ढाकी हुई थी. डोर, सब कुछ सिर्फ टूटे हुए कंक्रीट का ढेर था, जिस पर गंदी बू आ रही थी. ये कैसी बू है? एक्सकवेटर ने बिल्डिंग गिरी थी, वो अभी भी वही था. इलेक्ट्रिक पोल की पेंट उखड़ गई थी, उस पर समय के निशान थे. ये जगह अंत थी जिसने लोगों को शक में डाल दिया. ये जगह तो सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है. एक तारा भी नहीं. गली शाम में अंधेरी थी, स्ट्रीट लाइट से पीली रोशनी पैड रही थी. प्लेयर्स ने आसपास देखा और दुखी होकर पुकारा, माँ की. मेन इस दरवानी जगह पर नहीं रहना चाहता, मुझे वापस ले चलो. क्या हम स्कूल में नहीं थे? घुटन और गुस्सा उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था. गले की जंजीर अभी भी थी, वो रो रहे थे. हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ जंजीर के सिवा कुछ नहीं. क्या ये अल्टीमेट डाइस की वजह से है? वातावरण शांत था, सिर्फ अल्टीमेट डाइस की इलेक्ट्रॉनिक आवाज और प्लेयर्स की दुखी बातें आ रही थी. तो इसका मतलब हम एक्स से हार गए. हाँ बिल्कुल. डोंगटाई की आवाज भीड़ में गूंजी. एक्स ने हम सबको ढूंढ लिया है. सबकी नजरें डरते हुए नई जगह की तरफ उठी. उसकी बात ने सबके शक को सच कर दिया था.
उस बात के बाद सब चुप हो गए, सब डोंगटाई की तरफ देखने लगे। आसमान रात का था, एक भी तारा नहीं था और ये एक्स की सबसे पसंदीदा जगह थी। क्लोन डाइस की ताकत ने उसे ऊपर उठाया, उसने सामने खादी भीड़ को हाथ हिलाया। डोंगटाई इधर आओ, सबका स्वागत है। जैसा डोंगटाई ने कहा, ये मेरी पसंदीदा जगह है। गलियों में सुनसान एक्स अपनी जीत का घमंड दिखा रहा था। बेशक मुझे ये जगह थोड़ी गंदी और खस्ता लगती है। अब मेरी बारी है छुपने की, सही ना? वो लड़का चीखा, आवाज कांप रही थी जैसे वो टूटने वाला हो। नहीं हो सकता इतनी बड़ी जगह में छुपना। सोच कर ही डर लगता है, हम मर जाएंगे। डोंगटाई की आंखें फटी हुई थी, वो तेजी से सोच रहा था, सबको जोड़कर भीड़ की चीखों को नजरअंदाज करते हुए। अब क्या करें डोंगटाई? हरामी। एक्स एक कदम पीछे हट गया जैसे वो जीत गया हो। उसने हर शब्द ऐसे कहा जैसे एक नया ख्वाब शुरू हो रहा हो। अब मेरी बारी है छुपने की। एक्स तेजी से गली में भागा, बारिश में मौसम और जगह उनके फेवर में थी। क्लोन्स पागलों की तरह हंसने लगे, उनकी आवाज में अनोखा उत्साह था। ग्रेट, अब हमारी बारी है छुपने की। मध्यम रोशनी में वो एक्स अपना उत्साह छुपा नहीं पा रहे थे। तुम लोग कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपोगे? मुझे एक अच्छी जगह पता है। कहाँ? कहाँ? क्लोन्स भागते हुए इधर उधर छुपने लगे। मैं यहाँ छुपूंगा। एक ने छुपने की जगह चुन ली थी, बाकी ने भी जल्दी की। ओह ये अच्छा है, मुझे भी छुपने दो। वो एक दूसरे से धक्का धक्की करने लगे, कुछ ने किसी को साथ नहीं छुपने दिया। नहीं, तुम स्वार्थी हो। अचानक एक एक्स ने दूर देखा। एक टैन गंदी जगह में एक और छुपने की जगह ढूंढ रहा था। खेल के नियम बताए गए, हमेशा की तरह हम इस आर ग्लास से समय गिनेंगे। एक्स दौड़ते हुए नियम बताता रहा, अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए या हार मान ली तो मैं जीत जाऊंगा, समझे? वो बोला धीमी पर साफ आवाज में। बारिश में अगर सबको ढूंढ लिया तो स्कोर बराबर होगा, तब हमें फिर से खेलना पड़ेगा। डोंगटाई क्लोन के सामने खड़ा था, शांति से हाँ बोला। क्लोन पीछे हटने लगा, आंखें तेज हो गई। मैं फिर से कहता हूँ, सबको ढूंढ लिया तो भी तुम जीते नहीं हो। क्लोन ने सीधा डोंगटाई की तरफ उंगली उठाई, बराबर तो फिर से खेलना पड़ेगा। नियम यही है, समझा? वो आंखें झपककर शांति से बोला, हाँ मैं समझ गया। एक एक्स खुशी से हंसा, एक कोने की तरफ इशारा करके बोला, ग्रेट, मैं यहाँ छुपूंगा। क्या? दूसरा दीवार के पीछे घुस गया, उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता मैंने ये जगह पकड़ी। और एक ने टूटे यूक्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। जल्दी करो, वो मुझे ढूंढने आ रहे हैं। दो लड़के पुराने इलेक्ट्रिक बॉक्स के पीछे छुपकर बातें कर रहे थे। मैं दार रहा हूं, तुम नहीं दार रहे। छुप। एक क्लोन दीवारों के बीच की दरार से झांक रहा था, दूसरा टूटी हुई दीवार के पीछे से देख रहा था। प्लेयर्स के ग्रुप में कोई अकेला नहीं चल रहा था। वो डोंगटाई की तरफ देख रहे थे। हे डोंगटाई, अब तुम क्या करोगे? वो शांति बनाए राखी, कुछ और नहीं बोला। हाँ मैं समझ गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं। डोंगटाई इतना समझदार था कि वो जानता था कि जीतने वाले को अल्टीमेट डाइस मिलेगा। जीत हार के नियम और हारने वाले की सजा। उसकी काली आंखों में डाइस की चमक दिख रही थी। बाकी प्लेयर्स को जवाब नहीं मिला। वो डोंगटाई पार चिल्लाने लगे, हम ऐसे नहीं मर सकते, ये सब डोंगटाई की वजह से है। ये आवाजें एक के बाद एक गूंजी। सब लोग रुको, शांति रखो। पार यूंजू के दिल में भी डोंगटाई के बारे में सवाल थे। वो बहुत सोच रही थी जब डोंगटाई क्लोन से बात कर रहा था। क्या हो रहा था? एक्स को भी यही सवाल था। उसने सोचा डोंगटाई डर रहा होगा या कुछ और महसूस कर रहा होगा। डोंगटाई की तस्वीर खेल में दिखी जिसे वो चेक कर सके। सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा, मजा आ रहा है हम दोनों के लिए। अब खेल खत्म करते हैं। फिर एक्स ने आखिरी फैसला किया, सीधा डोंगटाई की तरफ इशारा करके, तुम कुछ छुपा रहे हो, पर वैसे भी खेल के नियम सबसे ऊपर है जब तक जीतने वाला मिल ना जाए। अल्टीमेट डाइस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा था। एक हल्की पर्पल लाइट दे रहा था जो नए मलिक को बुला रहा था। डोंगटाई ने एक्स से शांति से कहा, ठीक है। सब कुछ डोंगटाई के प्लान में लग रहा था।
कोई नियम नहीं बदल सकता, ना मैं ना एक्स। क्लोन ने अपना मकसद पा लिया था, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। वो पैलथा और भागना शुरू कर दिया। उस पुरानी गली में बस प्लेयर्स को मुड़कर मतलबी नजर से देखा। वो भीड़ में घुस गया। दूसरा राउंड शुरू हो गया था। क्लोन्स खुशी से चिल्लाने लगे, ग्रेट, अब हमारी बारी है छुपने की। कहाँ छुपना चाहिए? कुछ देर बाद गली में एक भी इंसान नहीं दिखा। आरग्लास पीछे सबके अब रुक गया था। क्लोन्स की आवाज दूर से गूंज रही थी, हम छुप गए, अब हमें ढूंढो। प्लेयर्स घबराकर डोंगटाई से पूछने लगे, सुना? हम क्या करें डोंगटाई? जल्दी बताओ एक्स को कैसे हराना है। डोंगटाई अभी भी शांत था, पूछने पर छुप रहा। उसके सर पर बाल थे जो चेहरा छुपा रहे थे। वो डोंगटाई के सामने कूद गया, चलो खेलते हैं, छुपना मजेदार है ना? वो छोटा सा शेरा हवा में लटका हुआ था। दोनों जैसे नार्क में थे जो टूट रहा था। टुकड़े हवा में उड़ रहे थे जैसे समय गुजर रहा हो। शायद ये हमारा आखिरी बार है। डोंगटाई शांति से खड़ा रहा, बस एक बड़ा डाइस नीचे गिरा। एक कन्फर्मेशन, कोई नियम नहीं बदल सकता। वो इतना बड़ा था कि छोटे पठार भी गिरने लगे। पिंक शू धीरे से काली जमीन पर पड़ा। एक्स अचानक रुक गया और सामने देखा। उसने देखा अपने जैसा दिखने वाला बच्चों का एक ग्रुप भाग रहा था। अब हमारी बारी है। पीछे से सब डार कर डोंगटाई का नाम पुकारते रहे, क्या हम हार जाएंगे? हम क्या करें? उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, जरा भी नहीं हिली। फीका चेहरा बस एक नजर दिखा रहा था। उसकी नजर सीधा उसकी तरफ थी और वो एक्स के बारे में सोचने लगा। धुंधली तस्वीरें और एक्स का सिंबल डोंगटाई के दिमाग में आए। वो धीरे से बोला, अब तक। डोंगटाई ने होंठ हिलाए जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर उन्हें दबा लिया, कुछ बोल नहीं पाया। एक आवाज दूर से आई जिसने एक्स को पैलथा दिया। वो भागते हुए बोल रहे थे, तुम वही क्यों खड़े हो? छुपोगे नहीं? अच्छी जगह सबसे पहले मिल जाती है। आरग्लास चल रहा है। उसने देखा उन्हें जाते हुए और झिझकते हुए बोला, हाँ रुको, मैं भी चलता हूं। कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए एक्स ने होंठ दबा लिए। फिर वो पैलथा और भाग गया, पीछे छोड़कर डोंगटाई और भीड़ को। वो भागते हुए चिल्लाया, हे रुको मेरा। वो अभी भी शांति से दूर देख रहा था। एक जैसा दिखने वाले बच्चे, सबने सेफ्ट टी शर्ट और एक जैसा शू पहना था। वो बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम कहाँ छुपोगे? फिर हर बच्चा अलग हो गया। एक ने जल्दी की, जल्दी करो, ढूंढने का समय होने वाला है। आरग्लास चलने लगा और उनकी परछाइयां खस्ता बिल्डिंग के पीछे गायब हो गई। डोंगटाई वही खड़ा देखता रहा जब तक कोई नहीं दिखा। अचानक तेजी से कदम आवाज पीछे से आई। देवुंग ने उसे दोनों हाथों से उठाया और जोर से चिल्लाया, ये क्या है? हमने तुम्हारी बात मानी फिर भी हार गए। वो आगे बोला, और दांता तुम्हारे पास कोई प्लान था ना? एक लड़की ने ये देखा और रोकने आई, रुक जाओ, उसे छोड़ दो देवुंग। वो जोर से बोली, रुक जाओ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी डोंगटाई का कॉलर पकड़े हुए था और चिल्लाया, छोड़ दे, ये पागल मुझे गुस्से में ला रहा है। कहाँ देख रहा है? बिना डाइस के मैं तुझसे नहीं डरता। जीयून ये देखकर सोच रही थी कि क्या करे। यूनजू ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? कुछ लोगों ने जवाब दिया, पता नहीं। किसी ने पूछा, क्या हमें सब एक्स को ढूंढना था? वो सोच रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अनोखा दुख था। अपने हाथों को देखते हुए जो खून से भरे थे, वो बोली, गायब हो गए सच में। यादें आई। जीयून स्टडी टेबल पर किताब लिए बैठी थी। वो अपनी मुट्ठी बंद कर ली जैसे कोई भ्रम हो। वो होंठ दबाकर बोली, हाँ यही हकीकत है। वो कड़वाहट और रुखापन उसे होंठ दबा गया। एक और आदमी ने उसे तेज चीज पकड़े हुए देखा तो सोचा, क्या सच में? जीयून सोच रही थी कि अब डाइस नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब नहीं जब तक सबको खत्म ना करना हो। वो आदमी ये देखकर घबरा गया। वो लड़की जो उसे रोक रही थी बोली, रुक जाओ, डोंगटाई हमें यहां तक ले आया है। शोर मच गया, किसी को पता नहीं था कि खतरा नजदीक है। देवुंग फिर चिल्लाया, तो क्या? वो बोला, क्या फायदा सबके मरने का?
आगे का भविष्य और भी अंधेरा है। अगर लड़ना है तो कम से कम एक जिंदा रहना चाहिए, वो मैं हूं। वो लड़की ये देखकर गुस्से से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या सोच रहे हो? वो बोला, बताओ तुम लॉग एक्स को कैसे हराओगे? कम से कम पकड़े ना जाओ तो जीतने का मौका मिलेगा। जीयून धीरे, वो जीयून का था। चारों तरफ शोर शराबा होने के बावजूद वो डोंगताई के पीछे से एक तेज चाकू लिए धीरे धीरे बढ़ी। उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुयंग जमीन पर पड़ा। उसने जीयोन को देखने के लिए सर उठाने की कोशिश की। उसके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे। डाइस से उसे मार दू जल्दी। एक चीज जो सिर्फ इंसाफ थी, वो थी उम्मीद और मायूसी। लोगों का एक झुंड जमा हो गए, कुछ एक दूसरे का सहारा लिए बिना खड़े नहीं हो पा रहे थे। सब परेशान और गुस्से में थे। साला, अब क्या करें? क्या डोंगताई ने हमें धोखा दिया? दो लोग जो गुस्से में थे बस चिल्लाकर इल्जाम लगा रहे थे, सब उस कमीने की वजह से हैं। क्या हुआ? यूंजू ने देखा सब लोग गुस्से में थे तो वो डोंगताई के लिए परेशान हो गई। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की। रुको, तुम लोग क्या कह रहे हो? चलो मिलकर उसे ढूंढते हैं। देवुंग चिल्लाया। जवाब में उसकी आवाज में शक था। वैसे भी एक्स को हरने का कोई तरीका नहीं है। जीउन ने झुकाया। चेहरा खून से साना हुआ, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। वो दबी आवाज में बोली, डोंगताई तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? एक चीख डोंगताई के कानों में गूंजी, पर वो छुप रहा, जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब दो। कुछ पहचाने हुए चेहरे डोंगताई की याद में वापस आए। पहले था ब्युंगचूल, डोंगताई हम कितनी दूर जा सकते हैं? फिर था सुक्सून नानी को सहारा दिए हुए, उसकी आंखों में निराशा थी। तुमने कहा था सब कुछ अलग होगा क्योंकि वो तुम थे। कपड़ों का एक सेट जमीन पर पड़े द क्यूब्स के बीच। जवाब दो। एक्स अपने गिरे बाल जो उसके मासूम चेहरे का आधा हिस्सा छुपा रहे थे, हल्का सा मुस्कुराया। मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं। उसका मुंह हल्का सा खुला, जैसे कह रहा हो, नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद खामोशी। डोंगताई ने बोलने का फैसला किया। सवालों का सामना करते हुए उसने उनकी तरफ हाथ उठाया। हम ढूंढने नहीं जाएंगे। भले ही उसका चेहरा जख्म से भरा था, पर इरादा मजबूत था। हम एक्स को ढूंढने नहीं जाएंगे। उसकी बातें कम हुई थी। सब लोग चुप हो गए, किसी को उसका मतलब समझ नहीं आया। घनी रात में ढूंढली गांव बहुत ज्यादा खस्ता हाल था। एक भी रोशनी नहीं थी। एक कोने में मलबे के एक लड़का फटी हुई चटाई के पीछे छुपा हुआ बाहर झांक रहा था। वो एक्स था। कहीं और जगह एक्स का एक कॉपी एक बिना दरवाजे वाले कमरे में छुपा था, सिर्फ कीलों से बंद एक लकड़ी के तख्ते से सील था। एक जगह अलग जगह एक कबड़ियात में एक बड़ी एक्सकवेटर मशीनरी ने अपना बकेट एक बड़े मलबे के ढेर पर लटकाया हुआ था। बकेट में एक छोटे पेयर से टप टप की आवाज आ रही थी। वो आवाज एक्स ने बनाई थी। वो ताल दे रहा था और गुनगुना रहा था, ये एहसास एंजॉय करते हुए कि कोई उसे ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद एक्स ने अपना सर हाथ पर रखा और जम्हाई ली। खुशी धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई। बहुत देर हो गई। उसके होंठ हल्का सा बंद हो गए। वो अचानक गुजरे हुए कल के बारे में सोचने लगा। उस वक्त कैसा था? डोंगताई का चेहरा उसके दिमाग में एक नाचाहने वाली भावना के साथ उभरा। उसके होंठ फंस गए बोलने की कोशिश करते हुए। अब तक एक्स तेजी से दौड़ा डोंगताई की आंखों के सामने से। लगता है उसने अलविदा कह दिया। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं? शायद इसलिए कि डोंगताई जीतने का तरीका नहीं ढूंढ पाया। एक पाल की खामोशी। उसने महसूस किया कि कुछ करना होगा। वो इंतजार नहीं कर सकता। एक्स ने अपने ख्यालों को भगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हार मान जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत निराशा होगी। वो एक्सकवेटर मशीनरी के बकेट में पड़ा। कचरे के ढेर पर हाथ हाईलाइट यू जोर से चिल्ला रहा था। काश सब लोग मिल जाते, साथ खेलना बहुत मजेदार होता। काली रात में एक भी तारा नहीं था। कंक्रीट और स्टील के टुकड़े एक दूसरे पर लगे हुआ। उस मलबे के ढेर पर कड़ी में रेत खत्म हो गई थी, कुछ खत्म होने का इशारा दे रही थी। एक छोटे पेयर एक्सकवेटर मशीनरी के बकेट में हवा में उठाया गया। ओफ, कोई और नहीं, वो एक्स था। वो चला गया था
आंखें मलते हुए और जम्हाई लेते हुए हाँ लगता है सो गया था। उसकी आंखें के बालों के पीछे से आसपास देख रही थी। वो उठकर सुनसान गांव की तरफ देखा। अजीब बात है, शुरू हुआ या नहीं। पुराना लकड़ी का घर जिस पर ब्रिक्स और टीन का छज्जा था। हवा की सरसराहट एक सुनसान गली से गुजर रही थी जहां मलबा पड़ा था। एक एक्स का कॉपी उस पुराने कमरे से बाहर निकला, संदेह से आसपास देखते हुए। उसने जमीन पर हाथ रखा। एक एक्स का कॉपी घुटनों पर था, दूसरा उसके सहारे खड़ा था। वो आपस में फंस से मुझे पता है वो क्या करने वाले हैं। वो चुपके से हमें बाहर निकलने के लिए छुप रहे हैं ताकि सबको पकड़ सके। ओह, ये तो काफी समझदारी की बात है, एक ने जैसे कुछ समझा। फिर दूसरे ने उसे बाहर धक्का दे दिया। ओफ, ये क्या था? एक्स बाहर धक्का खा कर गिरा, सर खुजते हुए बोला, जाओ वहां जाकर देखो, अगर पकड़े गए तो सिर्फ एक ही कम होगा। HMPH कदमों की आवाज गूंजी। वो दीवार से चिपका हुआ आसपास देख रहा था पर कोई नहीं दिखा। हर तरफ बस हवा की आवाज थी जो चीजों से गुजर रही थी। एक्स ने आसपास देखा, हैरत साफ दिख रही थी। आह, कोई नहीं है। एक्स का दूसरा रूप सीढ़ियों से नीचे आया। इधर आओ देखो, अजीब है, मुझे कोई नहीं दिख रहा। वो कॉपी अलमारी के पीछे से सर निकला। क्या हुआ? क्या वो हमें नहीं ढूंढ रहे? जैसे वो ढूंढना ही नहीं चाहते। वो बोला, संदेह से क्या? हम ढूंढने नहीं जाएंगे। सबने एक साथ कहा, तुम्हारा मतलब है कुछ नहीं करना। ये क्या है डोंगटाई? देवम ने गुस्से में पूछा। हम एक्स को ढूंढेंगे नहीं और हार मान लेंगे। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। ये कहने के बाद जीयून ने कुछ समझा। उसकी आंखों की पुतलियां फेल गई। कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक्स के कई रूप अलग अलग दिशाओं से दौड़े। वो कहाँ गए? वही ढूंढो जहां से शुरू किया था। ये कहने के बाद वो सब एक साथ दौड़े। हाँ, वो वही होंगे, चलो। एक बिजली का खंबा अकेला हवा में खड़ा था। एक्स वापस उसी जगह पहुंचा जहां से शुरू किया था पर कोई नहीं दिखा, कोई नहीं है। फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। कहाँ गए सब? टूटी हुई खिड़की के अंदर भी खाली था। एक्स की दौड़ की आवाज पूरी सड़क पर गूंज रही थी। कहाँ हो सकते हैं? दीवारों पर सिर्फ समय के निशान थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चिल्ला उठा, खाली जगह में छुपो, मैट बाहर आओ। डोंगटाई ने हाथ छोड़ दिया, जैसे उसने अपने फैसले पर अमल किया हो। क्या? देवुंग हैरा था। बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। छुपाना और ढूंढना नहीं, बिना कोशिश किए हार मान लेना। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। वो एक पाल के लिए चुप हो गया और फिर समझाया, नहीं, हम हार नहीं मान रहे, बस ढूंढने नहीं जा रहे। यूंजू शायद ये जवाब नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में संदेह था। डोंगटाई जीयून सबको बेहास करते देख रही थी। फिर उसने खेल का एक छेड़ पकड़ लिया। रुको। जीयून का चेहरा तनाव में था। छायह्यून ध्यान से सुन रहा था। छुपाना, अगर ढूंढ ना पाए तो हार गए, पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। यूंजू और एवुंग ने जीयून की तरफ देखा। डोंगटाई जानता था कि उसने मुख्य बात समझ ली है। अगर हम एक्स को ढूंढने नहीं गए और हार भी नहीं मनी तो क्या होगा? ये बोलते ही छायह्यून, यूंजू और देवुंग सब चुप हो गए। चेहरे पर हैरत थी। डोंगटाई उससे इनकार कर रहा था ना कुछ कह रहा था। उस शांत रात में एक्स की चीख और भी जोर से गूंज रही थी, जैसे उसने कुछ कीमती खो दिया हो। तुम लोग कहाँ हो? टूटी हुई खिड़की में कोई इंसानी गर्मी नहीं थी। बाहर आओ। सब कहाँ हो? छोटा सा एक्स का शेर दौड़ रहा था, हर गली में देख रहा था। छुपो, मैट बाहर आओ। क्या तुम छुपन छुपी नहीं खेलना चाहते? दूसरे कॉपी बाहर आए पर सब बेकार मिला क्या? कोई नहीं मिला, इधर भी नहीं। उस वक्त एक्स का सारा मजा चला गया। साला, मुझे लगा तुम लोग साथ खेलना चाहते हो। सिर्फ मुझे ही क्यों ढूंढना पड़ रहा है? वो चिल्ला उठा, ये कहने के लिए कि उसे छोड़ दिया गया है। तुम लोगों को ढूंढना था। एक्स के विपरीत छायह्यून ने जीयून की बात सुनकर आंखें फड़ा ली। शायद वो डोंगटाई का मतलब समझ गया था। ये तो एक पैराडॉक्स है, जब तक हार नहीं मानते खेल खत्म नहीं होता। डोंगटाई छुपकर खेलकर जीतना नहीं चाहता। उसका अंदाज धीरे धीरे गंभीर हो गया। तो फिर अचानक देवुंग ने गुस्से में मुड़कर पूछा, माँ की आखिर क्या है?
क्या सिर्फ मैं ही नहीं समझ रहा? कोई समझाए तो। देवुंग के बोलते ही डोंगताई आगे बढ़ा। डोंगताई, कहाँ जा रहे हो? ए जीयून हैरानी से उसके पीछे देखती रही। जमीन पर पड़े गोल गोल पत्थर एक्स की परछाई दिखा रहे थे। हाँ, सही बात है, शायद मूयंग अभी भी वही है जहां से शुरू किया था। वो जरूर वही होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये बात करते ही वो सब वापस शुरुआत की जगह पर दौड़े। एक्स की आंखों में आंसू थे। वो दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, हम मूयंग को ढूंढेंगे जानकारी के लिए। रुको, मैं अपना ये कहना वापस लेता हूँ, ये खेल बोरिंग है। एक्स के कॉपी सब एक साथ चिल्ला उठे, मूयंग। अचानक वो रुक गया, उसकी आंखों का भाव बादल गया। डोंगताई मूयंग के पास पहुंचा जो जमीन पर पड़ा था। उसके शेर को तेज तलवारों ने गाड़ दिया था। कहाँ जा रहे हो? मूयंग उसे पास आता देखकर गुस्से से दांत पीसने लगा। डोंगताई ने बिना सोचे समझे तलवार की मूठ को कास लिया। अचानक मूयंग की पीठ से एक तलवार निकल ली गई। वो तेज तलवार डोंगताई ने ऊपर उठाई। सब समझ नहीं पाए क्या कर रहा है। पागल है? उसकी मदद क्यों कर रहा है? उसने हमें लगभग मार ही डाला था। दूसरे लोग हैरानी से चिल्ला उठे और पूछा, डोंगताई क्यों? मूयंग ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, दांत पीस रहा था। डोंगताई ने कहा, मूयंग नहीं, सब लोग। मूयंग ने सहारा लेकर उठने की कोशिश की। आंखों में खतरनाक भाव था। तुम ये खत्म करना चाहते हो, है ना? डोंगताई इसके चेहरे पर जख्म थे। उसने समझाने की कोशिश की, हो सकता है ये तुम्हारे हिसाब से ना हो, पर क्या तुम ये देखना चाहते हो? मूयंग बस उसे देखता रहा। बालों ने उसकी सोचती हुई आंखों को छुपा रखा था। कदमों की आवाज गूंज रही थी। जमीन पर तेज तलवारें गाड़ दी गई थी। ये देखकर एक्स हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया, चला गया। एक्स को पसीना आ गया। मूयंग भी गायब हो गया था। वो हिचकिचते हुए पीछे हट गया। उसके बगल में राखी रेड की घड़ी रुक गई। अचानक वो टूट कर बिखर गई, कुछ बुरा होने का इशारा दे रही थी। एक्स के कॉपी उस आवाज से चौंक गए। उसका चेहरा काला पड़ गया, पसीना बह रहा था। एक्स ने गुस्से से दांत पीस, वो आसानी से हार नहीं मानेगा। हाँ, सोचा मैं हार मान लूंगा। अचानक एक्स का एक कॉपी टूटने लगा। उसके हाथ पैर अलग हो गए और शेर धुंधला होने लगा। वो कॉपी एक्स के दौड़ते हुए पास ही गिर गया। वो उसकी परवाह किए बिना दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, देखते जाओ। खाली खिड़की में कोई नहीं था। सोचा तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। दीवारों पर सिर्फ रंग के निशान थे। अगर ढूंढ लिया तो तुम लोग जान लोगे, पछताओगे। एक भी आवाज नहीं थी एक्स की चीख के अलावा। सब कुछ शांत था, एक भी हरकत नहीं थी। काली रात में सुनसान गली में कोई नहीं था। सुनो, बाहर आओ। अगर मैंने थौष्टी का इस्तेमाल किया तो? डोंगताई के डाइस में आने से पहले की यादें आ गई। इंसाफ के लिए थौष्टी या कोई भी धोखा इस्तेमाल करने की मनाही है। उस वक्त डोंगताई की आंखों में कुछ अलग था और आस वक्त वो समझ नहीं पाया, इसलिए तुरंत मान गया। ओके, चलो लड़ते हैं। वो सांस फूलते हुए सब जगह ढूंढने के बाद थक गया था, पसीना बह रहा था। ठीक है, इस बार मैं हार गया। आसपास बस पुराने गिरे हुए घर थे, कोई जवाब नहीं। ड्रॉ एके हो गया। बाहर आओ। जीयून की आंखों की पलकें थोड़ी झुक गई। उसकी आंखों में एक्स को अकेला छोड़ने का अफसोस था। फिर उसने डोंगताई से पूछा, डोंगताई, एक्स को अकेला छोड़ने का मकसद क्या था? वो जीयून की तरफ देखा और चुप हो गया। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई थी। एक्स की याद में वो खुद को गले लगाकर खुशी से मुस्कुरा रहा था, जो हकीकत से बिल्कुल अलग था। एक्स की यादें उस लड़की की थी जिसने यूज गॉड में उठाया था और वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था। एक्स ने सर झुकाया और लड़की को देखा, पर फिर लड़की भी चली गई। बस वो गुड्डी जमीन पर रह गई। उसके पिता की याद कई मरना चाहता है, अपनी माँ की तरह जो भाग गई। एक्स के पिता ने हमेशा उससे बुरे शब्दों में बात की। पिता द्वारा सर पकड़कर खींचे जाने की याद शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। एक रोबोट का मॉडल मलबे पर पड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह। एक्स दौड़ता रहा आगे की तरफ। उसका पूरा शेर गिर गया। वो एक ऊंचे बिजली के खंभे के पास से दौड़ा, पर कोई नहीं दिखा। यहाँ कोई क्यों नहीं है? फिर
एक्स एक टीम की दीवार के पास से दौड़ा पर फिर भी खाली था। मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? क्यों? वो बस पागल होकर आगे दौड़ता रहा। एक्स ने कोशिश की दौड़ने की, जबकि वो थक चुका था। वो दौड़ा जबकि उसका शेर कमजोर हो गया था। फिर अचानक उसके पैर जमीन से बाहर निकले एक उभरते हुए चीज से टकरा गए। कोई हैरत की बात नहीं थी। एक्स जमीन पर गिर गया। गिरने से वो बेहोश हो गया, चेहरा जमीन पर। उसके पास वो लड़की की गुड्डी भी पड़ी थी जमीन पर, निशान बेन ह्यूदा। एक्स घुटनों के बाल बैठा, अपने शेर को सहारा डीन की कोशिश करते हुए। क्यों? एक, दो, तीन बूंद खून की नीचे गिरी। वो चुप हो गया कुछ देर। वो खून उसके नाक से गिरा था, गिरने की वजह से। एक्स ने सांस ली, ऊपर देखा। वो पूरी कोशिश के बाद भी किसी को नहीं ढूंढ पाया। एक्स थक कर चुपचाप रास्ते को देखने लगा। दुनिया में कोई नहीं है, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? वो चुपचाप काली रात को देखने लगा जिसमें एक भी तारा नहीं था। दुनिया में सिर्फ मैं हूं। फिर अचानक रोने लगा, गर्म आंसू गाल पर बहने लगे। उस बड़ी जगह में बस उसके रोने की आवाज थी। मुझे ये जगह पसंद नहीं, अब छुपन छुपी नहीं खेलना। उस निराशा के बाद वो चिल्ला उठा, बस हो गया, मैं रुकना चाहता हूं। एक्स की चीख गूंज रही थी। वो कहाँ है? सब कहाँ है? सुनसान गांव में कोई नहीं था। एक मोटा हाथ उठा और शराब की बोतल पकड़ी। वो उसका पिता था। कमरे के बाहर से आवाज आई, चुप हो जा। उस कमरे में एक बदमाश था। एक्स दौड़ता रहा आगे की तरफ। जमीन पर उसने बहुत सारे निशान बनाए थे। कितना वक्त हो गया? वो निशान समय के साथ बढ़ते गए। क्या समय रुक गया है? उसने गुस्से से दांत पीस और तेजी से दौड़ा। कहा? तुम लोग कहाँ गए? एक्स की आंखों में आंसू थे। वो जोर से बोला, तुमने कहा था मेरे साथ खेलना। मैं सच में खुश था। आंखें जो बालों से छुपी थी उनसे आंसू बहने। वेल द साथ खेलना। एक्स को मारपीट की यादें आ गई। माँ की ये कमीना। फिर उसकी याद में डोंगटाए और सब लोग सब सावधान थे। हो सकता है वो मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं बुरा बच्चा हूं। जब सब लोग गायब हो गए तो सब भी गायब हो गए। अचानक एक्स के पैर एक उभरते हुए धूल के ढेर से टकरा गए। उसका सारा संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। एक पाल की खामोशी। उसने दांत काज लिए। गिरने से एक्स के नाक से खून बहने लगा और मुंह टका गया। मुझे ये पसंद नहीं, डोंगटाई ने कहा। एक्स जो चाहता था वो था कि कोई हमेशा उसके साथ खेले। वो जियून के सामने खड़ा था, उसकी तरफ पीठ किए हुए, जो हैरान थी। अगर वो ख्वाहिश टूट जाए तो एक्स की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। यूंजू और देवों का मुंह खुला रह गया। सब कुछ खत्म हो सकता है। छाए ह्यून ने सर झुकाया और अपनी हथेली देखी तो एक्स को हरने के लिए हमें शक्ति की नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उसका हाथ खुला था। बगल में मूयंग घुटनों के बाल बैठा था, सहारा लिए हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी बच्चे का रेत का महल तोड़ दिया हो। वो छुप रहा, चेहरा राख जैसा था। एक्स ने आंखें फड़ा ली, जमीन पर बैठा हुआ। जमीन पर, आंखें ऊपर आसमां की तरफ और आंसू गाल पर बह रहे थे। आसमां की तरफ। चिल्ला उठा, नहीं, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। एक्स का छोटा सा शेर जोर से चिल्ला रहा था, बेकार में, मैं नहीं खेलना चाहता, अभी रुकना चाहता हूं। वो भ्रम के आसपास सब कुछ टेढ़ा होने लगा और फिर गायब हो गया। एक्स घुटनों के बाल गिर गया, डोंगटाई के सामने सिमट गया। उसने खुद हाथ मुंह टकलाया, खुद से कुछ बदबदाया। डोंगटाई यूज हैरानी से देख रहा था, अब और नहीं। डोंगटाई की आंखें फटी रह गई। वो उस बच्चे को देख रहा था जो उसके सामने था। वो एक्स था। हार मान लेना मतलब एक्स का हार जाना था। खेल खत्म हो गया। सब लोग हैरान होकर उस छोटे से दुखी बच्चे को देख रहे थे। हरे रंग का अरोरा रात के आसमां में चमक रहा था। शहर का नजारा रात में जगमगाती रोशनियों और इमरेटन से निकलती रोशनी। देउंग संदेह से नीचे देख रहा था। ये कहाँ है? ये क्या है? उनके पैरों के नीचे शहर की इमराटीन थी। सब लोग हवा में खड़े थे, शहर के ऊपर, जैसे सिर्फ एक शीशे की दूरी हो। सब लोग चिंतित और डरे ह्यूदा जमीन से बहुत दूर खड़े थे। उफ, नीचे शहर है, गिर गए तो? क्या तुम पक्का हो कि हम जीत गए हैं? अचानक सबकी हैरानी के बीच नोटिफिकेशन पॉपअप हो गए। एरर,
अल्टीमेट डाइस बदला जाएगा। चाय ह्यून अपने हाथ में फोन को ध्यान से देख रहा था और बोला, ये सच है, खत्म हो गया। यूनजू ने चाय ह्यून की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। सब लोग जानते थे कि खेल खत्म हो गया है, तो सब खुश हो गए, कुछ संदेह में थे, खत्म हो गया। क्या हम जीत गए? जी ह्यून के घुटने थोड़े झुक गए, उसने अभी भी दांव पकड़ा हुआ था। वो कुछ बोल ही पाई थी कि उसके गले का गोला टूटकर गायब हो गया। तो अब वो गोला दायून के गले पर भी टूटकर गिर गया। सिर्फ उन दोनों का नहीं, बल्कि यूनजू का भी गोला टूट गया। वो अपनी हैरानी नहीं छुपा पाई। लोगों का एक झुंड खुशी से उछल रहा था, शीशे पर नाच रहा था जैसे वो पतली बर्फ हो। अरोरा की धारियां आसमां में लपेट रही थी। बहुत अच्छा, हम जिंदा है। जीत गए, जीत गए, हमने कर दिखाया। दायून खुशी से जीत में मुस्कुरा रही थी। वो चायह्यून से चिपक गई जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अल्टीमेट डाइस अब मेरा है। क्या? डोंगटाई ने होंठ काज लिए। फिर उसने दांत पीस लिए। डोंगटाई एक तरफ खुशी से दांत पीस रहा था, सर ऊपर उठाए, दोनों हाथ कांसकर बंधे हुए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दायून जो पास में थी, उसने भी उसकी तरफ देखा। डोंगटाई का जश्न यूनजू ने एक आवाज से तोड़ दिया। उसने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। डोंगटाई डोंगटाई ने अपना चेहरा यूनजू की तरफ किया, खुशी से भरा हुआ यूनजू। उसकी नाक थोड़ी लाल हो गई, आंखों में शुक्रिया और तारीफ थी, तुमने कर दिखाया। शुक्रिया ये खेल खत्म करने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम करेगा? तो अचानक मूयंग दूर से डोंगटाई और यूनजू की तरफ दौड़ा। जी ह्यून ने दाव पकड़कर अनजान में उसकी तरफ देखा। आसमां में अब भी सुंदर अरोरा थी। संभल कर डोंगटाई के दिमाग में ख्याल आया, मैं अब रुकना चाहता हूं। उस भरी जगह में कई क्यूब टूट रहे थे, जैसे फट रहे हो, एक बेबस एहसास, इस बर्बादी में कोई रास्ता नहीं था। सब लोग पूरी तरह से गुमराह हो गए थे। एक्स ने हार मान ली थी, एक्स हार गया था। खेल खत्म। लड़ाई की जगह टूट गई थी, हरे रंग की रोशनी आसमां में चमक रही थी। नीचे लोग खुशी से मुट्ठी उछल रहे थे, हमने कर दिखाया, जीत गए। देउंग ने चायह्यून को जोर से गले लगा लिया। दबाव खत्म हो गया, उसकी जगह जीत की खुशी थी। मेन अल्टीमेट डाइस से क्या मांगू? तुम जीतने वाले नहीं हो। हाँ, यूनजू दौड़कर आई, आंखें हैरानी से फटी हुई। डोंगटाई तुम्हें कैसे पता चला? डोंगटाई उसके सवाल से हैरान और परेशान हो गया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि अकेला छोड़ दिया जाना एक्स की कमजोरी है? देउंग ने उत्सुकता और तनाव के साथ पूछा। हाँ, तुमने उस लड़के को कैसे हारा? डोंगटाई की आंखें हैरानी से फटी हुई थी। समय जैसे थम गया। काली शक्ति जैसे एक्स को डुबो रही थी। वो अब भी आंखें बंद किए हुए था, हरे क्यूब्स के बीच जो हवा में तैर रहे थे। क्योंकि मैं भी एक्स जैसा ही हूं। सब लोग एक अजीब से प्लेन पार खड़े थे, रात के आसमां के नीचे। बड़ा क्यूब हवा में तैर रहा था। डोंगटाई ने सोचा, मेन यूज किसी से भी ज्यादा समझ सकता हूं। एक्स की तस्वीर झुकी हुई पैरों में, डोंगटाई के पैरों के नीचे। कितना दर्द था जब सब ने मुंह मोड़ लिया और उसे अकेला छोड़ दिया। पुराने वेयर हाउस के पीछे बस उन पैरों की परछाई थी जो उस छोटे अकेला बच्चे पर पैड रही थी। वो एकमात्र एहसास जो डोंगटाई को हुआ, उसने बोला, एक्स और मैं। उसकी आंखें फटी हुई। मियो ने ये जवाब सुनकर हैरानी दिखाई। डोंगटाई परेशान और थोड़ा शर्मिंदा था, उसकी आवाज कम हो गई। वैसे भी मुझे लगता है मैं किस्मत वाला था। अगर मैंने अस रॉक के पास अल्टीमेट डाइस का सामना नहीं किया होता, तो शायद मैं हार जाता। डोंगटाई के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, जिससे यूनजू हैरान थी। जो चीज एक्स और अल्टीमेट डाइस चाहते थे, मैंने वो सब सुना। चायह्यून और रियन की हैरानी और दार ने मामले को और गंभीर बना दिया। एक धुंधला जगह खुल गया। डोंगटाई ने उसे देखा। अल्टीमेट डाइस जो चाहता है, वो भी कुछ चाहता है। रोशनी नीले रंग से निकल रही थी बेड इंजन से, जिसे एक शानदार नजारा बना। डोंगटाई तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने क्या सुना? डोंगटाई की आंखें चिंता से भरी थी जब उसने अपने सामने हुई हैरान करने वाली सच्चाई देखी।
अल्टीमेट डाइस लगभग टूट गया था, जो एक नए मोड़ का इशारा दे रहा था। जो अल्टीमेट डाइस चाहता है वो है बदला। उसकी परिभाषा क्या है? माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। मूयंग के दांत पीसने की आवाज ने सब कुछ और भरी बना दिया। मूयंग का चेहरा गुस्से से भरा था। देउंग की बात पर छोड़ दूं, तुम कब तक ऐसा करोगे? छाए ह्यून की आंखें हैरानी और दार से फट गई। हाँ, एक रुको। एक धक्का देउंग के चेहरे पर लगा, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा और सांस फूलने लगी। उसका पूरा चेहरा पीछे की तरफ गिर गया। मुंह यंग डोंगटाई की तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी हरकत ने कई लोगों को गिरा दिया। हर तरफ भाग दौड़ थी। सब लोग मूयंग के हमले से हैरान थे। चीखें हर तरफ खतरे का इशारा दे रही थी। संभल कर। यूंगजू की आंखें फट गई। अचानक दार ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। जी ह्यून ने कांसकर मुट्ठी बंध ली। एक कदम पीछे हट गई मूयंग के हमले से। एक सांस रोक दीन वाला पाल। डोंगटाई बहुत हैरान था। आंखें फटी हुई चिल्ला उठा, संभल कर। एक बड़ा हाथ यूंगजू को उस टक्कर से दूर धक्का दे दिया। नहीं, पीछे हाथों। उस धक्के के बाद जी ह्यून हवा में उछल गई। वो खतरनाक स्थिति में आ गई जब मूयंग का चाकू उसकी तरफ था और उसके पंजे डोंगटाई की तरफ बढ़ रहे थे। उसने जल्दी से यूंगजू को टक्कर से दूर धक्का दे दिया। डोंगटाई के चेहरे पर चिंता और भी ज्यादा दिख रही थी। उसने दांत काज लिए। चेहरे पर तनाव और दार था। टक्कर तेज थी जब जी ह्यून ने पलटकर हमला किया, जिससे चाकू वापस पलट गया। मूयंग के हाथ बादल गए लंबे नुकीले पंजों में जो खून से भरे थे और हमला कर रहे थे। माहौल काले हरे रंग से भरा था, जो एक रहस्यमयी एहसास दे रहा था। आसमानी जैन का मैदान और धातु की टक्कर की आवाज ने माहौल को सांस रोक दीन वाला बना दिया था। 2 कदम पीछे हट गए। दोनों अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। डोंगटाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। आंखें हैरानी से फटी हुई थी। हार्क, तू क्या जानता है जो मुकाबला कर रहा है? एक रोमांचक टक्कर। मूयंग का चेहरा अंधेरे में दब गया था। तुम्हारी पीठ। यूंगजू दार गई थी। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। मूयंग जोर से चिल्ला उठा। डोंगटाई। खतरा बहुत ज्यादा था। डोंगटाई की पीठ पर लाल खून फैल गया था। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें हमारी और अल्टीमेट डाइस की ख्वाहिश पता हो। हमला तेज था मूयंग से, जिसने डोंगटाई को बुरी तरह गिरा दिया। एक जानलेवा हमला जिससे वो चिल्ला उठा। डोंगटाई पूरी तरह से बचाव नहीं कर पा रहा था। मू यंग गुस्से से चिल्ला उठा। अल्टीमेट डाइस को सब कुछ जीरो करना था। या तुम कहना चाहते हो कि वो ऐसा नहीं चाहता? डोंगटाई का पूरा चेहरा कमजोर हो गया था। वो निराश होकर बोला, ऐसा नहीं है। अल्टीमेट डाइस ख्वाहिश और रहस्य धीरे धीरे खुल रहे थे। डाइस चमकने लगा। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। फैसला और निश्चय शुरू हो गया। रोशनी चमक रही थी और अल्टीमेट डाइस की तस्वीर खतरे का एहसास दे रही थी। जो मैं चाहता हूं वो है तुम्हारी सारी ख्वाहिशें। कई लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, इंसानियत की ख्वाहिश दिखा रहे थे। मैं इंसानों की ख्वाहिश से पैदा हुआ हूं, जबकि हाथ मिलकर खुशी की ख्वाहिश भेज रहे थे। इसलिए तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मेरे लिए बराबर है। डाइस जैसे शक्ति का रूप था। मैं चाहता हूं कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो, सब खुश हो, पर मैं चाहता हूं कि सब बर्बाद भी हो जाए। डोंगटाई का चेहरा हैरा था। हाँ, पर यह हो नहीं सकता। विपरीत भाव जैसे फैसला हो। हाँ, इसलिए मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे लिए फैसला करे। यकीन नहीं हो रहा था। डोंगटाई हैरान था। एक्स की तस्वीर अकेली, उदास मलबे और जादुई क्यूब्स के बीच उसके दिमाग में आ गई। उसके चेहरे पर कमजोरी और जख्म एक्स के गहरे दर्द को दिखा रहे थे। हमेशा बेड डाइस जैसे किस्मत का चक्र, उदास नीले रंग के साथ। मैंने सोचा ये काफी है। पार सवाल डोंगटाई के दिमाग में घूम रहे थे। पार डोंगटाई का पूरा शेयर कमजोरी से गिर गया। जो मुझे बादल दे। एक्स मेरा बच्चा। जब मैंने तुम्हारे पास देखा, एक्स बिखरे बालों के साथ मलबे पर उदास बैठा था। मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्टीमेट डाइस के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में।
एक्स ने खुद को गले लगा लिया, अंदर के जज्बातों से लड़ रहा था। मेरा एक दिल था। मुयम ने जोर से झुककर डोंगटाई का कॉलर पकड़ लिया। मैं हमेशा के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि सब कुछ बादल जाए, कुछ अलग हो जाए। उस जादुई जगह में एक्स निराशा में गिर रहा था। एक बच्चा सोचता है कि उसे छोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा के लिए इसमें ना फंसे। देउंग का चेहरा उस भयानक शक्ति को देखकर तनाव में था। यूंजू के बाद बिखरे ह्यूदा आंखें से फटी हुई थी। डोंगटाई, तुम क्या चाहते हो? तनाव एक्स को घेर रहा था, जैसे वो मदद मांग रहा हो। क्या तुम उस बच्चे की मदद कर सकते हो जो आजाद हो जाए? मुयंग की शक्ति ने डोंगटाई को गिरा दिया। क्या तुम मेरी ख्वाहिश सुन रहे हो? मेरे नए बदला अल्टीमेट डाइस से निकलने वाली रोशनी नीचे चमक रही थी, शक्ति से भरी हुई। माहौल नीले रंग से भरी हुई थी। अपने तरीके से करो। तुम्हारी ख्वाहिश इस दुनिया को कैसे बदलेगी? आंखें फटी हुई, दर्शन से भरी थी। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? सवालों का चक्कर डोंगटाई को रोकने पर मजबूर कर रहा था। डोंगटाई जो सच में बनना चाहता था, वो बचपन की तस्वीर में दिख रहा था। जैसे जाग गया हो। डोंगटाई ने महत्वपूर्ण बात समझ ली। अगर मैं इस दुनिया को बादल सकता हूँ श्रेष्ठ। वो हर पाल को कीमती बनाना चाहता था, सब कुछ ज्यादा कीमती। खिड़की के बीच में चांद तारों को इमरेटन ने छुपा रखा था, जिसे माहौल घुटन वाला था। ये सारी इमराटीन गायब हो जानी चाहिए। डोंगटाई की तस्वीर रात में शहर में बैठा हुआ। एक ख्याल उसके दिमाग में आया, मैं सब कुछ रोककर आईएसी देखना चाहता हूँ। डोंगटाई का चेहरा हरा हो गया था, जिसे माहौल आसन हो गया। मैं कुत्ते की तरह जीना चाहता हूँ, किसी भी आम जीव की तरह। डोंगटाई बस ये चाहता था कि वो अनमेन से एक हो। बच्चों को प्यार से पकड़कर वो एक शांत दुनिया चाहता था। बच्चे साथ में स्कूल जा रहे थे, एक शांत दुनिया में। डोंगटाई के दिल में उन चेहरों की तस्वीर थी। एक दुनिया जहां बच्चे खुशी से बड़े हो, एक पारिवारिक गर्माहट उससे घेर रही थी। मैं चाहता हूं कि जब मेरे पिता जिंदा और स्वस्थ हो तब वापस चला जाऊं। साथ में रहने वाले सभी जीव एक साथ रहते थे, जैसे ये आम बात हो। एक दुनिया जहां कमजोरों का सम्मान हो। उसके अंदर प्यार का रिश्ता था। मैं चाहता हूं कि सब लोग बिना डेयर अपने दिल की बात कह सके। डोंगटाई के जज्बा परिवार की यादों से ज़हिर हो रहे थे। एक दुनिया जहां हम अन लोगों से मिल सके जो गुजर गए हैं। बीमारियां और दर्द भरी मौत खत्म हो जाएगी। एक दुनिया जहां डायबिटीज ना हो। खुशी का एहसास डोंगटाई के ख्यालों से फैल रहा था, भविष्य के बारे में। काश इंसान और जानवर साथ में हरी भरी बस्तियों में रह सके। वो फिर से छोटी खुशियों की ख्वाहिश कर रहा था। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापा जीना चाहता हूँ, एक अर्थपूर्ण जीवन, स्वस्थ रहकर पढ़ाई करना और सबका सम्मान करना। विपरीत काल्पनिक ख्वाहिशों के डोंगटाई सोच रहा था, अगर मैं दुनिया को बादल सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा? एक छोटे परिवार की ख्वाहिश थी डोंगटाई की, या किसी सेलिब्रिटी से शादी करना। उसने समझा, करोड़पति बनने का ख्याल रियलिस्टिक नहीं है। मैं दोबारा नहीं जीना चाहता। अगर सिर्फ ख्वाहिश हो तो डोंगटाई खुद पर यकीन करना चाहता था। अगर मैं समय को पीछे ले जा सकता हूँ, ये बहुत हाई इलॉजिकल लगता है। और डोंगटाई के ख्यालों से वो हंस पड़ा। मैं पिछले साल जाना चाहता हूँ ताकि सैमसंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकूं और 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं। धुंधली जगह में नीले बादल आजादी से तैर रहे थे। चाहे जितना भी दुख हो, हमेशा एक मुस्कुराहट रखो। ध्वनियों का मिलन जीवन की ताल बना रहा था। खुद को एक नया अनुभव दूं, जैसे रोज मछली पकड़ना। किस्मत का चक्र घूम रहा था, पर कोई उसे बदलने का हक नहीं रखता था। मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करना चाहता हूँ, विकास करते हुए जो पसंद है वो करना, चुनौतियों का सामना करना अपने साथियों के साथ, ताकि मानवता की रक्षा कर सके और नया ग्रह ढूंढ सके। या सिर्फ बुरे को सजाडीन का हथियार बनना, भगवान की तरफ से मैं तुम्हें सजा दूंगा। बहुत सारे मसले हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। धरती को गर्म करना बंद करो, हम मर जाएंगे। छोटा सा हीटर एक साधारण घर में आस की एक छोटी किरण थी। मैं चाहता हूं कि सबके पास एक घर हो। या एक छोटे जीव का शानदार जीवन जीना कैसा रहेगा? एक दुनिया जहां बिल्लियां राज करती हो और अनुभव करना एक प्यार का, चाहे वो एक पाल के लिए ही क्यों ना हो, बहुत दिलचस्प होगा। तुम किसी और दुनिया में किसी और से प्यार नहीं करोगे ना? मुझे तुम्हारी याद आती है।
बहुत सारी ख्वाहिशें, एक छोटे शेयर में खुशी, दौलत, सफलता और स्वस्थ जीवन। कोशिश करना, पिछले दशकों के फैशन को अनुभव करना भी फेडमेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं 19th सेंचुरी में रहता। कोई भेदभाव या बंधन नहीं, सब कुछ एक हो गया था। लोग एक जैसे घरों में रहते थे, ऐसे डिजाइन किए हुए। आखिर में वो पन्ना सिर्फ डोंगटाई की खुशी की ख्वाहिश दिखा रहा था। मैं चाहता हूं कि जिनसे मैं प्यार करता हूं वो सब खुश हो। अगर मुझे जैसे जैसे डोंगटाई के आसपास घूमता है, उसके सवाल और उलझ जाते हैं। मैं कराओके जाना चाहता हूं। स्कूल गायब हो जाए। बहुत बोर हो रहा है। समय बहुत जल्दी बीत रहा है। मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं। पतझड़ आ गया है। मैं बिल्ली पालना चाहता हूं। या मैं सैर पार चला जाऊं। ये बहुत अच्छा होगा। सबका गायब होना। वो अंदर से खूंखार थे। एक दुनिया जहां कोई अपराधी ना हो। या वो चीज़ें जो प्यारी लगती है पर दार पैदा करती है। एक दुनिया जहां कोई बनी ना हो। मनोरंजन के साधन भी टूट जाते हैं जब उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। पुरानी बातें छोड़ दो। नई चीज़ें ढूंढो। एक बार बड़े आसमां और हरी घास के बीच आराम करना एक अच्छा विचार होगा। आराम करना। सब लोग मिलकर अपनी पसंद का काम कर रहे हो, ये भी एक बड़ी ख्वाहिश है। एक फिल्म मेकर बनना। आजादी से अपनी दुनिया में जीना, जब फैसला करने का मौका मिले, ये भी एक खुशी है। एक ऐसी दुनिया जहां मैं जब चाहूं सो सकूं, खा सकूं, खेल सकूं। स्वर्ग। गिरते हुए धरती से गोलियां इस बात का सबूत है कि ये बहुत जरूरी है। अगर समय को पीछे ले जा सके तो मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां कोई बीमारी ना हो। कॉन्टिनेंट्स का नजारा, एक साथ जीता जागता और रहस्यमयी चीजें जो अभी खुलनी बाकी है। मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। हर किसी के अंदर की तस्वीर जो जिंदगी का सामना करते हुए दिखती है। एक शांत दुनिया जहां युद्ध या धोखा ना हो। दो हाथ मिल रहे हैं जो इंसानों और उनके अंदर के गहरे कनेक्शन को दिखा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां दिलदार को पार करके दूसरों तक पहुंचे। तो सवाल क्या है? अगर तुम दुनिया को बदल सकते हो तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब देने के लिए इंसानों को कई फैसले करने होंगे, कई मुश्किलें सामना करनी होंगी। ये सच में बहुत मुश्किल सवाल है। इंसानों और दुनिया के बीच का गहरा रिश्ता जो प्रकृति से बना है। इस तरह हर हरकत हर व्यक्ति के गहरे स्वभाव को दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हो, पर हर किसी के अंदर एक अलग सोच होती है और वो उसे पाना चाहता है। तुम्हें इंसानी ख्वाहिशों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। हर कोई इतना संवेदनशील नहीं होता कि वो इस कड़वी सच्चाई को पहचान सके। ये तो किसी कम्युनिस्ट का भाषण लगता है। मैं ये वापस लेता हूं। जब कोई खुद को देखता है और सबक से मिले अनुभवों को महसूस करता है, तब यूं पता चलता है कि ये सवाल सच में बहुत मुश्किल है। शुरू से ही इंसानों ने एक बड़ी गलत सोच रखी है कि हम कुछ बदल सकते हैं। एक धोखेबाज और शोरगुल वेल समाज में सब कुछ समय के अनंत प्रवाह में चलता रहता है। हर अंत का एक शुरुआत होता है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग उड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोविड खत्म हो जाए ताकि मैं आजादी से जी सकूं। एक ऐसी दुनिया जहां अच्छे लोगों को प्यार मिले। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा हो। मैं बस चाहता हूं कि सब लोग खुश रहे। मेरे पास बदलने के लिए कुछ नहीं है, या शायद सिर्फ मार्क्स। मैं अपनी यादों को बचाना चाहता हूं और जब मैं छोटा था तब वापस जाना चाहता हूं। अगर मैं दुनिया को बदल सकता हूं तो मैं चाहता हूं कि कोविड हमेशा के लिए गायब हो जाए। कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आजाद होकर मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूं जहां कोई भेदभाव ना हो। एक फेयर दुनिया हूं तो मैं जरूर एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां लोग अमर हो। एक दुनिया जहां लोग परिंदों की तरह उड़ सके। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां सब लोग मुफ्त में चिकन खा सके। सब लोग खुश होंगे। एक दुनिया जहां आर्मी ड्यूटी ना हो। हाँ। एक दुनिया जहां उम्मीद निराशा से ज्यादा हो। मैं बस एक गर्लफ्रेंड चाहता हूं। मेन हारेम चाहता हूं। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं तो वो काम होगा।
एक घर जहां मेन 10-15 बिल्ली पाल सकून और हर बिल्ली के लिए एक बटलर हो। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां लोग एक दूसरे को समझे और मदद करें। मैं अपने परिवार को खोने का दर्द भुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया खत्म हो जाए या वापस जीरो पार आ जाए। हाँ हाँ। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सब लोग सफल हो, कोविड को खत्म करो और एक शांत दुनिया बनाओ। मैं एक डाइस बनाऊंगा। एक हफ्ते पहले वापस जाकर सारे शेयर्स बेच दूंगा। उस समय में वापस जाऊंगा जब मानवता नहीं थी। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां कोई बीमारी ना हो और लोग लंबी जिंदगी जिए। एंड मैं चाहता हूं कि सब कुछ बादल जाए। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूं जहां कोई हिंसा ना हो। HYEP सैक डेयम और अपराध लोग खुशी से जी सके। एक ऐसी दुनिया जहां मैं खुशी से जी सकूं। मेरे पास अनलिमिटेड वेबटून कुकीज हो, स्टूडेंट्स स्कूल के लिए स्ट्रेस ना लें। अगर हो सके तो मैं कुछ चीज़ें आजमाना चाहता हूं। मैं किसी की कहानी में घुसना चाहता हूं। जब उसकी कहानी खत्म हो जाए मैं वेट करूंगा। अगर हो सके तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बदलूंगा। मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूं। मैं एक रूलर बनना चाहता हूं। सब लोग बराबर हो, कृपया मुझे माफ कर दो। सिर्फ इसलिए कि मैं मेरी उन नादान गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। एक भरी हुई जगह का नजारा था जहां लोग चरण तरफ थे। डोंग का रंग आसमां में चमक रहा था, पूरी सड़क पर फैला हुआ था। एक उत्सव का माहौल बना रहा था। दिए और ख्वाहिशों के पट्टे हर तरफ लगाए गए थे, चमकती हुई सड़क को रोशन कर रहे थे। वो पाल जाब डोंगटाए और अंजू ने कंधे मिलकर उत्सव के माहौल में हिस्सा लिया और भी चमकदार हो गया। मैं चाहता हूं कि ये खुशियों के पाल हमेशा बने रहे। अंजू का चेहरा डोंगटाए की तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखों में संदेह था। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, है ना? अचानक और समझ नहीं आने वाला भाव मियो के चेहरे पर था। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ आ गया होगा जो हो रहा है अल्टीमेट डाइस के साथ। डोंगटाई का चेहरा उलझन में था। वो हवा की हर परत को महसूस कर रहा था। या तुम अब भी ये उम्मीद कर रहे हो कि कहीं ना कहीं सब लोग खुश हो? अंजू ने हल्की मुस्कुराहट दी। डोंगटाई के चिंतित चेहरे को देखकर पूछा, तुमने फैसला कर लिया है? मियो ने सामने से देखा, जैसे उसके विचारों को पढ़ रही हो। एई डोंगटाई, तुम अल्टीमेट डाइस का क्या करोगे? डोंगटाई अपने खुद के ख्यालों में जैसे मर गया था। हैरानी और चकित होने का भाव साफ दिख रहा था, जैसे एक फिल्म स्लो मोशन में चल रही हो। एक्स और उसके दोस्तों की तस्वीर जो साथ लड़ रहे थे वो दिखने लगी। हर छोटा सा हिस्सा दिखाया गया था। तो हाँ, डोंगटाई के हाथ ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली, जैसे अपनी उम्मीद भेज रही हो। वो अजीब रोशनी फिर से आ गई, पूरी काली जगह को घेरते हुए। डोंगटाई जमीन पर गिर गया, गायन के कसकर पकड़ने के दबाव के नीचे जो बर्दाश्त से बाहर था। नाम की आवाज जो अंदर से आ रही थी और भी जोर दे रही थी। डोंगटाई, जागो। वो आवाज डोंगटाई के दिल से आ रही थी। मेन चे यून और जियो की आंखें फटी हुई थी, एक चमत्कार की उम्मीद में। डोंगटाई ने आंखें बंद कर ली, उस भयानक और शक्तिशाली दबाव को बर्दाश्त करते हुए। अल्टीमेट डाइस। डोंगटाई के चेहरे पर निर्णय दिख रहा था, जो जीवन पर मजबूत विश्वास दिखा रहा था। सारी शक्तियां जो इंसान की थी, जैसे एक निश्चय, मुझे दे दो। अल्टीमेट डाइस ने एक भयानक ऊर्जा छोड़ दी, जैसे फटने वाला हो। पूरी जगह रुक गई, उस भयानक शक्ति के सामने शांत हो गई। वो चमकती हुई रोशनी डोंगटाई और म्यू यांग के शेर से गुजर गई, एक खतरनाक टक्कर को दिखा रहा था। खतरा हर जगह था। शहर धीरे धीरे सो गया। केबल्स का जाल और पीली रोशनी एक अंत की कहानी बता रही थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक गर्म कमरे से रोशनी आ रही थी। उसके अंदर नंगे पैर एक दूसरे में उलझे ह्यूदा। मियो किताब पढ़ रही थी और सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सवाल था। एई डोंगटाई, अगर एक दिन ईश्वर आए और तुम्हें एक ख्वाहिश मांगे,
तुम क्या मांगोगे? एक पाल के लिए डोंगटाई थोड़ा हैरान हुआ उसके सवाल से, पर उसकी चमकती आंखें मियो के गंभीर चेहरे को देखकर जवाब दे रही थी। क्या है? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है? कुछ भी मांगा जा सकता है। कुछ भी अजीब नहीं। तुम्हें लगता है मैं वैसा हूं? डोंगटाई डोंगटाई की आंखें दूर देखने लगी, हाथ थोड़ी सी सोच में। देखते हैं। मिल गया। मुझे पता था। ठीक है। ये कैसा रहेगा? डोंगटाई आधा लेटा हुआ था, आधा बैठा हुआ। वो मुस्कुराया जैसे वो मियो को चैलेंज कर रहा हो, उंगली उठाते हुए। मियो ने हंसी दबाई, चेहरे को शांत रखने की कोशिश की, पर फिर भी वो अचानक हंस पड़ी। तुम 1 करोड़ और ख्वाहिशें मांगोगे? डोंगटाई ने चौंक कर उठ गया। उसका चेहरा अनजान था, थोड़ा शर्मिंदा था मियो के कंधों पर हिलते हुए देखकर। क्या? तुम क्यों हंस रही हो? मैंने कुछ अजीब कहा? डोंगटाई की मचकिया आवाज और मियो की हंसी, उनके बीच की खुशी की आवाज गूंज रही थी, उस शांत माहौल को तोड़ते हुए, शहर की अकेलापन को कम करते हुए। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्यों हंस रही हो? डोंगटाई का सही जवाब, एक छिपी हुई बात और उसके जवाब को स्वीकार करते हुए। ये एक अच्छा विचार है। एक पाल में अंजू ने जोर से चिल्लाकर कहा। डोंगटाई और म्यूयान के 2 शेर जोर से लड़ रहे थे। माहौल और भी भारी हो गया। डोंगटाई मियो का चेहरा अचानक डर से भर गया। वो जोर से चिल्ला उठी, जागो। मैं उस समय में वापस जाना चाहता हूं जब डाइस नहीं था। डोंगटाई के ख्यालों में देवुंग का चेहरा दार से भरा हुआ था, वो झुका हुआ था जैसे भागना चाहता हो, दुनिया पर राज करना और दौलतमंद जिंदगी जीना। चे ह्यून और जी ह्यून की आंखें दार से फट गई जब उन्होंने सच्चाई देखी। वो बस एक दुख से बचना चाहता था, गेम खेलना, खाना पीना, मजा करना, अनंत खुशी। मैं अपने सारे यादें मिटाकर खुद के साथ जीना चाहता हूं। गाला घुट रहा था। डोंगटाई की आंखों में निराशा थी, पर एक गहरे इच्छा के साथ। मेन मेन अल्टीमेट डाइस, तुम्हारी सारी शक्तियां। तेजी से और इच्छा से भरा हुआ आजादी की ख्वाहिश में डोंगटाई चिल्ला उठा। मुझे दे दो। उस समय सिस्टम पैनल दिखा। प्रोसेसिंग कंप्लीट। एक्सेप्टेड। काली रात में दूशेरा अब भी जमीन पार लैट रहे थे। बस बाहर खड़े लोगों के डरे हुए चेहरे उस मौत की लड़ाई को देख रहे थे। हरे रंग की रोशनी नीचे चमक रही थी, लड़ाई के माहौल को एक अजीब रंग दे रही थी। जियन की आंखें किंग और निराशा से भरी थी ये नजारा देखकर। देउंग जोर से चिल्ला उठा, नहीं। किसने कहा तुम सब कुछ ले लो? मैं क्या करूंगा? देउंग का चेहरा निराशा और गुस्से से भरा था। एक आधा मजाक में बोला। इस बीच चेहू जल्दी से मुस्कुराया, मजाक से तनाव कम करने की कोशिश की। वो हारन नहीं बना रहा होगा ना? साला, बहुत देर हो गई। क्या तुम सोचते हो डोंगटाई तुम्हारे जैसा बेवकूफ है? नहीं है। चेहू का चेहरा गुस्से और निराशा से भरा था जब उसने खतरे को देखा। देउंग की आंखें दार से फट गई जैसे उसने सच्चाई जान ली हो। अभी की स्थिति देखो, एक छोटी सी गलती से सब कुछ बिगड़ सकता है। अल्टीमेट डाइस को छीन कर बर्बाद किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। चेहू डर और चिंता से भरी आंखों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसकी ख्वाहिश से वो अल्टीमेट डाइस को नहीं छीन सकता। पार अल्टीमेट डाइस ने एक नीले रंग की रोशनी छोड़ दी। उस शक्ति से निकलने वाली ऊर्जा ने उस जगह को हिला दिया। अल्टीमेट डाइस सिर्फ ख्वाहिश नहीं सुनता, वो सिर्फ उसके मलिक की शक्ति को बदलने की ख्वाहिश पूरी करता है। बस इतना ही। क्या चेहू की आंखें फट गई जैसे वो कुछ इंतजार कर रहा हो। एक बहुत तनावपूर्ण पाल जब वो डोंगटाई की अगले कदम को देख रहा था। वो क्या बदलेगा? डोंगटाई उस नीली ऊर्जा के बीच उसके पैर दार से पीछे हट गए, उस शक्ति के सामने जो जगह को हिला रही थी। रुको डोंगटाई, तुम क्या करने वाले हो उस शक्ति से? बताओ। माहौल
और भी तनावपूर्ण हो गया। आवाज जैसे गले में अटक गई हो। तो मैं क्या? नहीं। जीहू तेजी से दौड़ी। उसने अपने हाथ फैला दिए रोकने के लिए। रुको। वेट। म्यूयन घुटनों के बाल गिर गया। उसके चेहरे पर संदेह था। जब डोंगटाई गायब हो गया, वो एक चमकती हुई रेखा की तरह था। सिर्फ एक धुंधली रेखा रह गई। जगह और भी भरी हो गई। म्यूयन का चेहरा काला पैट गया। वो कहाँ गया? अंधेरे में खो गया। वो अंधेरे में अकेला भटक रहा था। एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखी, जैसे कुछ होने वाला हो। डोंगटाई का पुपिला सिमट गया। रोशनी उसके हाथ से निकल रही थी। ये अल्टीमेट डाइस है। आसपास का माहौल अचानक बादल गया उस चमकती रोशनी से। वो सिर्फ उसके छोटे से शहर में था। नया मलिक, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। उस शक्ति के साथ एक धुंधली ऊर्जा उसके पीछे दिखी। उससे एक पहचाना हुआ एहसास हुआ। तुम क्या करोगे? उस धुंधले प्रकाश में जैसे कोई सपना हो। डोंगटाई के हाथ ने एक चमकती हुई चीज पकड़ ली। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये अल्टीमेट डाइस है। वो चमकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पैड रही थी। ख्वाहिश भी काफी प्यारी है। एक ख्वाहिश काफी नहीं है? उसके आंखें बड़ी हो गई। अचानक दार से भर गई जब उसने उस चीज की अजीब और पहचानी हुई हरकत देखी। तुम हो अल्टीमेट डाइस। एक बच्चे का रूप उस चमकती नीली रोशनी में दिखा। एक मुस्कुराहट जो रहस्यमयी और खुद से खुश थी। छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये रूप थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हें उसकी याद दिलाने के लिए, है ना? वो तस्वीर उसकी थी। विद इन एवरीवन्स सोल व्हेन फेसिंग लाइफ। अ पीसफुल वर्ल्ड विदाउट वॉर और डिसीट। Two hands touched, showing the strong connection between humans and their deep inner selves. A world where hearts touch, overcoming all fears, reaching others. So what is the question posed? If you could change the world, what would you do? To answer, humans are forced to make countless choices, face countless difficulties. This is truly too difficult a question. The strong bond between humans and the world is formed from nature. Thus, every action reflects the deep essence of each individual. A world where humans live in harmony and happiness with each other. But deep inside everyone lies a unique thought and a desire to achieve it. You must thoroughly control human desires. Not everyone is sensitive enough to realize this harsh truth. It sounds like a communist's speech. I take it back. When people look back at themselves and reflect on their experiences after lessons learned, they realize this question is truly too difficult to answer. From the beginning, humans have had a completely mistaken notion that we can change something. Amidst a society of jealousy and noise, everything continues to operate according to the endless flow of time. Every end has a beginning. A world where anything can happen. A world where humans can fly. I wish COVID didn't exist so I could live freely and comfortably. A world where good people are loved. A world full of money. I just wish everyone could live truly happily. I have nothing to change. Maybe just my grades. I want to preserve my memories and go back to when I was a child. If I could change the world, I want COVID to disappear forever. COVID destroyed everything. To be free, I want to create a world without discrimination. A fair world. Of course I would create a world where humans live immortal lives. A world flying like birds. I would create a world where everyone can eat free chicken. Everyone will be happy. A world without military service, haha. A world with more hope than despair. I just want a girlfriend. I want a harem. If I could do anything, it would probably be work. A house where I can keep 10, 15 cats and a butler for each. I want a world where people understand and help each other. I want to overcome the pain of losing my family. I want the apocalypse or to go back to zero, haha. I want everyone in this world to succeed. Destroy COVID and create a peaceful world. I would create a dice.
Go back a week and sell all my stocks. Go back to the time when humans hadn't appeared yet. I want a दुनिया जहां बीमारी ना हो और लोग लंबी जिंदगी जिए। क्या मत? मैं चाहता हूं सब कुछ बादल जाए। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूं जहां हिंसा ना हो और अपराध ना हो। सब लोग खुशी से जी सके। एक ऐसी दुनिया जहां मैं खुशी से जी सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास वेबटून कुकीज अनलिमिटेड हो, स्टूडेंट्स को स्कूल की वजह से स्ट्रेस ना हो। अगर हो सके तो मैं कुछ चीजें ट्राई करना चाहता हूं। मैं किसी की कहानी में शामिल होना चाहता हूं। जब उसकी कहानी खत्म हो जाए मैं इंतजार करूंगा। अगर हो सके तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बदलूंगा। मैं इस दुनिया में जीते रहना चाहता हूं। मैं एक शासक बनना चाहता हूं। सब बराबर हो सिर्फ मेरी वजह से। अन बेवाकूफ गलतियों को माफ कर दो। सीन ऑफ अ डेंसली पैक्ड क्राउड सराउंडिंग देम। Dongtai's radiant light curved around the entire street, creating a festive and vibrant atmosphere. Lanterns and wishes were hung everywhere, illuminating the path brightly. The moment Dongtai and Yunju walked shoulder to shoulder, blending into the warm atmosphere of the festival, it became even more radiant. I wish these happy moments would continue. Yunju's face tilted towards Dongtai. Her eyes held doubt. But there's no way all of everyone's wishes can come true. Right? Surprise and confusion were evident on Mio's face. Her tone became indifferent. Huh? What are you talking about? You must have realized it by now, right? What's happening with the ultimate dice? Dongtai's और उलझन मियो के चेहरे पर साफ दिख रही थी। लहजा बेपरवाह हो गया। हाँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें अब तक तो समझ आ गया होगा ना? अल्टीमेट डाइस के साथ क्या हो रहा है? डोंगटाई के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। वो अपने चरण तरफ की धुंधली हवा को महसूस कर रहा था। या तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो कि कहीं सब लोग खुश हैं? यूनजू ने एक हल्की मुस्कान दी। डोंगटाई के चिंतित चेहरे को देखकर पूछा, तुमने फैसला कर लिया है ना? मियो ने सामने से देखा, जैसे उसके ख्यालों को टटोल रही हो। हे डोंगटाई, तुम अल्टीमेट डाइस का क्या करोगे? डोंगटाई अपने ही ख्यालों में गुम हो गया। हैरानी और परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जैसे एक फिल्म धीरे धीरे उसके दिमाग में चल रही हो। एक्स और उसके दोस्तों की कंधे से कंधा मिलकर लड़ने की तस्वीर साफ दिख रही थी। हर एक डिटेल को दर्शाया गया था। तो हाँ, जियन के हाथों ने अपनी कमीज कास कर पकड़ी, जैसे अपनी उम्मीद की किरण भेज रही हो। वो अजीब रोशनी फिर से दिखी, चरण तरफ के अंधेरे को पूरी तरह से घेर लिया। डोंगटाई जमीन पर गिरा हुआ था, गायन की पकड़ के नीचे, जिसे लग रहा था कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। कानून में गूंजती आवाज उसे और भी उकसा रही थी। डोंगटाई, जाग जाओ। आवाज डोंगटाई की रूह की गहराइयों से आई। मेन चोई, यून और जियन की आंखें बड़ी हो गई, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। डोंगटाई ने अपनी आंखें कास कर बंद कर ली, खतरनाक और शक्तिशाली दबाव को सहते हुए। अल्टीमेट डाइस। डोंगटाई के चेहरे पर पक्का इरादा इस जिंदगी में उसके अटूट विश्वास को दर्शाता है। तुम्हारी सारी शक्ति जैसे एक पुष्टि हो, मुझे दे दो। वो विशाल डाइस से भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वो फटने वाला हो। पूरा स्पेस जैसे रुक गया, उस भयानक शक्ति के सामने चुप हो गया। वो चमकदार रोशनी डोंगटाई और म्यूलों के शहर से गुजरी, उनके आखिरी टाकरव को हाईलाइट करते हुए। खतरा हर तरफ था। शहर धीरे धीरे सो गया। उलझे ह्यू केबल्स और पीली रोशनी एक दुखंत घटना को ज़ाहिर कर रही थी, जो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। कमरे से आती गर्म रोशनी शांत माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। अंदर नंगे पैर एक दूसरे से उलझे ह्यूदा मियो ध्यान से किताब पढ़ रही थी और सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी जब उसने एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछा, हे डोंगटाई, अगर एक दिन भगवान आए और तुम्हें एक विश दे, तुम क्या विश करोगे? एक पाल के लिए डोंगटाई उसके सवाल से थोड़ा हैरा हुआ,
लेकिन उसकी ताजी आंखों ने मियो की गंभीरता का जवाब दिया। क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट है क्या? कुछ भी विश कर सकते हैं क्या? कुछ अजीब नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं वैसा हूं? डोंगटाई डोंगटाई की आंखें धीरे धीरे दूर चली गई। हाथ चिन पार रखा। वो अपने ही ख्यालों में डूब गया। उसके चेहरे पर हिचकिचट थी। देखो तो। मियो का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें ध्यान से इंतजार कर रही थी। उसी वक्त उसने अपनी उंगली उठाई जैसे उसे जवाब मिल गया हो। बस यही मुझे पता था। ठीक है। तो ये कैसा है? डोंगटाई आधा लेटा आधा बैठा था, शरारत भरी मुस्कान के साथ उंगली उठाए जैसे चैलेंज कर रहा हो। मियो ने अपनी हंसी रोकी। उस जवाब पार शांत रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अचानक हंस पड़ी। तुम 1 मिलियन और विशेस मांगोगे? डोंगटाई उछल कर बैठ गया। उसकी आंखों में समझ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा शर्मिंदा था मियो के कांपते हुए कंधों को देखकर। क्या तुम किस बात पर हंस रही हो? क्या मैंने कुछ अजीब कहा? मियो और डोंगटाई की खुशनुमा हंसी गूंज उठी। चरण तरफ की खामोशी को तोड़ दिया, शहर की तन्हाई को भी धुंधला कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्यों हंस रही हो? ये डोंगटाई का असली जवाब है। एक छिपी हुई टिप्पणी और सहमति जैसे डोंगटाई के जवाब को मान रही हो। ये एक अच्छा आइडिया है। उस पाल में यूंजू ने हैरा होकर जोर से चीखा। डोंगटाई और म्यूयोंग की दो परछाइयां बुरी तरह से लड़ रही थी। माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। डोंगटाई मियो का चेहरा अचानक घबरा गया। वो डर से अपनी आंखें बड़ी करके चीखी। जाग जाओ। मैं चाहती हूं कि हम उस वक्त में वापस चले जाएं जब डाइस नहीं थे। डोंगटाई के ख्यालों में देवोंग की तस्वीर डर से झुकी हुई थी जैसे वो भागना चाहता हो। दुनिया पर राज करो और अमीर और मशहूर जिंदगी का मजा लो। चोई ह्यून और जियन की आंखें मायूसी से बड़ी हो गई जब उन्होंने सच्चाई देखी। तुम्हारी आखिर में एक ही ख्वाहिश थी, इस दुखद घटना से बचना। गेम खेलो, जी भर के खाओ, एंडलेस खुशियां पाओ। मैं चाहता हूं कि पिछली सारी यादें मिटा दूं और अपनी जिंदगी जीऊं। गाला घुट गया। डोंगटाई की मायूस आंखों में जीने की तेज ख्वाहिश थी। मेन मेन अल्टीमेट डाइस, तुम्हारी सारी शक्ति। डोंगटाई की तेज इच्छा और इस दुखद घटना से आजादी की ख्वाहिश ने उसे चिल्लाने पर मजबूर किया। मुझे दे दो। इस वक्त सिस्टम पैनल दिखा। प्रोग्रेसिंग, कंप्लीटेड, एक्सेप्टेड। अंधेरी रात में दो लोग अब भी ठंडी जमीन पार लड़ रहे थे। सिर्फ बाहर वालों के घबराए हुए चेहरे इस मौत की लड़ाई की कठोरता को देख रहे थे। हरी रोशनी नीचे चमकी, लड़ाई के माहौल को अजीब तरह से रंग दिया। जियन की आंखें सामने के नजरे से डर और मायूसी से भरी थी। देवोंग मायूसी चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और अपने दोस्त के लिए चिंता से बिगड़ गया था। नहीं, तुम्हें ये सब लेने की इजाजत किसने दी? मेरा क्या? उसका चेहरा देवोंग का चेहरा मायूसी और गुस्से से बिगड़ गया। उसके मुंह से एक आधा मजाक आधी सच बात निकल पड़ी। वही सेहू ने झट से एक ताने वाली मुस्कान दी, माहौल को हल्का करने की कोशिश में। शायद वो अपना अलग हारम नहीं बना रहा होगा, है ना? उफ, हम तो पीछे रह गए। तुम्हें लगता है डोंगटाई तुम जैसा बेवकूफ है? ऐसा नहीं है क्या? उसका चेहरा सेहू का चेहरा गुस्से और मायूसी से बिगड़ गया जब उसने तबाही का खतरा अपने सामने देखा। देवोंग की आंखें खौफ से फटी रह गई, जैसे अभी अभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ हो। अभी की हालत देखो। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को ले डूबेगी। अल्टीमेट डाइस चोरी हो सकता है और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। सेहू उसकी आंखों में बेचैनी और डर छलक रहा था, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को छुपा रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही। उस विश के साथ वो अल्टीमेट डाइस को अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन उस डाइस की तस्वीर, डाइस से एक रहस्यमयी पर्पल रोशनी फूट रही थी। उस चमकती एनर्जी से निकलने वाला जबरदस्त ऑरा उसकी ताकत को और भी पक्का कर रहा था। अल्टीमेट डाइस सिर्फ विश नहीं सुनता,
वो तो सिर्फ उसके असली मालिक की सच्ची इच्छा पूरी करता है, दुनिया बदलने की ताकत। बस इतना ही। सेहू की आंखें वो बड़ी हो गई, जैसे किसी अंजाम का इंतजार कर रही हो। डोंगटाई के अगले कदम को देखते हुए उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या बदलोगे तुम, डोंगटाई? उस रोशनी के बीच, चमकती पर्पल एनर्जी के बीच, उसके पैर डर के मारे पीछे हट गए, उस जबरदस्त ताकत के सामने जो पूरी जगह को कांपने पर मजबूर कर रही थी। रुको, डोंगटाई, तुम उस ताकत से क्या करने वाले हो? बताओ। पूरा माहौल आसपास और भी ज्यादा टेंस हो गया। अल्फाज उसके गले में ही घुट गए। तो मेरा क्या? जगह ऐसी लग रही थी जैसे आसपास की टकराती शक्तियों से फटने वाली हो। जीउन एक हल्की रोशनी की लकीर में तेजी से दौड़ी, अपने हाथ फैलाकर रोकने की कोशिश की। रुको, जरा ठहरो। म्यूयोंग घुटनों के बाल गिर गया। उस चमकती रोशनी में डोंगटाई के गायब होने पार उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। तेजी ने जैसे पूरी जगह को घेर लिया था। एक अचानक पलक झपकते एक्शन का इशारा। सिर्फ एक हल्की रोशनी की लकीर बची थी। जगह में अफरातफरी मैक गई। एक अजीब रोशनी में डूबा हुआ म्यूयोंग का चेहरा उतर गया। वो कहाँ गया? डूब गया। उस गुमशुदा अंधेरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। वो रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी ढूंढ रहा था। गायब हो गए वो सब, और अल्टीमेट डाइस भी। एक घुटन भरा एहसास, ऐसा घुटन भरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। म्यूयोंग की गुस्से वाली चीखों के साथ पूरी जगह जैसे निगल ली गई हो। मुझसे मजाक मत करो। मुझे कहाँ है? वो कहाँ गया? काली जगह, गहरी, उससे अकेलापन में डूबा दिया। रात के अंधेरे में उसकी छोटी सी परछाई और भी मायूस हो गई। बाहर आओ। एक अनजान अंधेरे में, उस वीराने गहराई में अचानक एक जादुई रोशनी चमकी, जैसे कुछ मौजूद होने का इशारा हो। डोंगटाई की आंखों की पुतलियां ताई सिकुड़ गई। उस रोशनी के अक्स ने उसकी आंखों में उम्मीद जगा दी। वो रोशनी उसकी हथेली से चमक रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। ये है अल्टीमेट डाइस। आसपास का माहौल उस चमकती रोशनी से अचानक बादल गया। पर्पल डाइस का ब्लॉक चमक रहा था। सिर्फ उसकी छोटी सी परछाई बची थी। मेरे नए प्रतिनिधि, तुम्हारी विश पूरी हो गई है। उस ताकत के साथ एक एनर्जी का स्रोत हल्की सी डोंगटाई के पीछे दिखी। उससे एक जाना पहचाना एहसास मिला। अब तुम क्या करोगे? उस हल्की रोशनी में, हल्की जैसे कोई धोखा हो। डोंगटाई के हाथों ने एक चमकती चीज को पकड़ा। चमकती रोशनी ने उसके शक से भरे चेहरे को घेर लिया। तुम्हारी विश काफी क्यूट है। क्या एक विश काफी नहीं है? डोंगटाई की आंखें ताई बड़ी हो गई। एक पाल के लिए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा उलझन दिखी जब उसने उस चीज के एक्शन को पहचाना, जो हैरान करने वाला और जाना पहचाना दोनों था। तुम हो अल्टीमेट डाइस। एक रूप एक लड़के का उस चमकती पर्पल रोशनी में दिखा। एक रहस्यमयी और खुदगर्ज मुस्कान। हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस थोड़ी देर के लिए ये रूप उधार लिया है, ताकि तुम्हें उसकी याद दिला सकूं, है ना? उस तस्वीर एक्स ले मोशनलेस, अ शार्प ब्लेड बिसाइड हिम, जैसे वो खत्म हुई भयंकर लड़ाई को दोबारा जिया हो। हारने के बाद एक्स गहरी बेहोशी में चला गया था। ये रूप एक्स का वो हिस्सा है जो अल्टीमेट डाइस में बचा है। रोंगटे के सामने एक बड़ा सवाल था। तो तुम उस ताकत का क्या करोगे? दरारों की आवाज, जो एक टेंस माहौल बना रही थी, वो अब करीब आ रही थी। तुम इस दुनिया को कैसे बदलोगे? अंधेरे में डूबकर एक सेफ रोशनी रोंगटे की हार की तस्वीर पर चमकी। मायूसी ने पुरानी यादों को घेर लिया। रोंगटे जमीन पर गिर पड़ा, अपने सर को पकड़ते हुए। उसकी फटी हुई पहचान में सिर्फ मायूसी थी। क्या मेरी जिंदगी शुरू से ही एक गलती थी? क्या मेरी मेहनत सब कुछ बदल सकती है? अकेलापन और खालीपन और गहरा होता गया। दिल में खुद को डौश दीन की कसमकाश, किसी अनजान जीव की आवाज जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो जिंदगी जिसे तुमने शुरू से ही बर्बाद मान लिया था, और मायूसी में फिर से जन्म लेने की ख्वाहिश। अब तुम हजारों चुनावों के सामने खड़े हो। तुम इस दुनिया को कैसे बदलोगे?
अपने ख्यालों में धीरे धीरे मजबूत होते हुए। रोशनी चमकी, रोंगटे को उभारने के लिए मजबूर करते हुए। नहीं, ये गलत है। दोनों की आंखें मिली। हर पाल जैसे थम सा गया। मैं कुछ नहीं करूंगा। तेज बारिश होने लगी। शहर धुंधला सा हो गया, पानी की सेफ चादर में। इस बारिश में टाइबिन की परछाई तेजी से दौड़ रही थी। अचानक वो डू इमरेटन के बीच की खाली जगह में फिसल गया। टाइबिन की चीख हवा में गूंज उठी, आह! और उसी पाल एक हाथ हवा में से निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। एक पतले नौजवान का चेहरा दिखाई दिया, जिसने टाइबिन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तेज बारिश, हवा के झोंकों से टाइबिन का जिस्म कांप रहा था। वो नीचे अनजान गहराई में देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, मायूसी, हद से ज्यादा डर उसके अंदर उठ गया और वो चीख पड़ा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसके ख्यालों में जैसे कोई अनजान ताकत उससे कह रही थी, मर जा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अचानक रोंगटे का चेहरा दिखाई दिया और वो चीखा, तुम्हें अभी मरना नहीं है। बारिश और तेज हो गई। उसका जिस्म ठंड और डर से कांप रहा था। रोंगटे ने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रोंगटे की आवाज भरा गई, मैं नहीं जानता तुमने क्या सहा है, टाइबिन। टाइबिन का चेहरा हैरत और यकीन से खाली था। जिंदगी और मौत के बीच खड़े होने के बावजूद और इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी रोंगटे ने कहा, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम पिछले वक्त से कैसे उठ खड़े हुए। बारिश तापक रही थी जैसे उसके दिल में आंसू हो। अभी बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन वो ख्याल फिर आया, पर अब जान लेने नहीं बल्कि उम्मीद के साथ आया। पुनर्जन्म की उम्मीद। रोंगटे ने टाइबिन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गुस्से से कहा, हम फिर से जन्म नहीं ले सकते, पर फिर भी वो अपनी बाकी सभी ताकत लगाकर टाइबिन को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। हमें चलते रहना होगा। बारिश उन दोनों नौजवानों के कंधों पर बरस रही थी। उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। उस शांत माहौल में रोंगटे की आवाज गूंजी, कौन जाने, अगर हम जीते रहे तो एक दिन। आखिर में सिर्फ टाइबिन छत पर खड़ा था, अभी भी हैरान था। उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उस नौजवान की एक दिन वाली बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। बारिश की बूंदें रोंगटे के आंसुओं और उसकी शिकायत के साथ मिल गई थी। HNPH मुझे बचाने के बाद गायब हो गए, ऐसे ही? तुम क्या चाहते हो मैं करूं? वो नौजवान पानी में तेजी से घुस गया। उसकी हरकतें नाजुक थी, सांस ठीक थी। पानी उसके हाथों के हर झटके के बाद हिल रहा था। चेहरा एकदम ध्यान में था। आंखें सीधी सामने देख रही थी, होंठ हल्का सा दबाए हुए। पानी की बूंदें चेहरे पर उछल रही थी, पर उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। पानी को काटता हुआ वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। बाहर खादी भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, वाओ, वो कितना तेज तैर रहा है, सच में एक सुपर एथलीट है। वो ठंडे ढंग से पूछा, टाइम? वो लड़का जो स्टॉप वॉच पकड़े हुए था, उसका चेहरा हैरा था। वो हाकला गया, ये तो पागलपन है। उसका हाथ कांप रहा था। बाहर खादी भीड़ को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी। हाँ, क्या हुआ? नया रिकॉर्ड? कितने सेकंड्स? गेस करो। वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? लोगों के एंडरसन के बिल्कुल अलग। वो लड़का बोला, ये उसके लिए एक बड़ी सफलता है। भीड़ जो उत्साह से भरी थी, जैसे ठंडे पानी का गिलास डाल दिया गया हो, वो खुसफुसाने लगी। कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस इतना ही। उसने स्टॉप वॉच वे लड़के से गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो लड़का जल्दी से समझाने लगा, यूज बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए था और वो पहले जैसा हाई परफॉर्म कर सकता है। बहुत प्रभावशाली है। लेकिन भीड़ अब भी शक कर रही थी। सच में? जल्दी ही वो तारीफों में बादल गया। जैसा मैंने सोचा था। तुम एक प्रतिभा हो, सो यियान ने पानी से भीगा हुआ अपना बाल साफ किया। टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिभा? हाँ। खिड़की का दरवाजा हल्का सा खुला था। हवा पर्दे से गुजर रही थी, लाइटली पास्ड थ्रू द कर्टेन। सनलाइट स्ट्रीम्ड इनटू द रूम। नानी इन पेशेंट्स गाउन जेंटली बिट द हेयर टाई। शी गैदर्ड हर हेयर, tied it neatly. Suddenly, the hospital room door was pulled open forcefully with a scream. Nani? Suksan rushed in with a joyful face. In his hand, he held a paper that made Nani curious. Huh? Not wanting to keep her waiting, he excitedly continued.
Look, what do you think? This is your discharge paper. Your condition is very good now. You can go home. Nani smiled radiantly. The sunlight shining through her hair made her look more beautiful than ever. Dong Tai faced Nguyen. The boy said, "No, I won't do that." The boy's eyes met Dong Tai's. The boy looked directly at Dong Tai's self-doubting face and said, "I won't use it for myself." The boy's questioning continued. "Then what will you do?" Dong Tai seemed to understand many things. His vacant eyes thought about his original ideals. Memories of friends, brothers, like companions through hardship flooded back. "There are many wishes I want to make come true." The boy saw through Dong Tai's thoughts. "Ah," he said. And he also saw the deeper truth. He stopped Dong Tai. "Wait." The boy questioned, "Is that why you want the power of the ultimate dice?" Dong Tai shyly affirmed. The boy shouted, "You are crazy." Then he spoke an unpleasant truth. The ultimate dice isn't infinite. Dong Tai thought. But earlier. However, the boy and reality refuted Dong Tai's fanciful thoughts. Although it can do anything, it requires other wishes to fill the void. It's not a machine that grants wishes indiscriminately. The boy's shouts continued. Simply put, every time you try to change something, the ultimate dice will weaken and weaken. The boy also provided an example table where each wish, like rewinding time, instant teleportation, and other wishes, has different quantities and costs. Nothing is forever. Why do you want to do that? Dong Tai, with a calm expression, smiled and explained. Because that's my wish. He stood amidst a complex and lonely inner world, saying something that seemingly no one else could do. Making everyone's wishes come true. It might sound foolish, shallow, and perhaps something no one actually wants, even if it's meaningless to someone. As the sky gradually darkened, he raised the ultimate dice. The object everyone craved, higher. But since the beginning until now, I've always wished for this. I wish everyone happiness. The space vibrated, echoing with sounds. Wrong. Wrong. Two girls, rushing in, searching non-stop. Dong Tai. Where are you, Dong Tai? They realized. Dong Tai and even Myung had vanished. Ji-yoon Sat slumped to the ground. Tearfully, she called out in anguish, "Dong Tai." The power of the dice, ultimate dice, was constantly fluctuating. It was time to turn all wishes into reality. Power flowed into Dong Tai's body. He felt like a supreme being, controlling the whole city. But this was a tough choice, making him ponder. Let's see. Finally, when he had chosen the point he needed, he picked it up and chose to turn back time. Space-time was rewinding. Past scenes appeared one by one. Muffled sounds echoed. The sturdy wall cracked open, collapsed, then again connected back, following the movement of time, becoming sturdier and more astonishing. Finally became exactly as it was before everything began. Tables and chairs arranged neatly. Warm sunlight shone. Birds chirped merrily. Under the colors of the rainbow, after the rain, students politely greeted the teacher. The kind teacher replied kindly. "Hello, students." The students walked past, still chatting animatedly. "Is the teacher standing at the gate today?" "Huh, the teacher wants to meet students before class." The students, some looked at their phones, others chatted. "You look a bit different today." "Huh, I look that obvious?" "No. It seemed like using too much energy had made you groggy." I don't think I'm fully awake yet." "A dream? Slept late last night?" "Deja vu." "Must be." Everything related to the dice were erased. Everyone could only remember the present. "To save my power, huh?" The trainee teacher came to school looking sleepy. "Oh, why so sleepy?"
I slept all weekend but I'm still tired. Dongtai, although tired, his face still lit up with joy. Because that was my wish. Very good. Byung-chul and everyone related to the dice. I will bring them back to school. The energy of the dice was fluctuating strongly. Dark spots had appeared on the ultimate dice. Going back to the past to save Taibin. To Myung's place. He was doing everything before his energy ran out. Save Suyang, the young man who loved swimming. Energy kept flowing away in torrents. Help Nani, the beautiful and kind girl, recover from illness. So that Seok-jun, her boyfriend, wouldn't do bad things. The dice was emitting strange sounds. Dong-tai panicked, turning back in alarm. The dice was running out of power faster than he imagined. Responding to Dong-tai's hasty actions, the dice spoke. New representative, Dong-tai. My inner power has dropped to less than half. My power is disappearing. If you cannot make everything a reality. On the other side, Ji-yoon was still there. The situation was difficult. What will you choose? Before my power completely vanishes. Pairs of feet rushed forward in the heavy rain. Rescue teams rushed to aid numerous victims, carrying them onto stretchers. There are injured people here. Take this child first. Give me the first aid kit. They didn't rest for a moment, only hoping to save all the trapped victims. We need to lift this door. Are the other victims alive? Yoonju slowly opened her eyes. Before her, rescue workers were hastily approaching the crashed car to save the victims inside. Her feet moved forward silently. Dong-tai spoke softly. Yoonju, your wish has come true. She said nothing, lost in her thoughts. She remembered the day she went to school with her friends. Chatting happily like normal students. The school wasn't destroyed. And everyone involved with the dice was saved. Dong-tai explained. Everything is back to how it was. Everything is fine now. She smiled faintly. Thank you, Dong-tai. She looked at him with sparkling eyes. All her worries were gone. And it's hard for me to say, he continued. After all this, no one will remember anything about the dice. As if it never existed. She was surprised by his words. She asked, again, are you okay, Dong-tai? Isn't that dice incredibly important to you? He didn't explain, lost in his own thoughts. He explained gently. That's why it's important. To talk about the dice while we still can. Before it all ends, under the pouring rain, they spoke with sincerity. So I want to ask. It might be too much. Can you tell me about the scar on your back? He wondered about Yoonju's state. Why don't you need the dice? And why should people be content with what they have? The image of the dice appeared once more. Ji-yoon in a dark room, searched everywhere for the figures of her two friends. Yoonju, Dong-tai, where are you? Now only, she was alone in the room with the large cube before her. Where did everyone go? What happened? Is anyone there? She was scared. Wait. Could it be because of the ultimate dice? Am I left behind? She screamed hysterically. No. It can't be. Her gaze shifted elsewhere. It can't be. Right? Dong-tai. A horizontal crack appeared on the cube. She sadly knelt on the ground. But if I really was left behind? Suddenly tears fell silently. Dong-tai. What should I do? She sobbed, feeling wronged. It's really over. She remembered herself sitting in her room, crying alone in front of her laptop. On the table were various pill packs, a way to fight depression. The familiar room. Next to it were cans of soda, just getting by. And she read comment after comment online from strangers on the screen. The familiar criticisms and mockery that she could never get used to. They appeared densely, each sentence a different criticism. One person even cursed her, along with false rumors about her death at school. Suddenly, a different message arrived among the many above.
She sat sadly in her room, not noticing it. That's right, एक अलग मैसेज आया था उन सब मैसेजेस के बीच। वो अपने कमरे में उदास बैठी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, सही है। बाहर से आवाज आई जैसे कोई जोर से नॉक कर रहा हूँ। जियून ने आंसू पोंछे और आवाज की तरफ देखा। कौन? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। ओंगताई जियून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जियून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी, वो धीरे से बोली, डोंगताई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगताई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जियून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगताई जियून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जियून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी, वो धीरे से बोली, डोंगताई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे।
नहीं मेन, उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश डीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। की पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है, वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीयून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है। तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीयून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन, उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश डीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई।
उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियोन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जियून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जियून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जियून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है?
वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डौश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगताई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीउन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है। तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगताई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीउन ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डौश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगताई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डौश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगताई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीउन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है।
तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जियून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जियून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जियून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है, वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है। तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है।
उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीयून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीउन ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीउन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीउन ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबरा कर रोका,
तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है, वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीउन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है। तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीउन ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा। कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी,
जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी, वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था, उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी, वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ,
तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डौश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगताई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीयून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना। उम्मीद है ये जीतेगी, वो धीरे से बोली, डोंगताई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीउन ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डौश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगताई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डौश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीउन ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगताई जीउन के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी जीउन की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीउन ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती।
उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन, उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा, जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन, तुम अंदर हो ना? जियून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जियून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी, जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जियून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है, वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जियून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जियून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी, पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन, उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जियून ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती, इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है।
उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीयून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीयून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीयून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीयून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। उसके दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीयून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका, तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीयून ने धीरे से आंखें खोली पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो पक्का कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इनकार नहीं कर सकती। वो नीचे देखने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बचाकर रखा। वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में उदास थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत में रखा। एक्सीडेंट की जगह की तस्वीर उसके दिमाग में छाई रही। तब से शर्म और डॉश के कारण मैं चाहती थी कि मैं पैदा ही ना हुई होती इतनी किस्मत के साथ। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि हम सब बराबर है। उसकी पीठ पर हमेशा एक निशान रहा जो उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाता था कि मैं वो निशान बदल सकती हूँ। बाहर से लगातार आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। बहन तुम अंदर हो ना? जीयून ने हैरानी से पूछा, कौन है? अंधेरे से एक हल्की रोशनी निकली। डोंगटाई जीयून के पास आया और उसकी बात सुनी। मेरे पीठ पर जो निशान है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक कहानी सुनने लगी। एक लड़की की कहानी थी जो प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। उसके पास सब कुछ था। एक लड़की जो सेफ ड्रेस पहने थी, जीयून की कहानी के साथ दिखाई दी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो चीज़ें उसके पास है वो सबको नहीं मिलती। वो लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए उदास होकर कहती रही, लेकिन वो दुनिया उस दिन टूट गई। पियानो की तस्वीरें उसके दिमाग में गुजरने लगी। उसका पहला पियानो कंपटीशन हुआ। वो बच्चा जो सिर्फ तारीफें जानता था। उसने एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे को देखा। छोटे जीयून ने पीछे से देखा जब वो गुलाबी ड्रेस पहने लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और नीचे तारीफें हो रही थी। बहुत अच्छी है, तुलना नहीं हो सकती। के दिल में जलन और मायूसी भर गई जब उसने सुना, उम्मीद है ये जीतेगी। वो धीरे से बोली, डोंगटाई। जैसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन जीतने वाली वो खुद थी। जब जीयून ने अपनी माँ के साथ प्राइज जीता, उसने खुद से पूछा, क्यों? ये मेरे लिए क्यों? वो गुलाबी ड्रेस वाली लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? वो लड़की एक तस्वीर उसके चेहरे पर लगाकर बोली, ऐसे लोग जो पेरेंट्स की प्रतिभा से जीतते हैं। वो समझना चाहती थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। नहीं मेन। उसी वक्त कार में टीचर ने घबराकर रोका,
तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई नहीं। शांति रखो। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधा एक खंभे से टकरा गई, जिसे गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। जीउन ने धीरे से आंखें खोली, पर उसके सर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से अपने दोस्तों को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। जब यूज रेस्क्यू किया जा रहा था, वो बस यही सोच सकती थी। वो खुद को डॉश दीन लगी। क्यों? मुझे पहले क्यों बचाया गया? क्या इसलिए कि डोंगटाई हैरान था। हाँ, ये कैसे हो सकता है?